धीरे बीत रहे थे। अदिति का हाथ अब ठीक होने लगा था। 1.5 महीने के ऊपर दिन बीत चुके थे। अद्वैत अपने काम में बहुत बिजी हो गया था क्योंकि उन्हें 2 साल में अम्यूजमेंट पार्क बनाना था। अदिति के लिए एक फिजियोथेरेपी वाली आने लगी थी और अदिति के हाथ को कसरत करवाने लगी थी। अदिति का हाथ अब रिस्पॉन्स करने लगा था और उसका दर्द भी कम होने लगा था। अदिति ने अब फ्रैक्चर के पट्टे निकाल दिए थे। रात के वक्त अदिति बेडशीट को ठीक कर रही थी। रात के 12 बजे थे पर अभी भी अद्वैत नहीं आया था। अद्वैत ऑफिस में बिजी था। अदिति बेड पर बैठ जाती है और अपने पेट पर हाथ रख लेती है। उसे बहुत भूख लगी थी क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था। अद्वैत ने तो उसे साफ साफ धमकी दी थी कि वो खा के उसका इंतजार ना करे। अदिति कहाँ उसकी बात मानने वाली थी। उसका पति भूखा हो और वो आराम से खाना खा ले, ये कभी कोई पत्नी सह सकती है भला? अदिति को बेड पर बैठे बैठे कब नींद आ गई, उसे भी होश नहीं रहा। तभी रूम का दरवाजा खुला। अद्वैत अंदर आकर अपने फोन से डोर को लॉक करके सोफे पर लैपटॉप बैग लेकर बैठ जाता है और अदिति को देखता है। अदिति ने बेबी पिंक कलर की शिफॉन साड़ी पहनी हुई थी। अदिति राजस्थानी सूट और रात को कॉटन शिफॉन की साड़ी पहनती जिससे उसे नींद आराम से आ जाए। अद्वैत एक टक अदिति को देख रहा था। उसकी लटें उड़ते हुए उसके चेहरे पर आ रही थी। अद्वैत के कदम उसकी ओर बढ़ रहे थे और धीरे धीरे वो उसके पास पहुंच जाता है और अपना हाथ आगे ले जाकर उंगलियों से अदिति की लटें पीछे करता है और उसे अच्छे से सुला देता है और एसी का टेंपरेचर सेट करके वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। अद्वैत नहाकर अपने कपड़े बदलकर कमरे से बाहर निकलकर नीचे आता है। अद्वैत खाने के टेबल के पास बैठ जाता है तो वही एक सेवक वहां आती है और अद्वैत के लिए खाना गर्म करके टेबल पर रखती है और 2 मिनट के लिए अपना सिर झुकाकर खड़ी रहती है। ये देख अद्वैत जो अपने फोन में कुछ कर रहा था वो अपनी प्लेट खाली देख के सेविका को देखता है और कहता है, क्या हुआ भाईसा? वो सेविका बोली, वो अदिति भाभी साहब ने अभी तक खाना नहीं खाया, वो आपका अंदर इंतजार कर रही थी और हम उन्हीं के आने का इंतजार कर रहे हैं। ये सुन अद्वैत की हाथों की मुट्ठी कस जाती है। रात के 12:30 हो चुके थे और ये लड़की है कि जिसने अभी तक खाना नहीं खाया। वो खड़ा हुआ और बिना किसी भाव के बोला, हमारा और उनका खाना कमरे में लेकर आइए। सेविका हाँ में सिर हिलाकर किचन में से ट्रॉली लेकर आती है और खाना उसमें रखने लगती है। अद्वैत तेज कदमों से कमरे में जाता है और कमरे का दरवाजा खोल के अंदर आता है। अद्वैत अंदर आकर बेड पर सुकून से सो रही अदिति को देखता है। वो इस वक्त बिना किसी भाव के खड़ा था और कुछ भी नहीं कर रहा था क्योंकि अभी उसके पीछे पीछे मेड आने वाली थी। तभी एक सेविका ट्रॉली लेकर आती है। अद्वैत वहीं खड़ा था। मेड ट्रॉली सोफे के पास रखकर वहां से चली जाती है। इस दौरान सेविका ने बिल्कुल भी अद्वैत और अदिति पर ध्यान नहीं दिया था। उसके जाते ही दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। अद्वैत बेड के पास आता है और भारी आवाज में कहता है, उठो उठो। अदिति गहरी नींद में थी। वो दूसरी साइड हो जाती है। अद्वैत वापस से कहता है, हमने कहा उठो। अदिति कसमसाने लगती है। उसके होठों पर मुस्कान थी। अद्वैत उसकी मुस्कान में खो जाता है। अद्वैत वापस से भारी आवाज में कहता है, मलाई कुल्फी, हमने कहा उठो। उसकी तेज आवाज सुन अदिति अपनी आंखें खोलती है और आसपास देखती है। अद्वैत को आए देख वो मुस्कुराती है और अपने सर पर पल्लू ले लेती है। वो खड़ी होकर कहती है, आप आ गए? और अद्वैत के कपड़ों को देखकर कहती है, आप कब आए और हमें उठाया क्यों नहीं? मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। कहकर अदिति वहां से जाने लगती है। तभी अद्वैत अदिति का हाथ पकड़ लेता है। अदिति का दिल धक धक करने लगा था। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी अद्वैत अदिति को अपने सामने करता है और उसे देखता है। अदिति अपनी आंखें खोल उसे देखती है। अद्वैत गुस्से में कहता है, हमने मना किया है कि हमारे आने का इंतजार मत करो और खाना खा लो, तो फिर तुमने क्यों अब तक खाना नहीं खाया और क्यों इतने देर तक भूखी रही तुम? अद्वैत के गुस्से को देख अदिति थोड़ी सी सहम गई और वो बोली, वो हुक्म? अद्वैत गुस्से से बोला, हाँ बताओ क्या? वो हमने कहा है ना कि हमें आने में देरी हो सकती है, कभी कभी 3-4 भी बज जाते हैं, तभी खाना नहीं खाओगी? आपको तो हमारी बात सुननी ही नहीं है, यही बात है ना दीदी? अदिति नाम में सिर हिलाती है और कहती है, नहीं हुक्म, ऐसी बात नहीं है, पर हमारा मन नहीं था। अद्वैत बोला, मन नहीं था तो क्या मतलब है? अदिति बोली, जैसे आपने गणगौर के दिन हमारे लिए व्रत रखा था क्योंकि हम कुछ नहीं खाने वाले थे, तो हम कैसे खा सकते हैं जब हमारे पति ने कुछ भी ना खाया हो? आप हमारे लिए, परिवार के लिए इतना काम करते हैं, आप खाए बिना काम करें और हम शांति से बैठकर यहाँ खाना कैसे खा सकते हैं? अद्वैत एक तक बिना किसी भाव के देख रहा था। वहीं अदिति सवालिया नजरों से अद्वैत को देख रही थी। अद्वैत अदिति का एक हाथ पकड़ लेता है। अदिति को कुछ समझ नहीं आता। अद्वैत अदिति को अपने गले से लगा लेता है। अदिति अद्वैत के सीने से टकरा जाती है। अद्वैत अपनी आंखें बंद कर लेता है। अदिति ये देख मुस्कुराती है और अपने दोनों हाथ पीछे ले जाकर अद्वैत की पीठ पर रखती है। अद्वैत के दोनों हाथ अदिति की कमर को पकड़े हुए थे। दोनों कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में खड़े रहते हैं। अदिति को अद्वैत के साथ अच्छा लग रहा था। वहीं अद्वैत को भी अदिति की बाहों में सुकून मिल रहा था। दिन भर की थकान अद्वैत की दूर हो चुकी थी, सिर्फ अपनी पत्नी को गले लगाने मात्र से। दोनों आंखें बंद करके खड़े थे। तभी अदिति धीरे से कहती है, क्या हम खाना खा ले? अद्वैत अपनी आंखें खोल के नीचे अदिति की ओर देखता है। वो अपना सिर ऊपर करके उसे ही देख रही थी। अद्वैत को कुछ हो रहा था। वो अदिति को छोड़ देता है। वो बिना उसे देखे कहता है, तुम खाना लगाओ, हम एक जरूरी फोन कॉल करके आते हैं। अदिति हाँ में सिर हिला के वहां के सोफे पर बैठ जाती है। अद्वैत बालकनी में आता है और रेलिंग पर अपने हाथ को रख गहरी गहरी सांसें लेता है और सामने देखते हुए गुस्से से कहता है, ये हमें क्या हो रहा है? हम तो ये रिश्ता निभाने से मना कर रहे थे और क्यों हम ये रिश्ता निभा रहे हैं? क्यों उसे अपनी बाहों में भरते ही हमें सुकून मिलता है? ऐसा क्या है उसमें जो हम उसकी खूबसूरती और उसकी अदा के गुलाम बनते जा रहे हैं? अद्वैत प्रताप सिंह जो कभी ये कहता था कि वो अपनी बीवी की सेवा नहीं करेगा, तो क्यों इस लड़की के लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं? हमें समझ क्यों नहीं आ रहा है? कोई तो हमारी मदद करे, कोई तो हमारी मदद करे। तभी अद्वैत को अपने अगल बगल से आवाज आती है। अद्वैत के एक साइड अद्वैत का अच्छा रूप यानी एंजल था और उसकी दूसरी साइड अद्वैत का दूसरा रूप यानी कि डेविल था। अद्वैत को दोनों सिनेरियो दिख रहे थे। अद्वैत का अच्छा साइड कहता है, अद्वैत प्रताप सिंह, आपको धीरे धीरे अपनी पत्नी से प्यार होने लगा है। ये सुन अद्वैत हैरानी से उसे देखता है और डांटते हुए कहता है, ये क्या बोल रहे हो तुम? प्यार और हमें? नो नेवर, ये सब के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छा अद्वैत कहता है, खुद को दिलाना देने का तरीका कैजुअल था। तभी डेविल अद्वैत बोला, देखो तुम इसकी बात पर मत आना, तुम अद्वैत प्रताप सिंह हो, तुम्हारे नाम में ही तेज है। कभी अपनी बीवी के सामने झुकना मत, कभी उसकी बात मत मानना और कभी उसकी मदद मत करना। तुम एक औरत के आगे झुक नहीं सकते, उसकी सेवा नहीं कर सकते। ये सुन अच्छा अद्वैत बोला, तुम इसकी बातों में मत आओ, तुम उससे प्यार करते हो अद्वैत प्रताप सिंह? अद्वैत प्रताप सिंह को प्यार हुआ है। डेविल अद्वैत कहता है, नहीं ये सब तुम्हारा वहम है, कोई प्यार नहीं है तुम्हें, उसकी खूबसूरती में तुम सिर्फ बह के जा रहे हो। अद्वैत को गुस्सा आने लगता है। वो अपनी मुट्ठी कस के कहता है, दफा हो जाओ मेरे सामने से, कभी मत आना। ये सुन दोनों हैरान हो जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। अद्वैत मुड़कर गहरी गहरी सांसें लेते हुए सामने चांद की ओर देखने लगता है। तभी उसके कान में प्यारी सी आवाज आती है, हुकुम साहब चलिए ना, खाना ठंडा हो रहा है। अदिति की प्यारी आवाज सुन अद्वैत अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसका गुस्सा ठंडा हो चुका था। अदिति वहीं खड़ी थी। अद्वैत मुड़कर उसे देखता है। चांद की चांदनी के नीचे अदिति बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे बाल जो हवा में उड़े जा रहे थे, उसकी लटें बार बार उसे परेशान कर रही थी। उसका गोरा बदन जो चांद की चांदनी की तरह चमक रहा था। अदिति को शर्म आने लगी थी। अद्वैत के इस तरह से घूरने से वो अपनी आंखें झुका लेती है और कहती है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। कहकर वहां से वो तुरंत अंदर भाग जाती है। अद्वैत के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो भी तुरंत चली जाती है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM।
एपिसोड 52। अद्वैत अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वहीं अदिति पास के सोफे पर बैठी बार-बार टीवी चैनल्स बदल रही थी और खुद से बड़बड़ा रही थी। एक भी शो अच्छा नहीं है। पहले पति को विलन बना दिया, फिर दूसरी शादी करवा दी। ये सब क्या बकवास है और ये सब देखता भी कौन है? अद्वैत अपने काम में व्यस्त था। तभी अचानक उसकी भौहें तन जाती है। उसने झट से किसी को कॉल लगाया और गुस्से में कहता है, हम क्या तुम्हें मुफ्त की सैलरी दे रहे हैं? सामने वाला व्यक्ति घबरा गया और तुरंत बोला, नहीं बॉस, ऐसा कुछ नहीं है। अद्वैत का गुस्सा और बढ़ गया। वो सख्त लहजे में बोलता है, तो फिर एक्सेल शीट के डेटा में इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? खुद को इंजीनियर कहते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि काम में आलस आने लगा है। कोई बात नहीं, कार्तिक से कहकर नया सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढ लेते हैं हम। अद्वैत की तेज आवाज कमरे में गूंजने लगी। अदिति एक टक उसे देखने लगती है। ये सच में कितना गुस्सा करता है। धीरे धीरे वो अपने पैर नीचे करके सोफे से उठी और हल्के कदमों से अद्वैत के करीब आई। उसके गुस्से को शांत करने के लिए उसने अपने कांपते हाथों से उसके कंधे पर हल्का सा स्पर्श किया। अद्वैत को अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने बगल में देखा और भौहें चढ़ा दी। अदिति थोड़ा घबरा गई और धीमे स्वर में बोली, हुकुम, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। अद्वैत ने ठंडी आवाज में कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये पहली बार नहीं हुआ है। इंसान जो काम कर रहा है उसमें उसे परफेक्ट होना चाहिए। अगर हर रोज वो एक ही काम करता है और फिर भी गलती करता है तो वो इंसान किसी काम का नहीं। अदिति ने चुपचाप सिर हिला दिया। तभी फोन से घबराई हुई आवाज आई, सॉरी बॉस, आगे से ध्यान रखूंगा और दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज प्लीज बॉस, एक मौका दे दीजिए। अदिति फोन से आ रही आवाज सुन रही थी। उसने हिम्मत करके धीरे से कहा, हमें आपके ऑफिस के मामले में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या इस भाई साहब को एक और मौका नहीं मिलना चाहिए? अद्वैत ने एकदम से अदिति की ओर देखा। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि अदिति किसी और मर्द के लिए हमदर्दी दिखा रही थी। उसने गुस्से में ही फोन पर कहा, कल सुबह हमारे कैबिन में आकर अपना रिजाइन लेटर जमा कर देना। कहकर उसने फोन काटा। उस इंसान की बोलती बंद हो चुकी थी। अद्वैत ने गुस्से में लैपटॉप बंद किया। अदिति ने डर से अपनी आंखें ही मूंद ली। तभी अचानक अद्वैत ने उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लिया। अदिति चौंक गई और झट से अपनी आंखें खोलती है। उसने घबराकर अद्वैत के सीने पर हाथ रख के उसे हल्का सा धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। अद्वैत ने उसकी ठुड्डी हल्के से उठाई और सख्ती से कहा, तुम्हें किसी और मर्द के लिए हमदर्दी नहीं होनी चाहिए मलाई कुल्फी, और हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं। अदिति ने सफाई देने की कोशिश की, हुकुम ऐसा नहीं है, वो तो भाई साहब है। लेकिन अद्वैत ने उसकी बात बीच में ही काट दी और उसने धीरे से कहा, हमें किसी बहाने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कि तुम सिर्फ हमारी हो। अदिति चुप हो गई। अद्वैत ने उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान देखी और कहा, तुम कुछ सोच रही हो? अदिति ने धीमे स्वर में कहा, हमारे एक सवाल का जवाब देंगे? अद्वैत ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, पूछो। अदिति हल्के से सिर झुकाकर कहती है, हमारा रिश्ता क्या है? अद्वैत ने धीरे से उसके गालों पर हाथ फेरा और कहा, बादाम खाया करो, लगता है भूल गई हो कि हम तुम्हारे कौन हैं। हम तुम्हारे भरतार हैं। अदिति ने धीरे से कहा, हमें पता है, लेकिन एक पति पत्नी के बीच दोस्ती प्यार सब कुछ होता है, हमारे बीच क्या है? कहकर वो रुक गई। उसे शर्म आ रही थी। अद्वैत उसकी ओर झुका और हल्की मुस्कान के साथ कहता है, जिस दिन हमें हमारे दिल के जज्बात और इस रिश्ते की गहराई का पूरा एहसास हो गया, उस दिन तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे, तुम्हें हमेशा अपने पास रखेंगे, कहीं और जाने ही नहीं देंगे। अदिति के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अद्वैत ने उसकी ओर थोड़ा झुकते हुए कहा, तुम्हें हमसे डर तो नहीं लग रहा? अदिति ने जल्दी से सिर हिलाया और अपनी साड़ी के पल्लू को घूंघट बनाकर अद्वैत के गले से लग गई। अद्वैत के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। अद्वैत ने अदिति को हल्के से अपने पास रखे रहा जब तक कि अदिति खुद अलग नहीं हुई। तभी अद्वैत का ध्यान सामने टीवी की ओर गया। वो कुछ सोचने लगा और फिर धीरे से अदिति की पीठ सहलाने लगा। अदिति को उसके स्पर्श से ही हल्की सी गुदगुदी महसूस हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी अद्वैत गंभीर स्वर में कहता है, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। अदिति अद्वैत से अलग हुई और उसे देखने लगी। अद्वैत ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें अभी तक पीरियड्स नहीं आई? अदिति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अद्वैत ऐसा कुछ सवाल पूछेगा। उसकी आंखें हल्की नम हो गई। अद्वैत ने उसके बदले हुए भाव को देखकर पूछा, क्या हुआ मलाई कुल्फी? हमने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। 1.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ। तुम आज गिर गई थी, हमने और मेड ने ही मदद की थी, लेकिन कभी कोई और दिन नहीं। पीरियड्स तो हर महीने होते हैं ना? अदिति के पास कोई शब्द नहीं थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ सोच रही थी। शादी से पहले उसने अद्वैत से एक बात नहीं कही थी और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बात बताए या नहीं। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 53। अदिति के पास कोई शब्द नहीं थे। उसकी आंखें आंसू से भरने लगी थी और वो डर रही थी। उन दोनों का रिश्ता नॉर्मल होता तो अदिति शायद अपनी प्रॉब्लम कहती, पर वो इधर उधर देखने लगती है। अद्वैत अदिति को ये सब करता देख अदिति के चिन्ह को पकड़ अपनी तरफ करके कहता है, क्या हुआ? हमारी तरफ देखो और बताओ। पर उनकी शादी तो शर्तों पर हुई थी। अदिति उस गम से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी और इन सब चीजों में वो भूल चुकी थी। अद्वैत का सवाल सुन अदिति सहम जाती है। वो इधर उधर देखने लगती है। अद्वैत अदिति को ये सब करता देख अदिति के चिन्ह को पकड़ अपनी तरफ करके कहता है, क्या हुआ? हमारी तरफ देखो और बताओ। अदिति नीचे देखने लगती है और वो हकलाते हुए कहती है, वो हम आपको शादी से पहले बताने वाले थे, पर हमारे बीच हमारे रिश्ते कुछ ठीक नहीं। तो वो अद्वैत उसे ही देख रहा था और अदिति को अपने सीने से लगा लेता है। अदिति का सर अद्वैत के कंधे पर आ जाता है। अद्वैत उसकी पीठ सहला कर कहता है, बिना कोई झिझक के बोलो, क्या बात है? अदिति दोनों हाथों में अद्वैत का शर्ट कस लेती है। अद्वैत नीचे झुककर अदिति के हाथों को देखता है और एक हाथ अदिति की कमर पर लपेट लेता है और एक हाथ से अदिति के हाथ पर अपना एक हाथ रखता है। अदिति को अद्वैत का ऐसा गेस्चर देखकर अच्छा लगता है। वो हिम्मत करके कहती है, हमें प्रॉब्लम है, मतलब 4 महीने से ऊपर हो गए, हमारे पीरियड्स नहीं आए हैं। ये सुन अद्वैत हैरान हो जाता है और वो अदिति को सोफे पर अच्छे से बिठा के उसके दोनों हाथ पकड़ के कहता है, मतलब? ये सुन अदिति बिना उसे देखे कहती है, हमें पीसीओडी है, जिसके कारण हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं होते और हमें 4-5 महीने बाद ही पीरियड्स आते हैं। ये सुन अद्वैत अदिति को ऊपर से नीचे देखकर कहता है, पर तुम्हारा वेट गेन तो नहीं है और तुम्हारी फिगर भी अच्छी है, तो पीसीओडी? अद्वैत के मुंह से खुद की फिगर की तारीफ सुनकर अदिति के गाल लाल हो जाते हैं और वो नीचे देखने लगती है और कहती है, वो बचपन में हम थोड़े चबी थे, पर योगा और कसरत से हमारी बॉडी मेंटेन हो गई। अद्वैत पहले अदिति को बिना किसी भाव के देख रहा था। अदिति हिम्मत करके ऊपर देखती है। अद्वैत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अदिति सवालिया नजरों से कुछ उम्मीद से कहती है। अद्वैत अदिति को एक तक देख रहा था तो अदिति बेचैन होकर कहती है, कुछ बोलिए ना हुकुम साहब। अद्वैत सर्द आवाज में कहता है, तुम सच में चबी थी? अदिति ये सवाल सुनकर हैरान थी और वो हाँ में सिर हिलाती है। अद्वैत उठकर बेड के पास आ गया और बेड से टिककर लेट गया। अदिति को कुछ समझ ही नहीं आया। उसे लगा शायद अद्वैत को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा। अदिति अपनी उंगलियां आपस में उलझा के खड़ी थी और अद्वैत की साइड बेड पर बैठ कर कहती है, सुनिए ना हुकुम साहब, कुछ बोलिए ना।
ये सुन अद्वैत उसकी तरफ देखता है और हल्का सा हंसता है। अदिति की आंखें हैरत में बड़ी हो जाती है। उसने पहली बार अद्वैत को इतना हंसते हुए देखा था। अदिति ने अद्वैत को नॉर्मल स्माइल में भी कम देखा था। यहाँ तो वो हंसे जा रहा था। अदिति उसे बड़े ही अजीब ढंग से देख रही थी। तभी अद्वैत आगे आकर अदिति के गाल खींच लेता है और अपने एक्सप्रेशंस सही करके कहता है, मारी चबी मरवट, क्या सच में तुम ऐसी थी? क्या तुम्हारे पास कोई फोटो है? हमें सच में देखना है कि तुम कैसी दिखती रही होगी। अदिति मुंह बना लेती है और अपनी नजरें फेर लेती है और उसे अद्वैत का चढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अद्वैत ये देख बिना किसी भाव के उसे देखता है और उसे जोर से अपने ऊपर खींच लेता है। अदिति सीधा अद्वैत के सीने पर लेट जाती है। अद्वैत भी लेट जाता है। अदिति अद्वैत के ऊपर थी। अद्वैत अदिति का सिर सहलाने लगता है और लाइट को ऑफ कर देता है। अदिति धीरे से अपने दोनों हाथ अद्वैत के गर्दन में डालती है। आज पहली बार था जो उसके ऊपर वो सो रही थी और उसे अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसके कानों में अद्वैत की तेज धड़कन सुनाई दे रही थी। अद्वैत उसकी पीठ सहलाते हुए ऊपर सीलिंग को देख रहा था और कहता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी कैसी फिगर होती, क्योंकि हमें आपकी आंखों से और पायल से ही। वो आगे कहते कहते रुक जाता है। अदिति सिर उठा के अद्वैत को देखती है। आगे क्या हुक्म? अद्वैत उसके माथे को चूमता है। अदिति की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। अद्वैत अदिति को थोड़ा और ऊपर करके अपनी बाहें उसके ऊपर डालता है। अदिति की सांसें तेज हो जाती है और अपनी सांसों को वो थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अद्वैत अपनी भारी आवाज में कहता है, तुम चबी भी हो जाओगी फिर भी मुझे तुम स्वीकार होगी, क्योंकि आई कैन इजीली बाइट योर चबी चिक्स। ये सुनकर अदिति शर्मा जाती है और अद्वैत के सीने में अपनी हथेली रख उस पर अपना सिर रख के अद्वैत की ओर देखकर कहती है, आपने हमारी बात का? अद्वैत अदिति के चेहरे को देखता है जो काफी उतरा हुआ और परेशान सा था। अद्वैत उसके सिर को अपने सीने पर रख के कहता है, सो जाओ, कल हमें जाना भी है ना। अदिति वापस से अपना सर ऊपर करके कुछ कहने को होती है। तभी अद्वैत गुस्से से अदिति को घूरता है। अदिति चुप हो जाती है और अपना सिर अद्वैत के सीने पर रखती है। अद्वैत अदिति के बालों को सहला रहा था और उसका एक हाथ अदिति की पीठ पर था। अद्वैत भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। अदिति भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी ही देर में दोनों नींद की आगोश में चले जाते हैं। अद्वैत धीरे से अदिति को बेड पर अपने करीब लिटा देता है और कोहनी कुशन पर रख के अपनी हथेली पर सर रख अदिति को देखता है जो कि सो चुकी होती है। अद्वैत अदिति के बालों की लटों को अपने पीछे करता है और उसे देखते हुए कहता है, हम नहीं चाहते तुम उस विषय पर बात करो। हमने तुम्हारी आंखों में दर्द देख लिया था जब तुमने अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी और हम नहीं चाहते कि तुम परेशान हो। तुम बहुत भोली, चंचल और खुशमिजाज लड़की हो और जो तुम हो हम उसी रूप में तुम्हें देखना चाहते हैं। कहकर वो एक बार फिर अदिति के माथे पर किस करके लेट जाता है और लेटकर एक हाथ अदिति के पेट पर रखता है। अदिति अपने दोनों हाथ से नींद में अद्वैत का एक हाथ पकड़ लेती है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 54। सुबह हो चुकी थी। अदिति और अद्वैत दोनों नीचे आ गए थे। अदिति ने सिर पर पल्लू रखा हुआ था। उसने राजस्थानी ड्रेस पहना हुआ था। सभी लोग नाश्ता करने बैठे थे। अदिति अद्वैत के बगल में खड़ी थी और सबको नाश्ता करते हुए देख रही थी। सब लोग शांति के साथ नाश्ता कर रहे थे। अद्वैत के खौफ से सब लोग टेबल पर बात नहीं करते थे। तभी गीता जी बोली, हमें आप सबसे बात करनी है। ये कहकर वो अद्वैत के सामने देखती है जो कि उन्हें घूर रहा था। गीता जी कहती है, हम जानते हैं हम आपके नियम तोड़ रहे हैं, पर अभी सारा परिवार साथ बैठा है तो हम आप सबके सामने एक बात रखना चाहते हैं। ये सुन दादा सा बोले, बोलो बहू, डरने की जरूरत नहीं। माना हमारा छोरा हमारे पर गया है पर उनके दादा सा जिंदा है। ये सुन अदिति मुस्कुरा देती है। गीता जी कमल जी को देखते हुए बोली, हमारी गुंजन अब बड़ी हो गई है और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। खुद का जिक्र सुन गुंजन की धड़कन तेज हो जाती है। वो अपनी माँ को देख रही थी। तभी गीता जी आगे बोली, अब उनकी शादी की उम्र भी हो चुकी है तो क्यों ना हम गुंजन की शादी हमारी बिंदनी के भाई सा के साथ करवा दे। ये सुन अद्वैत अदिति के सामने देखता है। अदिति ये बात सुनकर हैरान थी। वो माँ के सामने ही देख रही थी, फिर अद्वैत के सामने देखती है जो कि उसे ही देख रहा था। कमल जी अपने बाबा सा को देखते हैं। दादा सा अपनी बहू और गुंजन को देखकर कहते हैं, आपका विचार अच्छा है और अद्विक जी काबिल है और शांत स्वभाव के भी हैं और सामने हमारी गुंजन बाई सा भी तो कितनी शांत है। वही जो स्मिता खा रही थी वो खुश होकर बोली, क्या बात है, मतलब शादी पर शादियां हो रही है, हमारे भाई साहब फिर गुंजन भाई साहब, फिर वाह, हमें लगता है एक साथ हम मासी साहब और बुआ साहब भी बन जाएंगे। ये सुन अदिति हैरान थी। अद्वैत की मुट्ठी कस जाती है। वही गुंजन भी हैरान थी। वही बाकी सब लोग हंसने लगते हैं। अद्वैत गुस्से से कहता है, अस्मिता भाई साहब कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं आप, लगता है आपको। अद्वैत आगे कुछ कहता उससे पहले ही अस्मिता सॉरी कह देती है और उदास होकर बैठ जाती है। अद्वैत परेशानी से अदिति को देखता है। अदिति अद्वैत के कंधे पर हाथ रख उसे शांत रहने को कहती है। आदि ध्यान से दोनों को देखता है। आदि की आंखों में चमक आ जाती है। अद्वैत सिर्फ एक इंसान से शांत होता था और वो शख्स थी उसकी भाभी साहब। कमल जी गुंजन को देखकर बोले, क्या आपको अद्विक जी पसंद है? इस तरह अचानक पूछे गए सवाल से गुंजन को कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी नजर झुका के धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। सब लोग मुस्कुराते हैं। कमल जी बोले, हमारे तो भाग खुल गए, पहले हमारी दोस्त की बेटी हमारे घर शादी करके आई और अब हमारी बेटी उनके घर जाएंगी। ये खुशी मैं रतन सा को अभी सुनाता हूँ। कमल जी बहुत खुश थे। तभी गीता जी बोली, अद्वैत के बाबा सा रुकिए, रिश्ता तय नहीं हुआ है, हमने सिर्फ गुंजन की रजामंदी ली है। अभी अद्विक जी से भी तो पूछ लीजिए उन्हें हमारी बेटी पसंद है कि नहीं। कमल जी खुश होकर बोले, हमें हमारे दोस्त रतन सा पर भरोसा है, वो मना नहीं करेंगे। कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अदिति भी मुस्कुराती है। अद्वैत भी खड़ा हो जाता है और अपनी चेयर पीछे करके अदिति को अपनी चेयर पर बैठने को कहता है। सब लोग उन दोनों को देख रहे थे। आज तक उस चेयर पर कोई नहीं बैठा था, न किसी ने हिम्मत की थी। अदिति आसपास सबको देखती है और कहती है, अब हम बाद में नाश्ता कर लेंगे। ये सुन अद्वैत बोला, तुम भूल गई हम दोनों को कहीं जाना है। ये सुन अदिति को याद आता है। वो दूसरी चेयर को जैसे तैसे लेने को जाती है। तभी अद्वैत अपनी भारी आवाज में कहता है, हमने यहाँ बैठने को कहा है तुम्हें। ये सुन अदिति अद्वैत की चेयर पर बैठ जाती है। एक सेवक आकर अद्वैत की जूठी प्लेट को उठा लेता है और वहाँ सफाई करता है। अदिति दूसरी प्लेट लेकर नाश्ता सर्व करती है। फिर अद्वैत के सामने देखती है। अद्वैत गहरी सांस लेता है और कहता है, हम स्टडी रूम में है, अगर हो जाए तो कहना, हम चलेंगे फिर, ठीक है। अदिति हाँ में सिर हिलाती है और नाश्ता करने लगती है। तभी दादी सा कहती है, ये क्या हमारे लाडी सर है, इन्हें कभी ऐसे नहीं देखा हमने। ये सुन अदिति शर्मा जाती है। तभी आदि बोला, दादी सा ये सब भाभी सा का कमाल है, देखा नहीं कितनी केयर करते हैं। जो आदमी हमेशा ये कहता था कि वो कभी भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ नहीं करेंगे और वही आदमी सिर्फ अपनी पत्नी के हाथ रखने से ही उनका गुस्सा शांत हो जाता है। ये सुन अदिति को देखने लगते हैं। कोई आखिर क्या जादू किया है अदिति ने। तभी दादा सा हंसने लगते हैं और दादी सा को देखने लगते हैं और कहते हैं, धर्मपत्नी जी कुछ याद आया। ये सुन आदि सा अपना पल्लू अपने सिर से लेकर अपना चेहरा शर्म से छुपा लेती है। तभी दादा सा बोले, एक आदमी जब अकेला होता है तब उसे यही लगता है कि वो अकेला जी लेगा, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हम अद्वैत की तरह ही थे, हम भी कहते थे हमारी धर्मपत्नी की हम कभी मदद नहीं करेंगे, ना उनकी सेवा करेंगे, पर जब ये हमारी जिंदगी में आई तो सब बदल गया। हम अकेले इनके बिना रह ही नहीं सकते थे। अब बस हमारे पोते के साथ यही हो रहा है।
ये सुन अदिति का दिल धड़कने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर अद्वैत के दिल में क्या है। वो अपना नाश्ता कर लेती है और वहाँ का थोड़ा सा काम करके ऊपर स्टडी रूम में जाती है और वहाँ नॉक करती है। अद्वैत बिना देखे ही कहता है आ जाइए। अदिति अंदर आती है। अदिति की पायल की आवाज सुनकर अद्वैत ऊपर देखता है। अदिति अद्वैत के टेबल के सामने खड़ी हो जाती है। अद्वैत एक टक अदिति को देखता है। उसकी वो आंखें, अदिति के सर से पल्लू गिर चुका था। अदिति ने आज मोती की मांग का टीका नहीं पहना था। वो अद्वैत के सामने आकर खड़ी रहती है। अद्वैत अदिति को अपने पास आने का इशारा करता है। अदिति अद्वैत को देखती है और उसके पास जाती है। अद्वैत फाइल को टेबल पर रखता है और अदिति का हाथ खींच लेता है। अदिति सीधा अद्वैत की गोद में बैठ जाती है। अदिति ये देख हैरान हो जाती है और अद्वैत अदिति को एक हाथ से होल्ड कर लेता है और अपनी फाइल को दूसरे हाथ से लेकर कहता है हमारा थोड़ा काम बाकी है, फिर चलते हैं, तब तक तुम यहीं बैठे रहो हमारे सामने। ये सुन अदिति शर्मा जाती है। अद्वैत अदिति को अच्छे से बिठा देता है और फाइल को अदिति की गोद में रख अपने हाथ में पेन लेता है और फाइल को रीड करने लगता है। इस वक्त अदिति अद्वैत को देख रही थी। उसका चेहरा सीरियस हो चुका था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो भी पेपर्स पढ़ने लगती है। वो एक मॉल के डील के पेपर्स थे। अदिति अद्वैत से पूछती है इन पेपर्स में कोई स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा क्यों? यहाँ तो एमएलए की साइन होनी चाहिए थी ना। ये सुन अद्वैत अदिति के सामने देखता है और अपने पेपर्स को देखता है। वो कहता है हमारी जमीन पर हम कुछ भी बांधे, हमारी मर्जी, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हम गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ही सब सेफ्टी और सारी अरेंजमेंट करते हैं और हम इस देश के पहले बिजनेस टाइकून हैं। हमारी जेब में बॉलीवुड है और हमारे पीएम, कहकर अदिति को आंख मारता है। अदिति हाँ में सिर हिलाती है। अद्वैत वापस से पेपर को देखने लगता है। अदिति अब बोर हो रही थी। उसे उबासी आने लगती है। वो धीरे धीरे करके अद्वैत के कंधे पर अपना सर रखती है और अद्वैत के शर्ट के बटन से खेलने लगती है। अद्वैत जो पेपर पर साइन कर रहा था वो गहरी सांस लेता है और फिर फाइल को बंद करके टेबल पर रख देता है और अदिति का सिर ऊपर करके उसके सामने देखता है। अदिति थोड़ी परेशान हो जाती है। वो कहती है क्या हुआ हुकुम साहब? ये सुन अद्वैत बोला तुम हमें डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रही हो? ये सुन अदिति हैरान हो जाती है। उसने क्या किया? वो कहती है हमने कब आपको डिस्ट्रैक्ट किया? ये सुन अद्वैत अदिति की गर्दन को पकड़कर उसके चेहरे को अपने करीब करके कहता है बार बार अपनी पायल की आवाज करना, अपनी लटों को कान के पीछे करना, अपने होठ को होठों से दबाना, अपनी पलकों को बार बार झपकाना, अपनी चूड़ियों की बार बार छन छन की आवाज करना, ये सब कुछ हमें तुम्हारी ओर खींच रही है। अदिति ये सुनकर बोली सॉरी, हमें पता नहीं था कि आप डिस्टर्ब होते हैं, हम अभी खड़े हो जाते हैं। कहकर वो खड़ी होने वाली होती है कि तभी अद्वैत उसे कस के पकड़ कर कहता है हमने ये कब कहा कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं? हमने ये कहा कि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तुम्हारी इन अदाओं पर। कहकर अदिति को देखता है। फिर अदिति के होठों को देखता है। अदिति भी अद्वैत की ओर देखती है और उसकी नजर को देखकर समझ जाती है। वो अद्वैत के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखती है और अद्वैत अदिति की गर्दन को पकड़कर अपने बहुत करीब ले आता है। अदिति के चेहरे के पास आता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी दोनों को कुछ गिरने की आवाज आती है। दोनों एक दूसरे से अलग होकर सामने दरवाजे के पास देखते हैं। अदिति हैरान हो जाती है और अपनी साड़ी के पल्लू का घूंघट कर लेती है और अद्वैत की गोद से उठ जाती है। वो शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। वहीं अद्वैत गुस्से से कांपने लगता है। दरवाजे के पास खड़ा आदि जमीन पर से अपना फोन उठाता है और वहां से भागने को होता है कि तभी अद्वैत गुस्से से भरी आवाज में कहता है रुकिए। आदि के पैर कांप जाते हैं। अदिति अद्वैत का एक हाथ पकड़ लेती है। अद्वैत दूसरे हाथ से उसे चुप रहने को इशारा करता है और कहता है तुम जाओ और कमरे में जाकर तैयार हो जाओ, हमारे थोड़ी देर में। कहकर वो आदि को देखने लगता है। अदिति बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है। तभी दरवाजे के पास खड़ा आदि अपनी भाभी का पल्लू पकड़ लेता है और कहता है भाभी साहब प्लीज मत जाइए, हमें माफ कर दीजिए, अगर आप गए ना तो भाई साहब पर गुस्सा करेंगे। आदि ने किसी छोटे से बच्चे की तरह अपने भाभी साहब का पल्लू पकड़ के रखा था। अदिति घूंघट में से आदि को देखती है। उसे वाकई में बुरा लग रहा था। अदिति बोली आप जाइए यहाँ से। ये सुन आदि बड़ी आंखों से अदिति को देखता है। फिर अद्वैत जो उसे गुस्से से देख रहा था उसकी ओर देखता है। अदिति वापस से बोली आप जाइए, हम संभाल लेंगे। आदि धीरे से बोला नहीं भाई साहब कच्चा चबा जाएंगे, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना ही होगा। तभी अद्वैत की गुस्से भरी आवाज आती है लगता है आप दोनों को सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है हम ही आते हैं वहां पर। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 55। अदिति आदि को जाने को कहती है और आदि धीरे से मना करता है। अद्वैत उन दोनों को इस तरह से बातें करता देख आगे आता है। तब तक अदिति उसे आंखों से जाने को कहती है। आदि बहुत डर रहा था। वो जल्दी से वहां से भाग जाता है। अद्वैत तेज कदमों से आगे बढ़ पाता उससे पहले ही अदिति उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है और अद्वैत के सीने पर दोनों हाथ रख के रोक लेती है। अद्वैत घूर कर अदिति को देखता है और उसकी कमर पर अपना हाथ रख के गुस्से से कहता है क्यों किया है तुमने? हमने तुम्हें यहाँ से जाने को कहा था ना, क्यों मदद की अपनी देवर साकी? हमने कल ही कहा था किसी दूसरे मर्द की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें कहाँ सुननी है हमारी, हमसे बगावत जो करनी होती है। ये कहकर वो अदिति को छोड़ देता है। अदिति की आंखों में नमी आ जाती है। वो अद्वैत को देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अद्वैत को शांत करे। तभी वो धीरे से आगे बढ़ के अद्वैत की पीठ से लग जाती है और अद्वैत के सीने पर अपने दोनों हाथ रख लेती है। अद्वैत जो गुस्से से सामने देख रहा था वो अदिति के हाथों को अपने सीने पर देखता है, पर अभी भी उसका गुस्सा बरकरार था। वो हर बार अदिति के जाल में फंसने वाला नहीं था। अद्वैत अदिति के हाथों को झटकता है। अदिति अद्वैत से कहती है हुकुम साहब हमारी बात तो सुनिए। अद्वैत एक हाथ दिखा के अपने टेबल पर से फोन उठा के जेब में डालता है और चेयर पर अपना ब्लेजर को हाथ में लेकर बिना अदिति को देखे कहता है गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं हम, 5 मिनट में आ जाओ, 5 मिनट से ज्यादा हुआ तो हम अपने ऑफिस चले जाएंगे। कहकर वो वहां से चला जाता है। अदिति उदास हो जाती है। वो दोनों भाइयों को लड़ते हुए नहीं देखना चाहती थी और एक भाभी होने का फर्ज अदा कर रही थी। तभी आदि चुपके से अंदर आ जाता है। अदिति उसे देखकर हैरान थी। आदि जमीन पर लेटकर अपने दोनों हाथ जोड़कर कहता है धन्य हो आप माते, हमें भाभी सा के रूप में एक माँ मिली है जो एक बाप की डांट से अपने बेटे को बचाती है। आज से आप मेरी माँ समान है। ये सुन अदिति के होठों पर हंसी आ जाती है और वो थोड़ा सा मुस्कुराकर आदि को कंधे से उठाकर कहती है बस 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 देवर साहब। पर अदिति शर्मा जाती है। आदि अपने कंधे से अदिति के कंधे पर मारकर कहता है जिस तरह से भाई साहब कहीं भी रोमांस कर रहे हैं हमें लगता है हम जल्दी काका सा भी बन जाएंगे। ये सुन अदिति शर्मा जाती है और आदि को मार के कहती है दत्त देवर साहब क्या कुछ भी कहते रहते हैं आप, हमें बाहर जाना है, चलिए हटिए जाने दीजिए। ये सुन आदि चिढ़ाते हुए कहता है कहाँ जाना है आपको अपने भरतार के साथ, बताइए ना भाभी साहब, डेट पर जा रही है, घूमने जा रही है, मूवी देखने या लॉन्ग ड्राइव पर, बताओ ना अपने देवर साहब को। कहकर वो दांत दिखाता है। अदिति नाम में सिर हिलाती है और कहती है हमें नहीं पता कहाँ जाना है, उन्होंने तो कुछ बताया भी नहीं। आदि बोला ओह सरप्राइज डेट, आज तो मजे हैं आपके। ये सुन अदिति आदि से सवाल करके कहती है क्या आपको आपके भाई साहब इस तरह के इंसान लगते हैं जो हमें कोई सरप्राइज देंगे? ये सुन आदि पहले से अदिति को देखता है और सीरियस होकर कहता है सच कहूं? अदिति हाँ में सिर हिलाती है। आदि कहता है ना हमारे भाई साहब ऐसे नहीं है, उन्हें अपने ना हमारे भाई साहब ऐसे नहीं है, उन्हें अपने भाव व्यक्त करना नहीं आता, उन्हें सिर्फ नाक पर गुस्सा चढ़ाना आता है। ऐसे ऐसे कहकर वो अद्वैत जैसा मुंह बनाने लगता है। अदिति आदि की मस्ती में पिटाई करने लगती है। आदि वहां से भाग जाता है। अदिति शर्मा जाती है। तभी अदिति के फोन में एक नोटिफिकेशन आती है ओनली 1 मिनट लेफ्ट। ये मैसेज देख के अदिति हैरान हो जाती है और जल्दी से अपने कमरे में जाती है और वॉशरूम में जाकर फ्रेश होती है और जल्दी से अपने कपड़े सही करने लगती है। 1 मिनट हो चुका था। अदिति अपने फोन में देखती है 1 मिनट कब का हो चुका था और उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि अद्वैत अभी वेट कर रहे होंगे। वो उदास होकर वहीं बेड पर बैठ जाती है। करीब 10 मिनट बाद अदिति का फोन बजता है। फोन पर हुकुम सा लिखा हुआ होता है। अदिति कांपते हाथों से फोन को उठाती है।
उसे लगता है अद्वैत अभी तक ऑफिस पहुंच गए होंगे। वो धीरे से फोन उठाती है, तभी सामने से भारी आवाज आती है। 5 मिनट कहा था हमने, तुमने तो 5 की 15 मिनट कर दिए। नीचे आने का इरादा है या हम चले जाएं? ये सुन अदिति हैरान होकर कहती है, हाँ हाँ हम आए, बस 2 मिनट कहकर वो अपने माथे पर सफेद मोती का टीका लगाकर उसके पीछे पल्लू ले लेती है और पिन डालती है। अदिति तैयार थी। वो खुद को शीशे में देख मुस्कुराती है और अपना फोन अपने बटुए में भरकर बटुए को अपने कमर पर लहंगे से लगा लेती है। अदिति जल्दी जल्दी नीचे आती है और बाहर निकलती है। बाहर काली पोर्स खड़ी थी। एक सेवक आगे आकर दरवाजा खोलता है। अदिति आराम से अंदर बैठती है। अद्वैत अपने फोन में लगा हुआ था। अदिति नीचे देख रही थी। उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अद्वैत के सामने देखे। वो अपनी उंगली उलझाकर कभी बाहर देखती तो कभी नीचे देखती। अद्वैत एक नजर अदिति को देखता है, जिसने माथे में टीका पहना हुआ था और बालों को बनाया हुआ था, माथे पर पल्लू लिया था और सज धज कराई थी। अदिति बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अदिति तिरछी नजरों से देखती है। अद्वैत उसे ही देख रहा था। उसकी सांसें तेज हो जाती है। अद्वैत अपनी साइड का बटन दबा देता है। ड्राइवर और उनके बीच पार्टीशन आ जाता है। अब ड्राइवर उनकी बातें नहीं सुन सकता था। गाड़ी आगे बढ़ जाती है। ड्राइवर को यकीन नहीं हो रहा था। एक दिन वो अद्वैत को एक क्लाइंट के यहाँ लेकर चला गया था, प्लॉट देखने के लिए। अद्वैत और ड्राइवर वक्त पर पहुंच गए थे। अद्वैत वही धूप में खड़े होकर क्लाइंट का वेट करने लगा था। क्लाइंट को 5 मिनट से ज्यादा लेट हो चुका था। अद्वैत अपनी घड़ी देखता है और वहां खड़े क्लाइंट के आदमी से वो कहता है, डील कैंसिल है कह देना अपने सर से। अद्वैत प्रताप सिंह को वक्त पर आने वाले लोग पसंद है और वक्त से जल्दी आने वाले लोग, और आगे से अपने सर से कह देना कि हमारी कंपनी से कभी कांटेक्ट ना करे। कहकर वो अपने शेड्स पहन लेता है और अपनी गाड़ी के पास आता है। गार्ड दरवाजा खोल देता है। अद्वैत उसमें बैठ जाता है। ड्राइवर हैरानी से गाड़ी चला रहा था। ऐसे कई केस हुए थे और आज पहली बार अद्वैत 15 मिनट तक गाड़ी में बैठा रहा और अदिति का इंतजार करता रहा। वहीं अद्वैत अदिति को डरी सहमी देखता है। वो हल्का सा कांप भी रही थी। अद्वैत गहरी सांस लेता है और अदिति की तरफ खिसक जाता है। अदिति को डर लग रहा था। अद्वैत अपना एक हाथ अदिति के कंधे पर ले जाता है और उसे अपनी बाहों में लेता है। अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है। अद्वैत अपनी एक उंगली से अदिति का सिर अपनी तरफ करके उंगली से उसका चिन पकड़ के कहता है, हमारे सामने देखो। अदिति आंखें खोल अद्वैत को देखती है। अद्वैत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो हल्के गुस्से में अदिति को देख रहा था। अद्वैत हल्के गुस्से में कहता है, हमने अभी तक आपको कुछ नहीं कहा, फिर हमसे डर क्यों रही हो? ये सुन अदिति अद्वैत की आंखों में देखती है और नाम में सिर हिला देती है। अद्वैत अदिति की गालों को सहलाकर कहता है, कहा था ना हमारे अलावा किसी और की परवाह मत करना, पर क्यों अपनी देवरसा की मदद करने लगी? ये सुन अदिति धीरे से अद्वैत का हाथ अपने चिन से हटा के अपने बालों में ले लेती है और अद्वैत के सीने से लग जाती है। अद्वैत की आंखें बंद हो जाती है और अदिति कहती है, आपको पता है देवरसा ने हमें मां सा का दर्जा दिया है और बड़े भाई सा बाप समान होते हैं कहा, तो क्या हम अपने संतान समान देवर को उनके बाप जैसे भाई से बचा नहीं सकते? क्या कभी मां सा ने आपको बाबा सा से नहीं बचाया? ये सुन अद्वैत अदिति को देखता है और नहीं कहता है। अदिति का मुंह बन जाता है। अद्वैत अदिति से अलग होकर कहता है, हम कभी आदित्य जैसे थे ही नहीं बचपन में, और बचपन में तो हमें कभी डांट पड़ी ही नहीं, हम इतने परफेक्ट थे। अदिति बोली, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है हुकुम सा, और आपको अपने छोटे भाई की बात को समझना चाहिए। वो सिर्फ एक हादसा था, किसी से भी गलती हो सकती है, बल्कि गलती तो हमारी थी, हम कहीं भी कहकर अदिति रुक जाती है। उससे आगे के शब्द उससे बोले नहीं जा रहे थे। अद्वैत अदिति को देख थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? हमने जो क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ गुजारे वो गलत है? अदिति ये सुनकर नाम में सिर हिलाती है और अद्वैत के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख के कहती है, हमारा मतलब ये नहीं है, हमने जो कुछ भी वहां किया वो हमें कमरे में करना चाहिए था। ये सुन अद्वैत बोला, किसी और के लिए हम दोनों को बंधने की जरूरत नहीं है। आदित्य कोई बच्चे नहीं है, नॉक करके अंदर आ सकते थे, और हमारी स्टडी रूम में हम जो कुछ भी करें हम किसी को आने की परमिशन नहीं देते बिना हमारी मर्जी के। ये बात तो हमारे घर के हर एक सदस्य को पता है और ये नियम हमारी शादी के पहले से ही है। अद्वैत बहुत गुस्से में था। अदिति का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था। वो अद्वैत से बोली, देवरसा की कोई गलती नहीं। अद्वैत को बहुत गुस्सा आता है। उसे जलन हो रही थी। वो गुस्से में अदिति की बाह पकड़कर गुस्से से कहता है, तो क्या तुम्हारी हुक्म की गलती है? तुम्हारे देवरसा सही, सिर्फ हुक्म सा गलत है ना? आज से नहीं छुएंगे तुम्हें, कहकर वो अदिति को छोड़ देता है। अदिति हैरान हो जाती है। उसके कहने का मतलब वो था ही नहीं। वो अपने हाथों को धीरे से अद्वैत के कंधे पर रखती है। उससे पहले अद्वैत अदिति से दूर बैठ जाता है और पार्टीशन को खोलता है, जिससे अदिति अद्वैत से अब कोई बात न कर सके। अदिति सीधी बैठ जाती है और अपने पल्लू को पकड़कर खिड़की के बाहर देखने लगती है। क्या होगा बाकी कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 56। अद्वैत और अदिति दोनों गाड़ी के कोने में बैठे थे। पूरे रास्ते में चुप्पी थी। थोड़ी देर में वो लोग अपनी मंजिल में पहुंच जाते हैं। गाड़ी बड़ी सी इमारत के पास आकर रुकती है। एक वॉचमैन वहां आकर अद्वैत की साइड का दरवाजा खोलता है और दूसरी तरफ जाकर दूसरी तरफ का दरवाजा खोलता है। अदिति वहां से बाहर निकलती है और आसपास देखती है जहां बड़े अक्षर में मणिपाल हॉस्पिटल लिखा हुआ था। अदिति ये देखकर हैरान हो जाती है। अद्वैत बड़े ही रौब से बाहर निकलता है। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा देता है और पार्किंग में चला जाता है। अदिति वहीं खड़ी थी और आसपास देख रही थी। अद्वैत तिरछी नजरों से अदिति को देख रहा था। धूप में अदिति का गोरा बदन चमक रहा था। तभी अदिति का ध्यान अद्वैत की तरफ जाता है। अद्वैत की गोरी स्किन रेड हो चुकी थी धूप के कारण। अद्वैत अंदर की ओर जाता है। अदिति भी उसके पीछे पीछे जाती है। दोनों अंदर आकर सीधा लिफ्ट में जाते हैं। अद्वैत को किसी को रोकने का दम नहीं था। अद्वैत अदिति दोनों लिफ्ट में आ जाते हैं। अद्वैत 6th फ्लोर का बटन दबा देता है। अदिति अद्वैत के पीछे खड़ी थी और अद्वैत आगे खड़ा था। अदिति धीरे से हिम्मत करके कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं हुकुम सा? अद्वैत अदिति की बात सुनता है, पर वो ना तो अदिति के सामने देखता है और ना कुछ कहता है, तो अदिति मुंह बना लेती है और ना ही कुछ कहती है। 6th फ्लोर आ जाता है। अद्वैत बाहर निकल जाता है। अदिति भी उसके पीछे बाहर निकल जाती है। वहाँ बैठे लोग अदिति अद्वैत को देखते हैं। दोनों रॉयल फैमिली के किसी राजा महारानी की तरह लग रहे थे। अद्वैत एक कैबिन के आगे रुकता है और उसकी भौहें तन जाती है, तो वहीं कैबिन के बाहर खड़ा होकर दूसरे कैबिन में देखता है और बाकी के दूसरे 2 कैबिन की ओर भी देखता है। अद्वैत की आंखें छोटी हो गई। वो बाहर ही खड़ा रहा। तभी वहाँ हॉस्पिटल का मैनेजर आता है और कहता है, क्या हुआ कुंवर सा, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अदिति अपने पल्लू को सही करती है और अद्वैत गुस्से से कहता है, सारे गायनेकोलॉजिस्ट मेल क्यों हैं? एक भी डॉक्टर फीमेल क्यों नहीं है? ये बात सुन वो मैनेजर डर जाता है। उनके यहाँ एक भी डॉक्टर फीमेल नहीं थी। वो बोली, वो सर जयपुर से फीमेल डॉक्टर ने चित्तौड़गढ़ आने का ट्रांसफर एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये सुन अद्वैत गुस्से से कहता है, कैसा हॉस्पिटल है, एक भी फीमेल डॉक्टर नहीं रख सकते? तुम प्रताप इंडस्ट्री से जो डोनेशन लेते हो उसका करते क्या हो? बाहर इतने शोरगुल को सुनकर मिस्टर अविनाश प्रजापति बाहर आते हैं और अद्वैत को देखकर कहते हैं, कुंवर साहब प्लीज आइए ना, अंदर आइए। और क्या हुआ, हमारे स्टाफ से कोई गलती हो गई है क्या? बताइए ना। अद्वैत आसपास देखता है। लोग उन्हें ही देख रहे थे। अद्वैत एक नजर अदिति को देखता है। ये जगह ठीक नहीं थी बात करने की। वैसे तो किसी को सुनाई नहीं दे रहा था। अगर मीडिया तक ये बात फैल जाती कि अद्वैत प्रताप सिंह अपनी पत्नी को लेकर गायनिक के पास गए तो अदिति की कड़ी बदनामी होती। वो अदिति का हाथ पकड़ लेता है और डॉक्टर को अंदर चलने का इशारा करता है। अदिति अद्वैत अंदर आते हैं। डॉक्टर भी अंदर आते हैं और मैनेजर वहां से चला जाता है। डॉक्टर अविनाश कहते हैं, क्या हुआ कुंवर साहब, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तभी अदिति धीरे से खुद से कहती है, बस एक बीमारी लग गई है बार बार गुस्सा करने की। कोई इलाज हो तो बताइए, और ना हो तो 4-5 इंजेक्शन और लगा दीजिए, शांत हो जाएंगे। ये बात सिर्फ अद्वैत ने सुनी थी। वो अदिति को देखता है और उसे घूरने लगता है। अदिति सब पका जाती है। अद्वैत अपनी जेब में हाथ डालकर कहता है, कोई फीमेल डॉक्टर यहाँ क्यों नहीं है? ये सुन अविनाश बोला, सॉरी कुंवर साहब, मेरी पत्नी भी गायनेकोलॉजिस्ट है, वो अक्सर यहाँ आती जाती रहती है, पर अभी वो पेट से है, इसीलिए मैंने उन्हें आने से मना किया है। अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी कॉल करके बुलवाता हूँ उन्हें।
वो आपकी वाइफ कहकर रुक जाता है और अदिति को देखता है। उसे नहीं पता था कि ये लड़की अद्वैत की वाइफ है, क्योंकि अद्वैत ने अदिति की फोटो सोशल मीडिया में नहीं डाली थी और शायद कोई और भी हो सकता है। अद्वैत अदिति को देखकर कहता है, ये हमारी धर्मपत्नी है, अदिति अद्वैत प्रताप सिंह, इनका ही चेकअप करवाना है। अदिति हैरान हो जाती है। एक बार वो उसे पूछ तो लेते, उसे तो सीधा हॉस्पिटल लेकर आ ही गई है। डॉक्टर अदिति को देखते हैं और अपने हाथ जोड़कर कहते हैं, खम्मा गड़ी भाभी साहब। अदिति भी खम्मा गड़ी कहती है और अविनाश कहते हैं, अब आप ही कहिए, आपको किसे दिखवाना है? अगर आपको मेरी बीवी से इलाज करवाना है तो मैं फोन करके बुलवा लेता हूँ। अद्वैत गहरी सांस लेकर कहता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। ये शब्द अद्वैत ने बड़ी ही मुश्किल से कहे थे। अदिति ध्यान से अद्वैत को देखती है। अब उसे अद्वैत की हरकतें और बर्ताव समझ में आ रहा था। अद्वैत को बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि उसकी बीवी को उसके अलावा कोई दूसरा मर्द छुए या बात करे, इसलिए वो जब देखो तब ज्वालामुखी की तरह गुस्से में रहते हैं। अदिति अद्वैत के स्वभाव को दूसरी बार समझ चुकी थी। वो अपने मन में बोली, मतलब हुकुम सा हमारे पास होने से या हमारे करीब होने से कई बार गुस्से से शांत हो जाते हैं। ये वाली टेक्निक हर बार नहीं चलेगी। और दूसरी बात, उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि हम उनके अलावा किसी और से घुले मिले। आखिर ऐसा क्यों है? ये सब बातें अदिति सोच रही थी। अद्वैत अदिति को कैबिन में रखे बेड पर बैठने को कहता है। अद्वैत की मुट्ठी कस जाती है, पर उसे तो ये करना जरूरी था। वो वहीं चेयर पर बैठ जाता है। अविनाश पर्दा गिराने लगता है। ये सुन अद्वैत अपनी भारी आवाज में कहता है, पर्दा गिराने की क्या जरूरत है? जो भी करना है ऐसे ही करिए हमारे सामने। ये सुन अविनाश बोला, कुंवर साहब कोई भी पेशेंट हो हमें पर्दा गिराना ही पड़ता है। अद्वैत ये सुनकर घूरता है और गुस्से से कहता है, जो करना है हमारे सामने करो, हमारी बीवी है वो। वहीं अदिति आंखें बड़ी करके कभी अद्वैत को तो कभी डॉक्टर को देखती है। डॉक्टर अदिति को दुपट्टा निकालने को कहता है। अद्वैत ये सुन के खड़ा हो जाता है और गुस्से से कहता है, आप हमारी बीवी को दुपट्टा निकालने को कह रहे हैं, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? ये सुन अविनाश रुक जाता है और पीछे मुड़कर कहता है, कुंवर साहब क्या आप हमें चेकअप करने दे सकते हैं? हम कुंवर रानी साहब को उनके दुपट्टा निकालने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें उनकी पीठ पर स्टेथोस्कोप चलाना है, इसीलिए उनके दुपट्टे को पीछे से हटाने कह रहे हैं। ये बात सुनकर अद्वैत शांत होता है। वहीं अदिति नाराजगी से उसकी ओर देखती है। अद्वैत बैठ जाता है। उसे बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं हो रहा था। वो वहां रखा हुआ पानी पीता है। अदिति अपने दुपट्टे को उतार देती है। आज उसे पीछे से आगे से अच्छे से कवर कर देती है। अविनाश अदिति को पीछे होने को कहता है। अदिति पीछे हो जाती है। डॉक्टर अदिति को चेक करने लगते हैं और अदिति को लंबी लंबी सांसें लेने को कहते हैं। अद्वैत गुस्से से लाल हो चुका था। डॉक्टर अदिति को घूमने को कहते हैं और अदिति का ब्लड लेते हैं। अदिति दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है। डॉक्टर स्माइल करते हुए अदिति के हाथ में कॉटन घुमा रहे थे। तभी एक भारी आवाज आई, अगर ब्लड ले लिया हो तो आप दोनों हमारे सामने आ सकते हैं। अद्वैत की सर्द आवाज सुनकर दोनों चेप जाते हैं। अदिति उठकर अद्वैत के पास बैठ जाती है। अविनाश अदिति से कहते हैं, भाभी साहब आपने कभी किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं? ये सुन अदिति बोली, हमने बहुत से डॉक्टर को दिखाया था, पर हमें दवाई लेने से ही वॉमिट हो जाती थी और हमें दवाई लेना बिल्कुल पसंद नहीं। हमने कभी कोई कोर्स पूरा किया ही नहीं। अगर इन चीजों का इंजेक्शन बना है तो हम उसे लेने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर भी अदिति की बात सुनकर हैरान थे। सब इंजेक्शन से भागकर दवाई लेते हैं तो यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। अद्वैत बोला, हमारी बीवी को क्या हो रहा है? पिछले 4-5 महीने से इनका मंथली साइकिल नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों है आखिर? ये सुनकर डॉक्टर बोले, आप दोनों को सिर्फ 15 मिनट वेट करना होगा। अभी ब्लड टेस्ट के लिए भेजता हूँ और आपकी वाइफ की रिपोर्ट चेक करके बताता हूँ कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि सभी लेडीज में अलग अलग मुश्किलें होती हैं। डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और अद्वैत वहीं बैठकर फोन देखने लगता है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 57। अदिति अद्वैत के बगल में आकर बैठ चुकी थी। डॉक्टर खुद सैंपल लेकर हॉस्पिटल में बनी लैब में गए थे। वो इस केस में कोई गलती नहीं करना चाहते थे। वहीं अदिति और अद्वैत दोनों कैबिन में अकेले थे। तभी अद्वैत का ध्यान अदिति के मांग टीके पर जाता है, जो दुपट्टा निकालने के कारण अस्त व्यस्त हो चुका था और कान के पास झुक चुका था। अद्वैत धीरे से अपने हाथ आगे करके पिन को निकालता है और माथा पट्टी को ठीक से लगाने को कहता है। अदिति का ध्यान अद्वैत के चेहरे पर जाता है, जिस पर अभी कोई भी भाव नहीं था। वो अदिति के माथे की पट्टी को सही करता है और अदिति को देखता है, जो उसे ही देख रही थी। सच में अदिति बहुत खूबसूरत थी। एक बार कोई उसे देख ले तो उस पर से किसी की नजर ही ना हटे। वहीं अदिति के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो अपने माथे पर पल्लू लेकर मुस्कुराने लगती है। उसका मुंह सीधा था। वहीं अद्वैत भी अपने फोन में कुछ कर रहा था। अदिति मन ही मन बोली, किसी ने तो ये कहा था कि हम छुएंगे भी नहीं। 15 मिनट भी इस बात का पालन नहीं कर पाए। वहीं अद्वैत अदिति को तिरछी नजरों से देखता है। बहुत ही मासूम चेहरा था अदिति का और अपने मन ही मन वो हंसे जा रही थी, पर अद्वैत बिल्कुल भी उसके सामने नहीं देखता और ना ही अपनी बात करता है। क्या करे, पक्का मर्द जो था, घमंड उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। तभी डॉक्टर वहां आते हैं। उनके हाथ में एक फाइल थी। डॉक्टर आकर उनके सामने बैठ जाते हैं। अद्वैत अदिति दोनों उनके सामने देखते हैं। अदिति का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पता नहीं पेपर्स के अंदर क्या क्या बातें होंगी, वो यही सब सोच रही थी। उसका हाथ कांप रहा था। तभी अद्वैत बिना उसे देखे उसके हाथों पर अपना हाथ रखता है। अदिति को इससे राहत मिलती है, मानो अद्वैत कहना चाहता हो कि जो भी रिजल्ट होगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अविनाश फाइल को देखते हुए कहता है, भाभी सा सही है, उन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिससे उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते। साथ में कुछ और भी होता है, जैसे अनचाहे बाल उगना, वजन का बढ़ना। क्या आपके साथ ये हो चुका है? अदिति बोली, जब हम छोटे थे तब हमारा वेट गेन हुआ था, पर जिम जाकर हमने उसे मेंटेन कर लिया था। ये सुन अद्वैत अदिति को देखता है। अदिति जिम जाती थी, आखिर वो कैसे कपड़ों में जाती होगी, कब जाती होगी, कितने लड़कों की नजर उस पर होगी? वो पहले से इतनी खूबसूरत है तो कितने लड़कों ने उसे देखा होगा? ये सब बातें अद्वैत के दिमाग में चल रही थी। अदिति मानो अद्वैत का दिमाग पढ़ पाई। वो बिना उसके सामने देखे बोली, जिम में ट्रेनर लड़की थी और 1 से 2 बजे तक दोपहर गर्ल्स का टाइम था, हम तभी वहां जाते थे, वहां कोई आदमी मौजूद नहीं रहते थे। अद्वैत ये सुनकर गहरी सांस लेता है। वही डॉक्टर बोले, फिर भी आपकी बॉडी को तब कुछ नहीं हुआ था जब आप जिम जाती थी, दवाइयां लेती थी? ये सुन अदिति बोली, जब तक हमने दवाई ली तब तक ठीक रहा, फिर वापस से ऐसे होना शुरू हो गया। उसके बाद हमने कुछ भी करना छोड़ दिया। अविनाश गहरी सांस लेता है और अद्वैत से कहता है, भाभी साहब ज्यादा दिक्कत नहीं है, अगर उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले तो उन्हें रेगुलर हो सकता है। अब लोगों का पीसीओडी से वेट गेन इसीलिए होता है क्योंकि वो लोग रेगुलर पीरियड्स में नहीं होते हैं, जिससे बॉडी धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाती है। और भाभी साहब के साथ पहले यही हुआ था, जब उन्होंने जिम जाना शुरू किया तब उनके पीरियड्स उन्हें रेगुलर आए, और जब जिम जाना बंद किया और दवा नहीं लिया तो वापस से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। अद्वैत सवालिया नजरों से बोला, आप कहना क्या चाहते हैं, हम क्या करें? अविनाश जी बोले, भाभी साहब को रोज सुबह जल्दी जल्दी उठाकर नियमित व्यायाम करना होगा। उन्हें अपने खाने पीने को चेंज करना होगा। ज्यादा बाहर का नहीं खाना है, ज्यादा मसालेदार खाना भी नहीं खाना है। 2 टाइम सब्जी रोटी खानी है, जिससे बॉडी को शक्ति मिले। फ्रूट्स खाएं और जब तक तारीख नजदीक आए तो पपैया खाएं, वरना अदरक का पानी पिए जिससे पेट में गर्मी मिलती रहे और पीरियड्स आने शुरू हो जाए। अद्वैत हाँ में सिर हिलाता है और अविनाश
कहता है और वैसे भी आजकल लड़कियां ज्यादा पीजी और हॉस्टल में रहने लगी हैं। घर का प्रॉपर खाना उन्हें नहीं मिल रहा है, बाहर का खाना पड़ता ही है, वो भी एक टाइम, और बाहर का कुछ ना कुछ नाश्ता, जिससे बॉडी पर भी इफेक्ट होता है और मंथली साइकिल पर भी प्रॉब्लम होती है। सभी केस में ये सब नहीं होता, कुछ लड़कियों में इससे ज्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। तभी अद्वैत बोला, क्या दवाई के कोर्स शुरू करने होंगे? अविनाश नाम से रिला के कहता है, पहले हम ये सब करके देखते हैं और ये सबसे नहीं हुआ तो अब मार्केट में बहुत सी दवाइयां उपलब्ध हो चुकी हैं, पर अभी तक इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं मिला है। अद्वैत हाँ कहता है। तभी अदिति नजरें नीचे करके कुछ कहती है, हमें आपसे कुछ पूछना है। ये सुनकर डॉक्टर बोले, जी भाभी साहब पूछिए, झिझकिए मत। अदिति ये सुनकर और ज्यादा शर्मा जाती है और नजर नीचे करके हिम्मत करके कहती है, क्या क्या फ्यूचर में हमें माँ बनने में प्रॉब्लम हो सकती है? ये सुन अद्वैत अदिति को देखता है, उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वहीं अविनाश मुस्कुरा के कहता है, आपका केस बहुत नॉर्मल है, इन सब प्रयास से आप ठीक हो सकती हैं और आप माँ भी जरूर बन सकती हैं। ये सुन अदिति के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वहीं अद्वैत को पता नहीं क्या होता है, वो अदिति का हाथ कस के पकड़ लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अदिति इस एहसास से उसका जोर जोर से दिल धड़कने लगता है। तभी डॉक्टर अविनाश बोले, भाभी साहब अब आप 2 मिनट बाहर जा सकती हैं, हमें कुछ बात करनी है। अदिति हाँ में सिर हिलाती है और वहां से खड़ी होकर बाहर चली जाती है। अविनाश अद्वैत को देखकर कहता है, आप एक और चीज से प्रयास कीजिए जो हर आदमी और औरत का रिश्ता होता है, शादी के बाद का। शारीरिक संबंध के बाद लड़कियों में हार्मोन के चेंजेस भी होते हैं और उससे अच्छा इफेक्ट हो सकता है। अभी आपकी शादी को ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, पर हो सके तो आप अपने रिश्ते को और गहरा और आगे बढ़ाइए। सभी केसेस में डॉक्टर ये सजेस्ट नहीं करते, कुछ कुछ केसेस में ही करते हैं। अद्वैत का दिल इस बात पर जोर जोर से धड़कने लगता है। उसके मन में अभी तक इस बात का कोई ख्याल नहीं आया था और ना ही उसने ऐसा कुछ सोचा था, और वो अदिति अभी ऐसा कुछ करे। वो गहरी सांस लेकर कहता है, हम ख्याल रखेंगे इस बात का। कहकर हाथ मिलाकर वो वहां से खड़ा होता है। डॉक्टर एक फाइल देते हुए कहता है, इसमें सारा डाइट प्लान है, आप इसकी मदद ले सकते हैं और हर महीने आपको चेकअप के लिए आना होगा। अद्वैत वहां से निकल जाता है। अदिति बाहर बेंच पर बैठी रहती है। अद्वैत बाहर आकर उसे देखता है। अदिति भी परेशानी से उसे देखती है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 58। अद्वैत कैबिन से बाहर आता है। उसके मन में डॉक्टर की बात चल रही थी। वहीं अदिति बेंच पर बैठी थी। अद्वैत के आते ही वो उठ जाती है और अद्वैत को ऐसे परेशान देखकर वो भी परेशान हो जाती है। अद्वैत अदिति को एक नजर देख चलने को कहता है। अदिति उसके हाथ से फाइल को मांग लेती है। अद्वैत उसे फाइल दे देता है। दोनों लिफ्ट से उतरकर नीचे आते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। अद्वैत गाड़ी में से बोतल निकालकर अदिति को पानी पीने को देता है। अदिति ऊपर से थोड़ा सा पानी पीती है और अद्वैत को देती है। अद्वैत भी पानी पीता है। तभी ड्राइवर बोला, बॉस कार्तिक सर का फोन आया था, आपकी एक मीटिंग साइट पर है, वो क्लाइंट आज दुबई जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपसे मीटिंग हो जाती तो अच्छा होता। ये सुन अद्वैत अदिति को देखता है और कहता है, कितने बजे की फ्लाइट है उनकी? ये सुन ड्राइवर बोला, 5 घंटे की बात की है, उन्हें 2 घंटे बाद ही निकलना होगा। ये सुन अद्वैत सोच में पड़ जाता है और कहता है, ठीक है गाड़ी वहीं लेकर चलिए, हम बाद में एक साथ घर चले जाएंगे, आज वैसे भी कुछ ज्यादा काम नहीं है। ये सुन अद्वैत अदिति को देखता है। अदिति भी हाँ में सिर हिलाती है, जैसे कह रही हो कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। उनकी गाड़ी साइड की ओर चली जाती है। अदिति अद्वैत को देखती है जो बाहर देख रहा था। वो धीरे से बोली, अविनाश भाई साहब ने हमें बाहर क्यों भेजा था? क्या कोई प्रॉब्लम है? ये बात सुनकर अद्वैत अदिति को देखता है और फिर ड्राइवर को देखता है। अद्वैत बाहर के बटन को दबाता है जिससे दोनों के बीच पार्टीशन फिर से गिर जाता है। अद्वैत बिना उसे देखे कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम में और तुम्हारे बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, हमें जो करना है उसके बारे में कहा। अदिति अद्वैत की बातों को समझ नहीं पा रही थी और बोली, मतलब हम समझे नहीं, क्या करना है आपको? अद्वैत कुछ नहीं कहता। अदिति उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। अदिति वापस से बोली, हुकुम सा, क्या अभी भी आप हमसे नाराज हैं? अदिति की इतनी प्यारी आवाज सुनकर अद्वैत खुद को रोक नहीं पाता। फिर भी अदिति के सामने वो नहीं देखता। वहीं अदिति मुंह बना लेती है और बाहर देखने लगती है। कुछ ही देर में दोनों साइड पर पहुंच जाते हैं। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। अदिति अपने माथे पर घूंघट लेती है। अद्वैत उसे गाड़ी में ही बैठे रहने को कहता है क्योंकि बाहर बहुत धूप थी और आसपास कहीं भी छांव नहीं था और गाड़ी में एसी ऑन था। अद्वैत बाहर जाता है और आगे जाकर उन लोगों से हाथ मिलाता है। उनमें से एक आदमी आगे आकर अद्वैत को समझाने लगता है। अद्वैत के दोनों हाथ जेब में थे और वो ध्यान से सब कुछ सुन रहा था और देख रहा था। वहीं अदिति भी पीछे की सीट से अद्वैत को देख रही थी। अद्वैत का ऑरा ही अलग था, शार्प फीचर्स, चेहरे पर घमंड, चाल भी रौबदार जैसे कोई महाराजा चल रहा हो। अदिति अद्वैत को देख खुद से बोली, आपको तो हमने उसी दिन अपना मान लिया था जिस दिन हमने आपका सिर्फ नाम सुना था। कुछ अलग सा कनेक्शन है आपसे। आपकी नाराजगी पता नहीं सही ही नहीं जाती। अगर आप शादी के दिन हमारे हुक्म सा होते तो हम सच में इस तरह आपकी बेरुखी को सह नहीं पाते। कहकर गहरी सांस लेती है और अद्वैत को एक तक देखने लगती है। अद्वैत का भी ध्यान बात करते करते गाड़ी के अंदर जाता है। उसकी आंखें अदिति की आंखों से मिल जाती है। अदिति अद्वैत को देखती है। धूप बहुत थी। उसके हुक्म सा 48 डिग्री की धूप में खड़े थे और इस डिग्री में लोगों का शरीर तप जाता है। इतना बड़ा आदमी धूप में खड़े होकर काम कर रहा है। अद्वैत कितना डाउन टू अर्थ है। अद्वैत अपनी नजरें फेर के वापस अपनी शर्तें रखने लगता है। उन क्लाइंट्स के धूप और अद्वैत की शर्त के कारण पसीने छूटने लगते हैं। तभी अदिति को वहां कुछ दूरी पर कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो अपने हाथों में बड़े बड़े मटके लेकर जा रहे थे। शायद वो लोग कहीं से पानी भरकर आ रहे थे और उनसे मटका उठाया नहीं जा रहा था। अदिति अपने घूंघट को ठीक करके ड्राइवर से कहती है, भाई साहब हम उन बच्चों की मदद करके आते हैं। ये कहकर वो गाड़ी से बाहर निकल गई और उस ओर जाने लगती है। अद्वैत का ध्यान बिल्कुल नहीं था। वो चलते हुए उन बच्चों की ओर जाती है। धूप बहुत थी। एसी से डायरेक्ट बाहर निकलने के कारण अदिति को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो उन बच्चों के पास पहुंच जाती है। वो अपना घूंघट ऊपर करके देखती है और कहती है, क्या हुआ बच्चों, आप इतनी धूप में कहां से आ रहे हो? अदिति के सामने 7 साल की बच्ची और एक 4 साल का बच्चा था। वो बच्ची बोली, भाई साहब हम दोनों पानी भरकर जा रहे थे अपनी झोपड़ी में। ये सुन अदिति उनके मटके को देखती है जो उन लोगों ने पकड़ा हुआ था। अदिति बोली, लाओ भारी होगा, हम पकड़ लेते हैं, आप दोनों से गिर जाएगा। वो बच्चे मना करते हैं पर अदिति उन्हें समझा के मटका ले लेती है। अदिति मटके के अंदर देखती है। मटके के अंदर बहुत ही गंदा पानी था, पीले रंग की मिट्टी वाला पानी। अदिति हैरानी से बोली, आप इस पानी का क्या करोगे? वो सुन बच्ची बोली, भाई साहब ये पानी पीने के लिए और खाना बनाने के लिए है। ये सुन अदिति चौंक जाती है और कहती है, आपने ये पानी कहां से भरा? वो छोटा सा लड़का अपना हाथ दिखाते हुए सामने बहुत दूर एक कुएं की तरफ इशारा करता है। बच्चों ने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी। वहीं अद्वैत की डील हो चुकी थी। वो आदमी वहां खड़े आपस में बात कर रहे थे। अद्वैत उनके हाथों से पेपर्स लेने लगता है और कहता है, हम पढ़कर साइन करके भिजवा देंगे। वो आदमी हाँ में सिर हिलाता है। तभी अद्वैत का ध्यान गाड़ी के अंदर जाता है। वो अदिति को गाड़ी में बैठे ना देखकर हैरान हो जाता है और ड्राइवर को बाहर बुलाता है। अद्वैत अपनी सरल आवाज में कहता है, कहां है कुंवर रानी सा? अद्वैत के मुंह से कुंवर रानी सा सुन वो सभी आदमी हैरानी से अद्वैत को देखते हैं। मतलब अद्वैत अपनी धर्मपत्नी को लेकर आए थे। अद्वैत का सवाल सुन ड्राइवर सिर झुका के कहता है, कुंवर साहब वो सामने 2 छोटो टाबरो वो बच्चों की मदद करने गई हैं। सब लोग उस दिशा में देखते हैं जहां अदिति 2 बच्चों के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में मटका था। उसके माथे से पसीना निकल रहा था। अदिति को इस तरह धूप में खड़ा देख अद्वैत का दिल जल जाता है। वो तुरंत उस ओर जाने लगता है। साथ में क्लाइंट्स भी आने लगते हैं। तभी अद्वैत रुक के पीछे मुड़कर अपनी कोल्ड आंखों से घूर कर कहता है, प्रोफेशनल मीटिंग खत्म हो चुकी है, आप लोग अब जा सकते हैं।
अब आपको हमारे पारिवारिक मामले में आने की जरूरत नहीं है। अद्वैत की बात सुन सारे क्लाइंट का मुंह लटक जाता है। वो वहां से चले जाते हैं। वो सिर्फ मदद करने आ रहे थे, पर हुकुम सा को कहां पसंद था कि उनकी धर्मपत्नी उनकी मरमण को कोई और आदमी आंख उठा के भी देखे। अद्वैत वहां से अदिति के पास चला जाता है। अदिति अब कुएं तक आ चुकी थी। वो कुएं में देखती है, कुएं के अंदर कीचड़ था और पानी बहुत गंदा था। अदिति बच्ची से पूछती है, बच्चों ये पानी कहां से आया? जमीन से। वो बच्चे नाम में सिर हिलाकर कहते हैं, आसमान से। अदिति समझ जाती है बारिश का पानी यहाँ जमा हुआ होगा। वो उस पानी को देख बच्चों को देखती है। बच्चे भी ज्यादा हेल्दी नहीं थे, ब्राउन स्किन, कपड़े गंदे और हाथ पैर भी कंकाल की तरह पतले थे। तभी अद्वैत वहां आ जाता है और अपनी भारी आवाज में कहता है, क्या हो रहा है यहाँ? और तुम बिना पूछे यहाँ कैसे आ गई? अद्वैत की आवाज सुन अदिति पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, हुकुम सा माफी चाहते हैं, हम आपको बिना पूछे यहाँ आए। आइए ना, देखिए ना इस कुएं में कितना गंदा पानी है और ये बच्चे इस पानी को पीते हैं और खाना भी पकाते हैं। ये बात सुन अद्वैत उन बच्चों को देखता है और आगे आकर कुएं में देखता है। सच में पानी बहुत गंदा था। उसने अपने जीवन में ऐसा पानी पीना तो दूर, उसमें पैर भी अंदर नहीं रखा होगा। तभी वो बच्चे बोले, हमारे इलाके के सभी लोग यहीं से पानी पीते हैं। अद्वैत आसपास देखता है, यहाँ आसपास तो नदी भी नहीं थी। तभी अदिति अद्वैत के पास जाती है और उसकी बाह से शर्ट पकड़ के कहती है, क्या हम इनकी मदद नहीं कर सकते? प्लीज, हम इन्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकते। हम इनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते। जो भी खर्च होगा वो हम आपको बाद में लौटा देंगे, हमारे बाबा से लेकर। प्लीज प्लीज। अदिति आगे बोलती उससे पहले अद्वैत उसकी आंखों में देखता है। अदिति चुप हो जाती है। अद्वैत उसकी कमर कस के पकड़ के कहता है, बाबा सा क्यों? तुम्हारी शादी हमसे हुई है, तुम्हारी सारी इच्छाएं, तुम्हारे सारे खर्च तुम्हारे बाबा सा नहीं, तुम्हारे हुक्म सा पूरा करेंगे, समझी? ये सुन अदिति हाँ में सिर हिलाती है। अद्वैत उसके कान के पीछे लटों को करके कहता है, हमारे पैसों पर तुम्हारा हक, सिर्फ तुम्हारा। कहकर अदिति की ओर वो देखने लगता है। क्या होगा अब आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 59। अद्वैत की बात सुन अदिति अद्वैत को देख रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी अद्वैत अदिति को छोड़ता है। उसे अपनी ही कही हुई बात याद आती है कि वो अदिति को छुएगा भी नहीं। वो अदिति को खुद से अलग करता है। अदिति भी अद्वैत से नजर चुराकर उन बच्चों को देखती है जिनके पैरों में चप्पल तक नहीं थी। वो 4 साल का बच्चा अपने पैर ऊपर नीचे करने लगा था क्योंकि धूप बहुत तेज हो रही थी। अदिति जल्दी से उस बच्चे के पास जाकर उस बच्चे को अपने गोद में उठा लेती है, पर अदिति उसकी हल्की सी आह निकल जाती है। अद्वैत अदिति को पकड़कर हल्के से गुस्से में कहता है, अभी तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है किसी भी भारी चीज को उठाने के लिए। ये सुन अदिति अद्वैत को नम आंखों से देखकर कहती है, हुकुम, अगर ये हमारे बच्चे होते तो क्या हम उन्हें इतनी धूप में खुले पैर घूमने देते? बताइए। अद्वैत गहरी सांस लेता है और बच्चे को थोड़ा ऊपर करके अदिति के गोद में देता है। अदिति अपने लेफ्ट हैंड के बच्चे को पकड़ लेती है। वहीं वो छोटी सी 7 साल की बच्ची भी खुश हो जाती है क्योंकि उसे खुद महसूस हो रहा था कि खुले पैर इतनी धूप में दर्द क्यों हो रहा है। अद्वैत उस लड़की को देखता है, उसकी आंखें नम थी। वो आगे आकर उसे एक हाथ से अपनी गोद में उठा लेता है। वो लड़की भी खुश हो जाती है और अदिति को देखकर कहती है, थैंक यू भाई साहब। अदिति मुस्कुराती है। अद्वैत पीछे देख ड्राइवर को इशारा करता है। ड्राइवर जल्दी से वहां आता है और ड्राइवर के हाथ में छाता था तो वो छाते को खोलने लगता है और अदिति के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अदिति हैरानी से छाते को देखती है और कहती है, नहीं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर ये बच्चे धूप में इतना काम कर सकते हैं तो हम तो इनसे भी बड़े हैं। अदिति की बात सुन अद्वैत बोला, उन बच्चों की तकदीर में हम नहीं हैं, पर तुम्हारी तकदीर में खुद अद्वैत प्रताप सिंह है और जब तक अद्वैत प्रताप सिंह के पास सब कुछ है तब तक पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में है। अद्वैत की बात सुन वो छोटा सा बच्चा ताली बजा देता है। उसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था पर उसे अब धूप नहीं लग रही थी। वो लड़की वो छाते को देखने लगती है और अद्वैत लड़की को अपने दूसरे हाथ में पकड़ के थोड़ा अदिति की तरफ आता है जिससे वो छोटी बच्ची छाते के नीचे आ जाती है। पीछे एक गाड़ी आकर खड़ी रहती है। उसमें से 4-5 आदमी बाहर आते हैं। ये सारे आदमी अद्वैत के गार्ड थे। वो आगे आकर सर झुकाकर कहते हैं, कुंवर सा, रानी सा, बच्चे हमें दे दीजिए, हम बच्चों को पकड़ लेते हैं। ये सुन अदिति बोली, आप हुकुम सा के हाथों से बच्ची ले लीजिए, उन्हें बाकी के काम भी देखने हैं और हम ठीक है, ये बच्चा इतना भी भारी नहीं है। तभी अद्वैत बोला, किसी को बच्चे गोद में लेने की जरूरत नहीं है। कहकर अद्वैत एक इशारा करता है। वो गार्ड गाड़ी के पीछे जाकर 3 चेयर लेकर आते हैं और चेयर खोलकर वहीं थोड़ी दूर में ही लगा देते हैं। अद्वैत बच्ची को उस पर बिठाता है। अदिति भी एक चेयर पर बच्चे को बिठाती है। अद्वैत इशारे से उसे भी बैठने को कहता है। ड्राइवर उनके पास आकर उनका छाता उनकी ओर करता है। एक गार्ड आकर पंखे को गाड़ी में रखे जनरेटर से लगाकर पंखे को ऑन करता है। अदिति के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वहीं वो बच्चा भी मुस्कुराने लगता है और चेयर पर खड़ा हो जाता है। पंखे की हवा उसके चेहरे पर लग रही थी। अद्वैत किसी को कॉल करता है। थोड़ी ही देर में वहां पर एक टैंकर आता है और कुछ मजदूर आते हैं। वो मजदूर रस्सियां लेकर आते हैं और अद्वैत के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अद्वैत उन्हें कुछ कहता है और उनके पास आगे चला जाता है। अद्वैत अपना ब्लेजर निकालकर स्लीव को फोल्ड करता है। अदिति उठकर वहां आती है और अद्वैत के हाथों से ब्लेजर ले लेती है। अद्वैत उसे देखता है और अदिति को अपना फोन, पर्स दोनों दे देता है। अदिति तीनों चीजें पकड़ लेती है। अद्वैत उसे वहां जाकर बैठने को कहता है। अदिति वहां जाकर बैठ जाती है। वहीं उनके पीछे गाड़ी भी पार्क की थी। गाड़ी के दरवाजे खुले थे और गाड़ी चालू थी। गाड़ी के अंदर एसी ऑन था। गाड़ी की एसी की ठंडी हवा उन तक आ रही थी। बच्चे उठकर भागकर गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। उन्हें ठंडा ठंडा लग रहा था। अद्वैत आगे आकर रस्सी को एक जगह बांधकर एक आदमी को नीचे उतरने में मदद करता है। गार्ड भी आगे आकर रस्सी को पकड़ लेते हैं। अदिति ध्यान से अपने हुकुम सा को देखती है कि कैसे कोई बिना मतलब के वो उनकी मदद कर रहे थे। वो दोनों आदमी नीचे उतर जाते हैं। एक मशीन के द्वारा पानी यानी कि गंदा पानी उसमें से खींचा जाता है। जो मजदूर नीचे उतरे थे वो पूरा कुआं साफ करते हैं। अदिति खड़ी होकर नीचे देखने को आती है। उसकी आंखें फैल जाती है। अंदर कितनी गंदगी थी। प्लास्टिक की थैली, पानी की बोतल्स, कचरे सब उसके अंदर ही पड़े थे। अदिति को ये सब देखकर उल्टी आने को होता है। वो वहां से चली जाती है और वो उन बच्चों को देखती है। आखिर कितने टाइम से ये बच्चे और उनके यहाँ जो रह रहे हैं वो इस तरह का पानी पी रहे हैं। ये बच्चे मजदूर वर्ग के बच्चे थे। अभी उन दोनों के माँ बाप दिन दहाड़े मजदूरी करने गए होंगे और उनकी बस्ती के बाकी सब बच्चे और वो सब जहाँ मकान, घर, होटल, इमारत बन रही होगी वहाँ होंगे। इस कारण वहाँ कोई नहीं आया था। अद्वैत पूरा कुआं साफ करवा देता है। अद्वैत वहाँ के मजदूर से कुछ दवाएं डलवाता है। ये दवाएं पानी में डालने से कीटाणु मर जाते हैं। मजदूर सूखी मिट्टी डालकर उसे चारों ओर फैला देते हैं जिससे अब कुआं साफ हो चुका था। अब मजदूर ऊपर आने लगे थे। धीरे धीरे सारे गार्ड ऊपर खींच रहे थे। वो दोनों आदमी एक साथ ऊपर आ रहे थे। 2 गार्ड एक आदमी को ऊपर खींच लेते हैं। उस आदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अपना पैर नीचे आ रहे आदमी को मार देता है। दूसरे आदमी का हाथ छूट जाता है। वो जैसे ही गिरने को होता है अद्वैत उस आदमी को पकड़ लेता है और उस आदमी को ऊपर खींचने लगता है। अद्वैत बल लगा रहा था जिससे शर्ट के बटन टूट रहे थे और नीचे जमीन पर गिर रहे थे। अद्वैत उस आदमी को ऊपर खींचकर जमीन पर लाता है। वो आदमी अद्वैत के आगे हाथ जोड़ लेता है। अद्वैत उसके कंधे पर हाथ रखता है। अद्वैत पीछे हो जाता है और टैंकर शुरू करने को कहता है। टैंकर का पानी कुएं में गिरने लगता है और वो दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और वहां आकर कहते हैं, ये अब से हमें अच्छा पानी मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा। अदिति खुश हो जाती है। अद्वैत अपने हाथ पीछे बांधकर अपने आदमी से कहता है, हर हफ्ते यहाँ पर टैंकर आना चाहिए और इसे आज जिस तरह साफ किया है ठीक उसी तरह हर 15 दिन में इसे साफ करना है और पानी भी डालना है। अद्वैत के आदमी हाँ में सिर हिलाते हैं। अद्वैत कहता है,
इन बच्चों को उनके घर ले जाओ और उनकी बस्ती के सभी लोगों को बता दो कि इस कुएं को कोई खुला नहीं रखेगा, सबको इस पर ढक्कन लगाना होगा और जब काम हो जाए तब। वो गार्ड हाँ में से हिलाकर बच्चों के लिए नए मटके में पानी भरकर उनके पैरों में चप्पल पहनाकर उन्हें वहां से ले जाते हैं। बच्चे खुशी से भागते हुए जाते हैं। अदिति खुश होकर उन्हीं बच्चों को देख रही थी। वहीं अद्वैत अदिति के चेहरे को देख रहा था। अदिति को बच्चों को देखकर सुकून मिल रहा था और अद्वैत को अदिति को देखकर सुकून मिल रहा था। अद्वैत ने अब सारा काम अपने गार्ड्स पर सौंप दिया और अदिति को लेकर वो अपनी गाड़ी के पास आता है। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। ड्राइवर भी आता है और गाड़ी में बैठकर गाड़ी शुरू कर देता है। अद्वैत अपने फोन में मैसेज करता है कि इस एरिया में जितने भी ऐसे कुएं हैं उन्हें साफ करके हर 15 दिन में पानी भरा जाए। अदिति को अब नींद आ रही थी। वो अब आंखें बंद करने लगती है और उसकी आंख लग जाती है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 60। अदिति और अद्वैत दोनों घर आ जाते हैं। अदिति बहुत खुश थी। आज उसके कहने पर अद्वैत ने लोगों की मदद की। वो कैसे अद्वैत को थैंक यू कहे, यही सब बातें वो सोच रही थी। तभी वो जल्दी से गाड़ी से बाहर जाकर हवेली में आती है। अभी इस वक्त हॉल में कोई भी नहीं था। अदिति जल्दी से भागते हुए कमरे में जाने लगती है। वहीं अद्वैत ये देखकर हैरान था। वो खुद भी जल्दी जल्दी अदिति के पीछे पीछे जाता है। अद्वैत अपनी भारी आवाज में बोला, तुम अब बड़ी हो चुकी हो, ऐसे भाग कर नहीं जा सकती, संभालो खुद को, गिर जाओगी नहीं तो। पर अदिति कहां सुनने वाली थी। वहीं अद्वैत को खुद पता नहीं था कि ये सब कहने के लिए वो खुद भागा था। वहीं वहां बगल में खिड़की साफ कर रही सेविका अद्वैत को देखकर हंसने लगती है क्योंकि अद्वैत खुद भाग रहा था और अदिति को भागने से मना कर रहा था। अद्वैत घूरकर उस मेड को देखता है। मेड वहां से डर के मारे चली जाती है। वहीं अदिति जल्दी से वॉशरूम में जाती है और हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर कपड़े चेंज करती है और एक सिंपल सा कॉटन का राजस्थानी ड्रेस पहन लेती है और माथे पर पल्लू लेकर वो नीचे हॉल में आती है और किचन में चली जाती है। अद्वैत स्टडी रूम से हॉल में आता है और अपने आसपास देखता है। उसे अदिति कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो हैरान हो जाता है, आखिर अदिति आई तो यही थी, तो वो गई कहां। अद्वैत आसपास चेक करता है। उसे वॉशरूम में अदिति के कपड़े मिलते हैं। वो समझ जाता है कि अदिति शायद कपड़े बदलकर नीचे गई होगी। अद्वैत आगे आता है और अदिति के दुपट्टे को उठाकर स्मेल करता है। अद्वैत की आंखें बंद हो जाती है और उसे एक अलग ही सुकून मिलता है। अदिति की खुशबू लेकर अद्वैत दुपट्टे को लेकर ही स्टडी रूम में चला जाता है और काम करने बैठ जाता है। अद्वैत अदिति के दुपट्टे को अपने गले में टांग लेता है। उसकी खुशबू अद्वैत के नाक में आती है और वो अपना काम करने लग जाता है। वो बार-बार दुपट्टे को छूता है और उसकी खुशबू लेता है। तभी डोर नॉक होती है। अद्वैत जिप जाता है और जल्दी से दुपट्टे को निकालता है और टेबल पर एक ड्रॉर खोलकर उसमें डाल देता है और ड्रॉर में से अदिति का एक और दुपट्टा था और साथ में उसकी एक मिडी थी जो उसने दूसरे दिन पहनी थी। अद्वैत ठीक से बैठ जाता है और अंदर आने को कहता है। आदि अपना लैपटॉप लेकर अंदर आता है और अद्वैत के सामने बैठकर कुछ दिखाने लगता है तो अद्वैत भी उसे कुछ समझाने लगता है। वहीं दूसरी ओर अदिति किचन में थी और अद्वैत की फेवरेट डिश दाल बाटी बना रही थी। अदिति जल्दी से आटा गूंथ लेती है और बाकी कुकर को निकाल के जल्दी से बाटी को उसमें रखने लगती है और कुकर को बंद कर देती है। दूसरी ओर वो दाल बना रही थी जिसके लिए वो दाल का तड़का दे रही थी। पूरी हवेली में अदिति की बना रही दाल और बाटी की स्मेल फैल जाती है। बाकी घर की औरतें नीचे आती हैं क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए बाटी बनाना बहुत ही मेहनत की बात थी। गीता जी किचन में आती है। वहीं अद्वैत की काकी साबी नीचे आती है और दोनों अदिति की मदद करने लग जाती हैं। मदद करते हुए गीता जी बोली, आपको पता है पहले के जमाने में बाटी किस तरह बनाई जाती थी। अदिति बोली, थोड़ा बहुत पता है क्योंकि हमारी दादी साहब हमें बहुत कहानियां सुनाती थी अपने बचपन और जवानी की। तब ऐसे घरेलू नुस्खे बताती थी हमें कि। ये सुनकर गीता जी बोली, जमीन पर राख को अच्छे से फैलाते हैं और बाटी के छोटे छोटे टुकड़े रखकर उस पर गोबर रख के सूखा हुआ घास उसका छोटा सा पहाड़ बनाते थे और उसको जला देते थे और जब तक पूरा जल न जाए तब तक इंतजार करते थे। अदिति बाटी कुकर में से बाटी को निकालती है और दूसरी बाटी डालती है और सिर्फ हिलाती है। थोड़ी ही देर में बाटी तैयार हो जाती है। अदिति सब कुछ टेबल पर लेकर आती है और सेवक सबको बुलाकर नीचे लेकर आता है। सब आ जाते हैं। वहीं अदिति का दिल धड़कने लगता है। उसके हुकुम सा नहीं आए थे। सब लोग बैठ चुके होते हैं। 9 बज चुके थे। हुकुम सा नियम के पक्के थे। आखिर वो लेट कैसे हो सकते थे। अगर 9 बजे से ऊपर हो जाता तो नियम के अनुसार उन्हें घर के लोगों के साथ बैठकर खाने को नहीं मिलेगा। अदिति परेशान हो जाती है। तभी उसे अद्वैत वहां से आता हुआ नजर आता है। उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। अद्वैत वहां पर आकर बैठता है। उसे चारों ओर बाटी की खुशबू आ रही थी। वो कुछ बोलता नहीं है, बस एक नजर अदिति को देखता है। अदिति अद्वैत को बाटी सर्व करती है। अद्वैत अपने प्लेट में देखता है। तभी अदिति धीरे से बोली, ये आपके लिए है। आपने आज जो हमारे लिए किया इसके लिए हमारी तरफ से आभार है और सुबह के लिए सॉरी भी। आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया ना हमने देवर साहब की साइड ली तो प्लीज अब मान जाइए। अद्वैत एक नजर अदिति को देखता है और धीरे से कहता है, ये तो अब ये बाटी बताएगी कि हमें कितना संतुष्ट कर रही है और हमें बाटी से काम चल जाएगा या हमें कुछ और भी चाहिए होगा। ये कहकर वो तिरछा मुस्कुराता है। अदिति शर्मा जाती है और अद्वैत को परोसकर आदि और बाकी सबको परोसती है। गीता जी भी उसकी मदद करती है। सब खाना शुरू करते हैं। अद्वैत पहला निवाला लेता है और उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कान वक्त रहते गायब भी हो जाती है। वो बाटी जल्दी जल्दी खाने लगता है और अदिति जानने की कोशिश करती है कि उसे पसंद आई भी कि नहीं आई। बाकी घर वाले अदिति की बहुत तारीफ करते हैं और अदिति को शगुन भी देते हैं। अदिति दादा साहब, बाबा साहब और काका साहब के पैर भी छूती है। क्या होता है आगे कहानी में जानने के लिए सुनिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 61। अद्वैत की बात सुन अदिति शर्मा जाती है। तभी दादी सा बोली, आज हमारे लाडे सर कहाँ गए थे अपनी मरवण के साथ। ये सुन अदिति हड़बड़ा जाती है। वहीं अद्वैत दाल बाटी खाते हुए कहता है, हम हमारी मरवण को हमारा ऑफिस और कारोबार दिखाने ले गए थे। ये सुन अदिति राहत की सांस लेती है। अभी वो किसी से कुछ कहना नहीं चाहती थी। एक बार इलाज के बाद क्या रिजल्ट आए बाद में वो सब कुछ बता देना चाहती थी। तभी गीता जी बोली, आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है। यही कि रतन सा और उर्मिला जी आ रहे हैं हमारी गुंजन को शगुन देने। अद्विक जी ने हाँ कह दिया है। हाँ। ये सुन अदिति खुश होकर कहती है, कल माँ साहब वापस आ रहे हैं। गीता जी बोली, जी बेटा। अद्वैत बोला, अभी तो रिश्ते की बात हुई है और कल कल के कल शगुन क्यों देना है उन्हें। ये बात सुनकर कमल जी बोले, अद्विक जी को 6-7 महीने विदेश जाना है तो हमने सोचा कि शादी ही करनी है तो 1-2 महीने में कर देते हैं। दोनों को वहां जाकर वक्त भी मिल जाएगा साथ में रहने का और हमारी गुंजन भाई साहब उनका ख्याल भी रखेंगे वहां जाकर। गुंजन सबको देख रही थी। वहीं अस्मिता भी खुश हो जाती है। अब उसे भी कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा और शादी में मजे करेगी और वो मजे से खाना खाने लगी। अद्वैत का खाना हो चुका था। वो गुंजन को देखते हुए बोला, भाई साहब आपको ये रिश्ता पसंद है ना। ये मत समझिएगा कि आपकी भाभी साहब के भाई साहब है तो आप मना करेंगी तो हमें बुरा लग जाएगा। अगर आपको इस रिश्ते से खुशी नहीं मिल रही है तो हमें बता दीजिए। हमारे और कई रिश्तेदार हैं और बिजनेस पार्टनर भी हैं जो हमारी ही जात के हैं। ये सुन के गुंजन अद्वैत को एक नजर देखती है और धीरे से कहती है, हमें ये रिश्ता मंजूर है भाई साहब। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाभी साहब के भाई साहब से। वैसे भी वो एक बहुत अच्छे इंसान है। अद्वैत हाँ में सिर हिला देता है और वहां से खड़े होकर कहता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें या मासा से बता देना, कोई जल्दी नहीं है, अभी सिर्फ रिश्ता जुड़ा है। गुंजन मुस्कुरा देती है। अद्वैत कमरे में जाने लगता है। वहीं आदि हंस रहा था। उसे स्टडी रूम वाला हादसा याद आ जाता है। गुंजन उसके बगल में बैठी थी और बोली, आदि भाई साहब आप क्यों हंस रहे हैं बताइए ना। आदि कुछ बोलता कि तभी उसके सिर के पीछे से एक जोर से चपत लगती है। आदि पीछे मुड़कर देखता है तो अद्वैत उसे जाते हुए मारता है।
आदि का मुंह बंद हो जाता है। उसे समझ आ गया था कि ये एक वार्निंग है। अगर उसने किसी को भी कुछ भी कहा तो इससे भी जोर से मार पड़ने की आशंका है। वो नाम इसे रिलाता है। अब कोई बात नहीं है, हम तो इसलिए हंस रहे थे क्योंकि हमें एक रील याद आ गई। अस्मिता उसे छोटी आंखों से घूरने लगती है और फिर अपना ध्यान खाने की ओर करती है। अदिति भी खाना खाने बैठ जाती है और सारा किचन का काम फिनिश करके ही ऊपर आती है। आज पता नहीं क्यों अदिति को ऊपर जाते हुए कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो अपने दिल पर हाथ रखती है और कमरे में आ जाती है। कमरे में इस वक्त कोई भी नहीं था। अदिति वॉशरूम में जाकर पहले शावर लेती है और नॉर्मल साड़ी पहनकर बाहर आती है। उतने में ही अद्वैत कमरे में आ जाता है। अदिति सोफे के पास जाती है और अद्वैत के सामने बैठकर कहती है, बताइए ना हुकुम साहब, आज बाटी कैसे बनी थी? सबने हमारी तारीफ की, सिर्फ आपने ही हमारी तारीफ नहीं की। ये सुन अद्वैत जो फाइल रीड कर रहा था उसे साइड में रख के कहता है, तो मुझे ये वाली आज ये जो फाइल है वो पढ़ने देने वाली हो कि नहीं? आज भी तुमने पढ़ने नहीं दिया और अभी भी पढ़ने नहीं दे रही हो। ये बात सुनकर अदिति का मुंह बन जाता है। वो नाराज होकर वहां से खड़ी होकर जाने लगती है। तभी अद्वैत उसे अपनी गोद में खींच लेता है। अदिति अद्वैत के सीने से जाकर लग जाती है। अद्वैत उसे कमर से कस के पकड़ता है। अदिति के बाल अद्वैत के चेहरे पर पड़ते हैं। अद्वैत धीरे से अपना चेहरा अदिति की गर्दन की ओर लेकर जाता है और अपनी आंखें बंद करके अदिति की गर्दन की स्मेल लेने लगता है। अदिति कस के अद्वैत के शर्ट को पकड़ती है। वो धीरे से कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं हुकुम साहब? आपने ही तो हमसे कहा था ना कि आप हमें छूने नहीं वाले। अदिति की बात सुनकर अद्वैत पीछे से अदिति की गर्दन पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब लाकर इंटेंस नजरों के साथ कहता है, तो तुम ये चाहती हो कि हम तुम्हें ना छुएं? तुम्हें हमारा छूना पसंद नहीं है? कहकर अदिति को देखता है। अदिति अद्वैत को एक टक नजरों से देखने लगती है। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। वो अपने आप कांपते हुए होठों से कुछ कहने वाली थी कि तभी उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अद्वैत उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। वो उसे किस करने लगता है और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे में खोने लगते हैं। एक दूसरे की बाहों में वो पूरी तरह डूब चुके थे। वो अदिति के चेहरे को यहाँ वहाँ चूम रहा था। अद्वैत वापस से अदिति के गर्दन से ऊपर उठकर अदिति के चेहरे के करीब आता है और एक टक अदिति के चेहरे को देखने लगता है। अदिति भी अपनी आंखें खोलती है पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अद्वैत के सामने भी देख सके। अदिति अपनी नजरें झुकाए रखती है। तभी अद्वैत अपने हाथ में अदिति की चिन पकड़ लेता है। अदिति धीरे से उसकी तरफ देखती है और अद्वैत उसे देखते हुए कहता है, हम तुम्हें कहीं भी कभी भी और किसी भी वक्त छू सकते हैं, क्योंकि तुम्हें छूने का हक, तुम्हें खुश करना, तुम्हें सुकून देना, ये हक, तुम्हारे खर्चे पूरे करने का हक, तुम्हें अपना बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हुकुम सा का है। ये कहकर अदिति की आंखों में वो एक टक देखने लगता है। अदिति भी अद्वैत को एक टक देखकर कहती है, हुकुम सा, आप ऐसा हुकुम हम पर किस नाते कर रहे हैं? एक पति होने के नाते कि आपके मन में कुछ और है क्या? हम आपको बस। अदिति आगे कुछ कहती है उससे पहले अद्वैत उसके होठों पर अपनी उंगली रखता है और कहता है, रात बहुत हो चुकी है, तुम्हें अब सोना चाहिए, कल हमें जल्दी भी उठना है ना। कहकर वो अदिति को अपनी गोद में उठा लेता है। अदिति हैरान हो जाती है। अद्वैत को देखती है। अद्वैत उसे बेड पर लेटाता है और खुद उसके पास लेट जाता है। अदिति अद्वैत को देखती है जो बेड पर सीधे लेटा हुआ था। उसका एक हाथ सिर के ऊपर था और एक हाथ अपने सीने के ऊपर था। अदिति एक टक अद्वैत को देख रही थी और अपने मन में कहती है, क्या चल रहा है आपके मन में हुकुम? एक पल के लिए ऐसे जताते हैं कि आप हमारे बीच कुछ भी नहीं और एक पल के लिए आप गुस्से में हमसे दूर हो जाते हैं। क्या आप हमें पसंद करने लगे हैं? ये कहकर अदिति फीका सा मुस्कुराती है और खुद से कहती है, हमारी ऐसी किस्मत था कि हुकुम साहब हमें पसंद करें। वो जरूर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे होंगे एक पति होने के नाते। कहकर वो नम आंखों से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं अद्वैत अदिति की आंखें बंद होते ही अपनी आंखें खोलकर उसे देखता है। उसे नींद नहीं आ रही होती। वो धीरे धीरे उसकी तरफ होकर अदिति के पल्लू को अपनी तरफ करता है और अदिति के पल्लू की स्मेल लेते हुए धीरे धीरे नींद की आगोश में चला जाता है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 62। सुबह के 5 बजे अदिति आराम से चैन की नींद सो रही थी। तभी उसके कानों में एक भारी आवाज सुनाई देती है। अदिति कसमसाने लगी थी और 2-3 बार खुद को और पुकारने से अदिति की नींद खुल जाती है। अदिति अपनी आंखें खोलकर बगल में देखती है। अद्वैत बगल में बैठा उसे ही देख रहा था। अद्वैत हल्का सा मुस्कुराया और बोला, उठ गई मारी मलाई कुल्फी, चलो अब जिम जाना है, फ्रेश हो जाओ। ये सुनते ही अदिति जो अब भी नींद में थी वो अद्वैत का हाथ पकड़कर उसे सहलाते हुए कहती है, हुकुम सा सो जाइए ना, और इतनी सुबह सुबह कौन उठता है, सोने दीजिए। कहकर वो अपनी आंखें बंद करती है। तभी अद्वैत उसके हाथ को छुड़ाकर कहता है, तुम उठ रही हो या हम तुम्हें गोद में उठाकर ले जाएं? ये सुन अदिति जल्दी से उठ जाती है और मुंह बनाकर हुकुम सा को देखने लगती है। अद्वैत ने टी-शर्ट और ब्लैक लोअर पहना हुआ था और अदिति वॉशरूम में जाकर ब्रश करती है और अपने हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर बाहर आती है। वहीं अद्वैत कमरे में खड़ा हुआ था और अदिति का इंतजार कर रहा था। अदिति अपनी साड़ी के पल्लू को कमर में डालकर कहती है, चलिए हुकुम सा। ये सुनकर अद्वैत अदिति को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, तुम साड़ी में एक्सरसाइज करने वाली हो? ये सुन अदिति खुद को देखती है और कहती है, पर हम क्या पहने कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अद्वैत बोला, वार्डरोब के ऊपर कपड़े निकाल के रखे हुए हैं, उसे पहनो और जल्दी आओ। और 5:20 तो यही हो गए, अब चलो 5 मिनट के अंदर आ जाना तुम। अदिति ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो जल्दी से चेंजिंग रूम में जाती है और वहां रखे कपड़ों को देख हैरान हो जाती है। वो अपने हुकुम सा के सामने ऐसे कपड़े पहनेगी? यही सब अदिति के मन में चल रहा था। वो एक तक अद्वैत के रखे कपड़ों को देख रही थी। अदिति गहरी गहरी सांसें लेती है और अपने वो वार्डरोब में से कुछ और देखने लगती है। अदिति के हाथ में कुछ कपड़े लगते हैं। वो उसे जल्दी से पहन लेती है और अपने बालों को एक पोनी टेल में बना लेती है। अदिति खुद को ऐसे देखकर मुस्कुरा रही थी और बाहर जाती है। अद्वैत अपने फोन में लगा हुआ था। तभी उसे अदिति की पायल की आवाज आती है। अद्वैत ऊपर आंखें उठाकर देखता है और हैरान हो जाता है। अदिति ने व्हाइट कलर के क्लोथ्स पहने हुए थे। अद्वैत की भौहें तन गई। वो अदिति से कहता है, क्या वहाँ ये रखा हुआ था? अदिति ये सुनकर शर्मा जाती है और नाम इसे रिलाती है। वहीं अद्वैत बेचैन था। उसे अदिति के सुंदर पैर देखने थे, पर उसकी ये मलाई कुल्फी, उसने तो पूरा प्लान का सत्यानाश कर दिया था। अद्वैत एक नजर अदिति को घूरता है और वहां से चला जाता है। अदिति भी अद्वैत के पीछे 4th फ्लोर पर चली जाती है। अदिति ऊपर आती है। वो पूरी हवेली अभी ज्यादा नहीं घूमी थी क्योंकि उसके पैरों और हाथों में चोट लग गई थी और वो अपने कमरे में ही ज्यादातर रहती थी। अदिति अद्वैत के साथ ऊपर वाले माले में आ जाती है। अद्वैत जिम का दरवाजा खोलता है और दोनों अंदर आते हैं। जिम में एसी पहले से ही ऑन था, इसीलिए रूम पहले ठंडा हो चुका था। अद्वैत अदिति को अंदर बुलाकर दरवाजा बंद करता है। अदिति वहां मौजूद सभी चीजों को देखती है और खुश होकर कहती है, हुकुम सा, क्या हम इन सब चीजों की मदद से एक्सरसाइज करने वाले हैं? अद्वैत सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है। अदिति आगे आकर नीचे रखे डंबल्स उठाते हुए कहती है, आपको पता है ये तो मैं चुटकियों में उठा लेती थी। कहकर वो जैसे ही उठाने को जाती है उससे 1% भी डंबल हिलता नहीं। अदिति का चेहरा पीला पड़ जाता है। वहीं अद्वैत पीछे खड़े होकर हाथ बांधकर अदिति की बकवास जो बोले जा रही थी और कुछ बहाना ढूंढ रही थी वो सुनता है। वो कहती है, वो कल रात मैंने ज्यादा नहीं खाया था ना, इसलिए इतनी शक्ति नहीं है, वरना मैं तो इसे अभी उठा लेती। ये सुन अद्वैत उसके करीब आकर कहता है, अच्छा क्यों नहीं खाया था खाना? सही से हमने स्पेशल डाइट जो चार्ट में बनवाई हुई है उसे पूरा करना है और कहा था ना हमने तुम्हें।
अदिति ये सुनकर हल्का सा पका जाती है। वो क्या बोले उसे तो समझ नहीं आ रहा था। तभी अद्वैत धीरे धीरे उसकी ओर झुकता है। अदिति हकलाते हुए कहती है, हुकुम सा आप ये क्या? अदिति बोल रही थी कि अद्वैत उसके पीछे से एक योगा मैट निकालता है और दूसरी ओर निकालकर जमीन पर बिछाता है। अदिति ये करते हुए देख रही थी। अद्वैत अपने पैरों में से जूते निकालकर नीचे बैठ जाता है और अदिति से कहता है, हमें सिर्फ योगा करना है और तुम्हें इस जिम में से एक भी मशीन को छूने की अनुमति नहीं है। ये सुन अदिति हैरान हो जाती है और कहती है, क्या? क्यों? पर हमने ये सब जिम में ट्राई किया है। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए ना, हमें यही सब करना है, योग नहीं। ये सुन अद्वैत अदिति का हाथ पकड़ के नीचे खींच लेता है और उसे बिठाकर कहता है, ये सब एक ट्रेनर के सामने किया जाता है और हम खुद बाहर जाकर जिम जाकर एडवाइस लेकर ये सब यूज करते हैं और तुम्हें बिना ट्रेनर के कैसे ये सब करने दे? खबरदार अगर खुद से कुछ भी करने का ट्राई किया तो हम जो सिखा रहे हैं वही करेंगे। अब समझ रही है ना आप? अदिति हाँ में सर हिलाती है। अद्वैत उसे ठीक से बैठने को कहता है, फिर धीरे धीरे उसे प्राणायाम करने को कहता है। अदिति भी शांत मन से धीरे धीरे कर रही थी क्योंकि ये उसकी हेल्थ के लिए अच्छा था। जैसे जैसे अद्वैत बताता वैसे वैसे अदिति योगा कर रही थी और जब उसकी बॉडी अच्छे से मूव नहीं करती तो अद्वैत उठकर उसकी मदद करता। कभी उसके पैरों को दूर करता तो कभी उसके हाथों को पकड़ता, कभी उसकी कमर की पकड़ उसे नीचे या ऊपर होने में मदद करता। वहीं अदिति का ध्यान आधे से ज्यादा तो अद्वैत की छुअन पर ही जा रहा था। वो अद्वैत के हाथ अपने आप पर महसूस करके आंखें बंद कर लेती थी। वहीं अद्वैत के मन में अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई थी। अब क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 63। अद्वैत अदिति को सारे आसन सिखाता है। लास्ट में दोनों सूर्य नमस्कार वाला आसन साथ में करते हैं। अदिति के होठों पर मुस्कान थी। उसे अद्वैत के साथ अब योगा करने में मजा आ रहा था क्योंकि खुद अद्वैत उसका साथ दे रहा था। अदिति का एक पैर उसके दूसरे पैर के घुटने पर था, वहीं अद्वैत का पैर भी अपने घुटने के पास ही था। दोनों के हाथ जुड़े हुए थे और दोनों स्ट्रेट देख रहे थे। धीरे से दोनों नीचे से अपने घुटने पर आकर झुक जाते हैं और धीरे धीरे घुटने पर बैठकर ही आसन करते हैं। ऐसे ही दोनों का आसन खत्म होता है। अदिति बहुत ज्यादा थक चुकी होती है, उसके बदन से पसीने आने लगते हैं। वो वहाँ सोफे पर बैठ जाती है। उसका बदन दर्द कर रहा था। उसने काफी टाइम बाद इतने सारे आसन एक साथ किए थे तो अद्वैत को तो वैसे भी आदत थी, वो तो हर सुबह जिम जाता था। अदिति लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसकी आंखें बंद थी। तभी उसे अपने चेहरे पर कुछ महसूस होता है। अदिति अपनी आंखें खोलकर देखती है। अद्वैत नैपकिन से अदिति का चेहरा पोंछ रहा था। ये देख अदिति अद्वैत का हाथ रोकती है और कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है हुकुम साहब, हम अभी नहाने ही जा रहे हैं, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये कहकर अदिति वहां से उठकर जाने लगती है। अद्वैत अदिति को खींचकर अपने बहुत करीब कर लेता है। अदिति अद्वैत की आंखों में हैरानी से देखती है। दोनों इस वक्त पसीने से भीगे हुए थे। उसके बदन में एक ऐसी आग लगी थी कि एसी की हवा भी ठंडी होकर शांत नहीं कर सकती थी। अद्वैत अदिति के एक हाथ पीठ से लगा लेता है। अदिति अपनी आंखें बंद करती है। अद्वैत अपने हाथों में पकड़े हुए नैपकिन से अदिति की गर्दन को पोंछता है। अदिति का एक हाथ अद्वैत की टी शर्ट को पकड़ लेता है। अद्वैत धीरे धीरे अदिति की गोरी गर्दन, कॉलर बोन, अदिति के कान के पीछे और धीरे से जानबूझकर अपना हाथ नीचे की ओर ले जाता है। अदिति की सांसें और तेज होने लगती है और वो जोर से बोलती है, हुकुम साहब कहकर अपनी आंखें खोल लेती है और गहरी सांसें लेकर अद्वैत को देखती है और अपनी पलकें झुका लेती है। अद्वैत तिरछा मुस्कुराने लगता है और धीरे से अदिति की गर्दन पर जैसे ही अपने होंठ रखने वाला होता है, अदिति अपना पूरा जोर लगाकर अद्वैत को अलग करके वहां से भाग जाती है और अपने कमरे में आकर सीधे वॉशरूम में घुस जाती है और दरवाजा बंद करके गहरी सांसें लेती है। उसे बहुत शर्म आ रही थी। ऊपर से इस तरह के कपड़े पता नहीं पसीने से पूरे चिपक चुके थे और उसके शरीर का उभार साफ साफ दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी ओर जिम में अद्वैत नैपकिन को देखता है। उसी नैपकिन से वो भी अपना पसीना पोंछ के टी शर्ट उतारता है और वहां जाकर लेटकर पुशअप्स करने लगता है। अद्वैत अपने दोनों हाथों से तेज पुशअप कर रहा था। उसकी नसें साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसके बगल में कोई आता है। अद्वैत बगल में देखता है आदि भी अद्वैत के साथ पुशअप कर रहा था। दोनों भाई की बॉडी परफेक्ट थी पर अद्वैत कुछ ज्यादा ही फिट था क्योंकि वो बहुत पहले से ही खुद को फिट करने लगा था। और आदि को वर्षा कॉलेज के आने के बाद लड़कियों को दिखाने के लिए अपनी बॉडी बना रहे थे। अद्वैत फुली सांस लेकर कहता है, हमें चैलेंज कर रहे हैं क्या आप? ये सुनकर आदि बोला, हम कौन होते हैं आपको चैलेंज करने वाले? आप तो हमारे भगवान हैं और हम एक सामान्य प्राणी जो आपके इशारे पर चलते हैं। हम कहाँ आपसे जीत पाएंगे? ये सुन अद्वैत आदि को घूरता है और कहता है, ये सब बकवास के बदले ये कहा होता 100 पुशअप तक कौन टिक पाता तो अच्छा होता। आदि का मुंह बन जाता है। वो बोला, अगर हम जीत गए तो हम जो कहेंगे वो करेंगे आप? अद्वैत रुक कर एक नजर देखता है और हाँ में से हिलाता है। दोनों एक साथ वापस से शुरू करते हैं। दोनों शर्टलेस होते हैं। दोनों एक साथ नीचे जाते हैं और एक साथ ऊपर आते हैं। दोनों काफी हाँफ रहे थे। तभी अदिति वहां आती है। अदिति ने राजस्थानी ड्रेस पहना हुआ था। माथे पर पल्लू, बालों पर सफेद मोती से बना मांग टीका लगाकर, लाल बिंदी, हाथों में चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, मांग में हल्के से सिंदूर के साथ वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अदिति जब जिम में आती है तो उसकी आंखें हैरान हो जाती है। मतलब हद होती है कि इंसान की कसरत करने की। अद्वैत ने उसके साथ कसरत कर लिया था और अभी काफी आसन भी किए थे और अब लगातार वो पुशअप कर रहा है। अदिति जल्दी से आगे आकर उन दोनों के पास रुक जाती है। आदि सामने अपनी भाभी सा का प्यारा सा चेहरा दिखता है जो परेशान था और आदि का ध्यान टूट जाता है और वो अदिति के चरणों में गिर जाता है और कहता है, हमारा नमन स्वीकार कीजिए भाभी साहब। अद्वैत रुक जाता है और आदि को घूरता है। अदिति ये देखकर हैरान हो जाती है और अपने कदम पीछे कर लेती है। आदि जल्दी से उठ जाता है। तभी अद्वैत ने वापस से पुशअप स्टार्ट कर दिया था। अदिति परेशान होकर कहती है, बस कीजिए हुकुम साहब, हद से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, चलिए चलिए उठिए उठिए ना। अद्वैत फिर नहीं रुकता। अदिति झुककर अद्वैत के कंधे पर अपना हाथ रखती है और उसे रोककर उठने को कहती है। अद्वैत रुक जाता है। अदिति वहां रखा नैपकिन लेकर अद्वैत का पसीना पोंछने लगती है। तभी अद्वैत उसके हाथों से नैपकिन ले लेता है। अदिति को कुछ भी समझ नहीं आता। अद्वैत अपने बदन से नैपकिन रगड़ते हुए कहता है, आदि क्या आप संस्कार भूल चुके हैं? ये सुन आदि जिप जाता है और जल्दी से वहां पर रखी शर्ट पहन लेता है। आदि और अद्वैत कभी भी घर की औरतों के सामने बिना शर्ट के नहीं रहे, चाहे वो खुद की मां सा भी क्यों ना हो। घर पर कोई भी मर्द ऐसे बिना शर्ट के नहीं घूमता था। अदिति अपनी नजर फेर लेती है। उसने तो आदि के बदन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। उसकी आंखें शर्म से झुक जाती है। अद्वैत अदिति की तरफ देखते हुए अपनी टी शर्ट पहन लेता है। आदि अदिति को देखकर बोला, सॉरी भाभी साहब, हमें नहीं पता था आप यहाँ आने वाली है, वरना कहकर रुक जाता है और कहता है, आइंदा हम टी शर्ट पहनकर ही पुशअप करेंगे। कहकर वो आदि तुरंत वहां से भागता है क्योंकि उसने पुशअप पूरे नहीं किए थे और अगर उसके भाई साहब को याद आता तो जीतने का गिल्ट जल्दी भले ना देते पर हारने की सजा पहले देते। अदिति अपने पल्लू को पकड़कर कहती है, माफ कीजिएगा हुकुम साहब, हमें नहीं पता था देवर साहब यहाँ है, हमें लगा सिर्फ आप ही यहाँ होंगे। अद्वैत अदिति को ऊपर से नीचे देखता है। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो अदिति के करीब आने लगता है। अदिति पीछे पीछे जाने लगती है। अदिति दीवार से लग जाती है। अदिति के अगल बगल अपने हाथ रख अद्वैत कहता है, पहली और आखिरी बात, आदि 6:30 बजे के बाद जिम में आते हैं। वो तो आज हम देर तक थे इसलिए वो सिर्फ टी शर्ट पर थे, वरना वो शॉर्ट्स में ही होते हैं ज्यादातर। तो तुम जिम में जरा। अदिति नीचे देखकर कहती है, जी हुकुम साहब, हम ख्याल रखेंगे, हम 5 बजे उठ जाया करेंगे और 6:30 बजे के पहले अपनी एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे। अद्वैत एक तक अदिति को देखता है। वहीं अदिति आसपास देख रही थी, कभी नीचे देखती तो कभी अगल बगल देख रही थी। तभी अद्वैत ऐसा कुछ करता है जिससे अदिति हैरान हो जाती है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 64।
अद्वैत अदिति के सामने खड़े होकर उसे देख रहा था। अदिति अद्वैत को देख रही थी। अद्वैत तिरछा मुस्कुराता है और अदिति के ऊपर झुककर अदिति के गाल पर जोर से काट देता है। अदिति हैरान हो जाती है और उसकी हल्की सी आह निकल जाती है। अद्वैत अदिति से अलग हो जाता है। अदिति अपने गाल को सहलाने लगती है। उसे अद्वैत के दांत चुभ रहे थे। अदिति अद्वैत को मुंह बिगाड़ के देख रही थी। अद्वैत उसके अगल बगल अपना हाथ रख के कहता है, ये सजा है तुम्हारी हमसे दूर जाने की बात करने की, और जब हम तुम्हारे पास आए तो कभी भी हमसे दूर जाने की धृष्टता मत करना। कहकर अदिति को वो एकटक देखता है। अदिति भी अद्वैत की आंखों में देखती है और हाँ में सिर हिला देती है। अद्वैत अदिति के माथे को चूमता है और वहां से अपने कमरे की ओर चला जाता है। अदिति गहरी सांस लेती है और बोलती है, हुकुम साहब आप भी कमाल की शख्सियत है। आपको समझ पाना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। हमारा दिल कहता है आप हमें पत्नी से ज्यादा और मानते हैं, और कभी कभी लगता है कि हम सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। कहकर अदिति नीचे चली जाती है और किचन में जाकर सबके नाश्ते का देखने लगती है। धीरे धीरे सब नीचे आते हैं। अदिति टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। तभी अदिति के कानों में कदमों की आवाज आती है। अदिति अपना सिर ऊपर करके देखती है। अद्वैत नीचे आ रहा था। अद्वैत ने जयपुरी सूट पहना हुआ था। उसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। अदिति अद्वैत को देखते ही रह जाती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। अद्वैत नीचे आता है और टेबल पर आकर बैठ जाता है। अदिति उसकी प्लेट में नाश्ता परोसती है। नाश्ते में दही बड़ा और मिर्च के पकौड़े थे। अदिति जब नाश्ता सर्व कर रही थी तभी उसके मुंह से पानी निकलने लगता है। तभी अद्वैत उसके हाथों को रोक अदिति को सवालिया नजरों से देखता है और वो अद्वैत को देखती है। अद्वैत फल के सामने इशारा करके कहता है, हमें ये सब नहीं खाना है, हमारे और तुम्हारे लिए फल काट कर दीजिए। ये सुन अदिति कहती है, पर ये नाश्ता जो बनाया है इतना सारा उसका क्या? अद्वैत उसे देखकर कहता है, सेवक खा लेंगे, कोई बात नहीं, हमारी हवेली में काफी लोग हैं। अदिति हाँ में सिर हिलाती है और फ्रूट का बास्केट लेकर आती है। तभी अद्वैत एक चेयर को पीछे करके उसे बैठने को कहता है। अदिति बैठ जाती है, फ्रूट काटने लगती है और तभी गीता जी कहती है, कुंवर साहब बिन्नी ने नाश्ता क्यों नहीं करने दे रहे? उनकी तबीयत खराब है क्या? ये बात सुनकर अद्वैत कहता है, नहीं इनकी तबीयत खराब तो नहीं है, पर ये मसाले में बहुत ज्यादा तला हुआ है। अब से इनका, गुंजन भाई साहब और अस्मिता का, तीनों का ये सब खाना बंद, और अब से हेल्दी खाना ही खाएंगे सब। ये सुन अस्मिता हैरान हो जाती है और बोलती है, भाई साहब हेल्दी खाना मतलब? आपको पता है जब तक मैं तीखा नहीं खा लेती ना मुझे चैन नहीं आता है, और सुबह सुबह इतने मीठे फल कौन खाता है? हम नहीं खाने वाले। ये सुन अद्वैत अपने हाथ में कांटे वाले चमची हाथ में पकड़ लेता है और कहता है, अच्छा क्या बोला आपने? वापस बोलिए, हमें सुनाई नहीं दिया। अस्मिता अद्वैत के हाथों को देखती है। कुछ नहीं कहकर नीचे देखने लगती है। अदिति फ्रूट्स काट कर देती है। वहाँ खड़ी सेवक अस्मिता और गुंजन दोनों को फल खाने को देते हैं। आदि मुस्कुराकर सबको देख रहा था। वो अपनी बहनों को चिढ़ा रहा था और खुद दही बड़े खा रहा था। अदिति भी कांटे वाले चम्मच से तरबूज खा रही थी। उसका मुंह भी बना हुआ था। अद्वैत चुपचाप नीचे देखते हुए खा रहा था। सब अपने अपने खाने में लगे हुए थे। तभी अद्वैत का फोन बजता है। अद्वैत फोन को उठाता है और बात करने लगता है। अद्वैत का ध्यान इस वक्त फोन पर बात करने में था। तभी अद्वैत का असिस्टेंट कार्तिक वहाँ आता है और कुछ पेपर्स पर अद्वैत के साइन कराने लगता है। अद्वैत फोन पर बात कर रहा था और पेपर पर साइन भी कर रहा था। अदिति अद्वैत को बिजी देखकर आसपास देखती है। कमल सा, दादा सा, काका सा वहाँ से खड़े होकर निकल जाते हैं। अदिति देखती है कि किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं था। अदिति अपने कांटे वाली चम्मच में दही का बड़ा डालकर जैसे ही अपनी आंख बंद करके खाने को जाती है तभी उसे अपना हाथ हवा में लटकता हुआ महसूस होता है। अदिति अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है। अदिति के बिल्कुल करीब होठों के पास दही बड़ा था। अदिति एकदम सामने देखती है। अद्वैत ने अदिति का हाथ पकड़ के रखा था और उसका ध्यान कार्तिक की तरफ भी था। वहीं कार्तिक और बाकी सबकी आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि अद्वैत को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो आखिर उसने अदिति को बड़े खाते हुए कैसे देख लिया? अद्वैत अपना फोन एक साइड रख के अदिति के सामने देखता है, फिर अपने अदिति के हाथ को देखता है। अद्वैत अदिति के हाथ को अपनी तरफ करता है और दही बड़े को अपनी तरफ करके एक बार में अपने मुंह में रख लेता है। अदिति बड़ी बड़ी आंखों से अद्वैत को देख रही थी और फिर अपने चम्मच को देख रही थी। उसकी सूरत रोने जैसे हो गई थी। वो चम्मच को नीचे रखती है। वहीं गीता जी, दादी सा, अस्मिता, गुंजन हैरान थी क्योंकि अद्वैत कभी भी किसी का जूठा नहीं खाता था। आज उसने अदिति की जूठी चम्मच से खाना खाया। ये देख किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। अदिति सबकी नजर अपने ऊपर पाकर नीचे देखने लगती है और अपने बालों को सही करती है क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। अद्वैत तब तक बैठा रहता है जब तक अदिति पूरा नाश्ता खत्म नहीं कर लेती। अदिति के आखिरी निवाले में अद्वैत अदिति के सामने देखता है। वहां से सब जा चुके थे। अदिति और अद्वैत ही बैठे थे। अद्वैत धीरे से अदिति के गर्दन के पीछे हाथ रख के कहता है, खबरदार हमारे ना होते हुए कुछ उटपटांग हरकत की तो, और कुछ खाया तो। अदिति किसी छोटे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाती है। अद्वैत खड़ा हो जाता है और अदिति भी खड़ी हो जाती है। अद्वैत को दरवाजे तक वो छोड़ने को जाती है। तभी उसे सामने से अपने भाई साहब आते हुए नजर आते हैं। अदिति देखकर भागते हुए उनके गले से लग जाती है। अद्विक भी अदिति को गले से लगा लेते हैं। अदिति बहुत खुश होती है और खुशी से एक बार पीछे मुड़कर देखती है। अद्वैत अपनी गर्दन को दाएं से बाएं हल्के से गुस्से में हिलाता है। अदिति अब समझने लगी थी कि वो जल्दी से अद्विक से अलग हो जाती है और अपनी मां सा के गले से लग जाती है। अद्वैत आगे आकर अदिति के भाई सा के हाथ मिलाकर हाथ जोड़कर खम्मा गणी करता है। रतन सा भी पीछे से आते हैं। अदिति अब तो और ज्यादा खुश थी। वो जैसे ही भागकर आगे जाने वाली होती है तभी अद्वैत उसका हाथ पकड़ लेता है। अदिति अद्वैत की ओर अपने हाथों को देखती है और एक नजर अद्वैत को देखकर अपनी पलकें झपकाती है। अदिति आगे जाकर अपने बाबा सा के पैर छूती है। अद्वैत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अद्वैत भी आगे आकर अदिति के बाबा सा के पैर छूते हैं और अदिति के मां सा के जैसे ही पैर छूने को जाते हैं तभी उर्मिला जी कहती हैं, आप हमारे जमाई सा हैं, आप हमारे पैर मत छूइए। अद्वैत हाँ में सिर हिलाकर हाथ जोड़कर खम्मा गणी कहता है। वो ऑफिस जाने वाला होता है पर अब अदिति के परिवार को देख वो हवेली में वापस आ जाता है। आदि भी बाहर जाकर आसपास देखता है। अदिति आदि को देखकर कहती है, क्या हुआ, आप किसे ढूंढ रहे हो? ये सुन आदि बोला, चौधराइन नहीं आई। अदिति सोच में पड़ जाती है। फिर उसे याद आता है, चौधराइन यानी शीतल। अदिति मुस्कुराकर कहती है, वो हमारी दोस्त है, वो क्यों आएंगी? आदि ये सुनकर उदासी में हाँ में सिर हिलाता है। अदिति एक नजर देखती है पर अभी सब थे तो वो कुछ कहती नहीं। अदिति का पूरा परिवार सोफे पर बैठा था। कमल जी, दादा सा, काका सा, अद्वैत चारों ओर सोफे पर बैठे थे। अभी सिर्फ अस्मिता और अदिति वहां पर मौजूद थे। गीता जी, काकी सा किचन में थे और गुंजन तैयार हो रही थी। अद्विक चारों दिशा में देख रहा था। तभी अस्मिता मुस्कुराकर कहती है, ओह अद्विक जी, आप जिसे ढूंढ रहे हैं ना वो तो अभी तैयार हो रही है। अस्मिता की बात सुनकर दादी सा अस्मिता को आंखें दिखाती है। कमल जी भी नाम में सिर हिलाकर कहते हैं, माफ कीजिएगा, हमारी छोटी बेटी काफी चंचल है और मजाकिया भी है, हर वक्त तो मजाक ही सोचता है। ये सुन रतन सा अस्मिता को अपने पास बुलाते हैं। अस्मिता डर जाती है और धीरे से उनके बगल में बैठ जाती है। रतन सा कहते हैं, अरे ये तो अच्छी बात है, बच्चियों को तो ऐसे ही हंसते रहना चाहिए, उनके कारण तो घर में खुशहाली बनी रहती है। अब हमारी बेटी तो घर छोड़कर चली जाएंगी, अब हमारा घर तो सूना हो जाएगा और हम तो ये चाहते हैं कि हमारी भी बहू आए और उस घर में वापस से रौनक ला दे। ये सुन कमल जी, दादा सा और दादी सा मुस्कुराते हैं। अद्वैत अदिति को देखता है। उसने भी अदिति को ज्यादा बोलते हुए नहीं देखा। वहीं अदिति भी अपनी नजरें चुराने लगती है। तभी एक सेविका गुंजन को लेकर नीचे आती है और सभी लोग ऊपर देखते हैं। अद्विक का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। अब क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। एपिसोड 65
गुंजन नीचे आकर किचन में जाती है और वहाँ से चाय की ट्रे उठाकर हॉल में आती है। बाकी सब भी हॉल में आते हैं। गुंजन सबसे पहले रतन सा उर्मिला जी को चाय देती है, फिर धीरे से अद्विक के आगे आती है। गुंजन ने राजस्थानी ड्रेस पहना हुआ था। अद्विक उसे देखता ही रह जाता है। उसने माथे पर पल्लू लिया हुआ था और गुंजन की आंखें झुकी हुई थी। अद्विक उसके हाथों से चाय लेता है। गुंजन साइड ही हो जाती है। तभी उर्मिला जी बोलती है, बेटा अद्विक के बगल में बैठो, अब तो शादी होने वाली है। उर्मिला जी की बात सुनकर गुंजन हाँ में सिर हिला देती है और सोफे पर बैठ जाती है। अद्वैत चाय पीने लगता है और अद्विक की पर्सनैलिटी भी अद्वैत की तरह ही लगती है। उर्मिला जी खड़ी होकर गुंजन के माथे पर टीका कर चुनरी उठा देती है और गुंजन के हाथ में गहने का बॉक्स कवर में कुछ पैसे और चांदी का सिक्का डालकर देती है। बाकी सब घर वाले प्यार से देख रहे थे। गुंजन खड़ी होकर उर्मिला के पैर छू लेती है। उर्मिला जी आशीर्वाद देती है। कमल जी खड़े होकर अद्विक के माथे पर टीका करते हैं और अद्विक को सोने की चैन देते हैं। अद्विक खड़े होकर दादा सा, दादी सा, कमल जी के भाई और काकी सा और गीता जी के पैर छू लेता है और सब उसे आशीर्वाद देते हैं। दोपहर का खाने का वक्त हो चुका था। अब सब लोग खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। अदिति बहुत खुश थी और सबको प्यार से देख रही थी। अस्मिता अदिति के बगल में खड़ी रहकर कहती है, कितना अच्छा लग रहा है ना अपने परिवार में सबको ऐसे खुश देखकर भाभी साहब। अदिति ये सुनकर हाँ में सिर हिलाती है। अस्मिता अपने परिवार की नजर अपने हाथों से ही उतार लेती है। अदिति उसे गले से लग जाती है। खाने के बाद सब लोग हॉल में बैठे थे। पंडित जी वहाँ आते हैं और अद्विक और गुंजन की कुंडली देखने लगते हैं। दादी सा कहती है, नहीं, हमें हमारे बच्चों की कुंडली नहीं मिलवानी है। अद्वैत कुंवर सा और रानी कुंवर सा के वक्त हमने कुंडली कहाँ मिलवाई थी? आप सिर्फ सगाई, आज का लगन का मुहूर्त बता दीजिए। पंडित जी हाँ में सिर हिलाकर मुहूर्त देखने लगते हैं। अदिति अस्मिता खुश होकर दोनों पंडित जी को ही देख रही थी। वहीं अद्वैत अदिति को देख रहा था जो कि काफी खुश थी। पंडित जी बोले, आज से 15 दिन बाद सगाई का मुहूर्त और उसके 4 दिन बाद लगन का मुहूर्त निकला है। ये सुन बहुत खुश हो जाते हैं सब। कमल जी पंडित जी के पैर छूकर उन्हें मिठाई का बॉक्स देते हैं और रतन साहब उनके गले से लग जाते हैं। कमल जी खुश होकर कहते हैं, वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारी इज्जत, हमारी जान से प्यारी छोरी की शादी है, वो भी हमारे दोस्त के कुंवर के साथ। कहकर वो रतन सा से अलग होते हैं। रतन जी भी मुस्कुरा रहे थे। अदिति अस्मिता एक दूसरे के गले से लग जाती है क्योंकि एक की भाई सा तो दूसरी की भाई सा थी। दोनों खूब नाचने वाले थे। पूरी फैमिली कहाँ शादी करनी है, शादी में क्या क्या करना है, बातें डिस्कस करके अपने अपने काम में निकल जाते हैं। अदिति लॉबी से जा रही थी। तभी अद्वैत नीचे से ऊपर जाता है और अदिति को पकड़ के पिलर के पीछे सटा देता है। अदिति हैरान हो जाती है और अपनी सांसों को काबू करके सामने देखती है। अद्वैत अदिति की आंखों में देखते हुए अपने दोनों हाथ अदिति के सिर के पास पिलर के ऊपर अगल बगल रखता है। अदिति अगल बगल देखते हुए बोली, आप क्या कर रहे हो हुकुम साहब, कोई आ जाएगा। अद्वैत अदिति के चेहरे को देखकर कहता है, हम तो हमारी हुकुम रानी सा के करीब खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, बोलिए। अदिति ये सुनकर शर्मा जाती है। तभी अद्वैत अदिति के सामने देखता है और उसके करीब आ जाता है। अद्वैत अदिति के पास आकर कहता है, अगर तुम फ्री हो तो हम दोनों कहीं चल सकते हैं। ये सुन अदिति अद्वैत को देखकर कहती है, कहाँ जाना है हमें? अद्वैत ये सुनकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें जवाब देंगे? ये सुन अदिति नाम में सिर हिलाती है। अद्वैत अदिति का हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाता है। अदिति अद्वैत को तो कभी अपने हाथों को देखती है। वहीं गीता जी किचन से बाहर आती है और उनका ध्यान दोनों पर जाता है। शाम को दोनों को बाहर जाता देख उनके होठों पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि उनका बेटा, उनके कुंवर, अपनी पत्नी उनके साथ जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। घर और ऑफिस दोनों में बिजी रहते हैं और रात को परिवार के साथ होते हुए भी साथ नहीं थे। अद्वैत अदिति को लेकर बाहर आते हैं और दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही गाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। अदिति बाहर देख रही थी। उसे जानना था कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। शाम के 7:30 बज चुके थे। उनकी गाड़ी मैदान में आकर रुकी। अदिति चारों ओर हैरानी से देखती है क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं था। एक गार्ड वहाँ आकर दोनों तरफ का दरवाजा बारी बारी खोलता है। दोनों बाहर आते हैं और आज तो हमारे राजपूती साहब जच रहे थे क्योंकि उन्होंने जयपुरी पोशाक जो पहना था। वहीं हमारी राजपूती बाई साहब भी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों बाहर निकलकर आगे आकर एक दूसरे के सामने आते हैं। अदिति का एक हाथ अपने पल्लू को पकड़े हुए था और एक हाथ में फोन था। वहीं अद्वैत के दोनों हाथ उसकी जेब में थे और एक टक अदिति को देख रहा था। तभी अदिति बोली, हुकुम साहब हम यहाँ क्यों आए हैं? अदिति अभी बोल ही रही थी कि अद्वैत ऊपर इशारा करता है। अदिति ऊपर देखती है। उसके बाल, लट, पल्लू दोनों हवा में उड़ने लगे क्योंकि सामने बीचों बीच एक चौपर आकर रुकता है जिस पर PI लिखा हुआ था, यानी प्रताप इंडस्ट्री। ये चौपर खुद अद्वैत के नाम पर थी। अदिति ये देख हैरान हो जाती है। उसने ढंग से खुद के पति से ही नहीं पूछा था कि वो महीने का कमाता कितना है। चौपर जमीन पर आकर रुकती है और एक गार्ड आकर चौपर के दरवाजे को खोलता है। अद्वैत जेब में से हाथ निकाल के अदिति की ओर बढ़ाता है। अदिति अद्वैत के हाथ में अपना हाथ रखती है और हैरानी से आसपास सब कुछ देख रही होती है। अद्वैत उसे हाथ से पकड़कर चौपर में ले जाता है और पहले खुद बैठकर अदिति को बिठाता है। अदिति चौपर को देखती है। वो थोड़ा डर रही थी। तभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। तभी अदिति तुरंत अद्वैत के गले से लग जाती है और कहती है, हुकुम साहब हम गिर जाएंगे। ये सुनकर चौपर के पायलट के माथे पर शिकन आ जाती है। वहीं अद्वैत मुस्कुराता है। पायलट मिरर में देखता है। वो पहली बार अद्वैत को मुस्कुराते हुए देख रहा था। वहीं अदिति अद्वैत के कपड़े को अपनी मुट्ठी में पकड़कर कस के पकड़कर कहती है, हमें डर लग रहा है हुकुम साहब, कहीं हम गिर गए तो? हमें नहीं जाना है, हम कहीं नहीं जाना चाहते। ये सुनकर अदिति के पल्लू को सही से माथे पर वो रखता है जो हवाएं चलने के कारण गिर चुकी थी और अदिति के गाल पर हाथ रख के कहता है, कुछ नहीं होगा हमें, हम है ना तुम्हारे साथ, हम कुछ नहीं होने देंगे। अदिति ये सुनकर हाँ में सिर हिलाती है। तभी उसे एहसास होता है कि वो पायलट के सामने ही अद्वैत के गले से लग चुकी है। वो जल्दी से अलग होने की चाह रही थी पर अद्वैत ने उसे कस के पकड़ लिया था। अदिति जैसे तैसे करके अद्वैत से अलग हो जाती है और शर्मा के थोड़ा दूर हो जाती है। अदिति अपने पल्लू को अपने होठों से दबाकर दूसरी ओर देखने लगती है। अद्वैत अदिति की इस अदा पर मानो पागल सा हो चुका था। अगर पायलट चौपर में ना होता तो वो अदिति को दबोच लेता। अद्वैत अपना गला खराशता है। पायलट समझ जाता है और वो उतरकर दूर चला जाता है। अभी सिर्फ चौपर में अदिति अद्वैत थे, आसपास कोई नहीं था। अद्वैत अदिति के पास आता है और अदिति की चिन पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। अदिति के होंठ कांपने लगते हैं। वो अपना चेहरा घुमाकर डरते हुए कहती है, आज हमारा उपवास है, कहकर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। ये सुन अद्वैत की भौहें ऊपर हो जाती है और वो अदिति को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचकर कहता है, अच्छा तो दोपहर को जायफली, आलू, गट्टी की सब्जी, रोटी, दाल, भात, कचौड़ी और पकौड़े किसने खाए थे? उपवास में ये सब खाया जा सकता है? बोलो। अदिति अद्वैत को देखकर अटकते हुए कहती है, हाँ तो एक टाइम तो खा ही सकते हैं, मैंने एक टाइम वाला उपवास किया है। कहकर वो इधर उधर देखने लगती है। अद्वैत अदिति के चेहरे को देखता है। उसे पता था अदिति ने कोई उपवास नहीं रखा है, वो तो झूठ बोल रही है ताकि वो अद्वैत से बच सके। अद्वैत अदिति की आंखों और होठों को देखता है। उसका गला सूखने लगा था। वो धीरे से अपना हाथ अदिति के गले पर लेकर जाता है और हल्के से अदिति का गला पकड़ लेता है। अदिति अपनी नजरें ऊपर करती है, अद्वैत को देखती है। अद्वैत अदिति को सीट से लगा देता है और खुद हल्का सा उसके ऊपर झुक जाता है। दोनों की नाक एक दूसरे को छू रही थी। दोनों के होंठ भी आपस में छू रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी अदिति बोली, हुकुम साहब प्लीज अभी नहीं, यहाँ कोई आ जाएगा, हमें डर लग रहा है, प्लीज। ये सुन अद्वैत धीरे से अदिति के नाक पर बाइट करके कहता है, जब तक हम किसी को हुक्म नहीं देंगे ना, वो यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। मलाई कुल्फी कहकर फोर्स के साथ अदिति के होंठ पर अपने होंठ रख देता है। अदिति की आंखें बंद हो जाती है। अदिति की सांसें तेज हो रही थी। दोनों की हालत बिगड़ रही थी पर दोनों ही मर्यादा से बंधे हुए थे। दोनों ही इतने शर्मीले थे कि अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए दोनों में से आगे कोई कदम नहीं बढ़ा रहा था। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM।
एपिसोड 66। अद्वैत अदिति को किस कर रहा था। अदिति के दोनों हाथ अद्वैत के कॉलर पर थे। वहीं अद्वैत धीरे से अदिति के गले से नीचे हाथ ले जाने को होता है। तभी चॉपर का दरवाजा नॉक होता है। अदिति ये देखकर डर जाती है और गहरी सांसें लेकर अद्वैत को धक्का देती है। अद्वैत की मुट्ठी कस जाती है। उसे गुस्सा अदिति पर नहीं, उस पायलट पर आया था जो नॉक करके दूसरी ओर पीट करके खड़ा हो गया था। अद्वैत गुस्से से दरवाजे पर जोर से अपना हाथ मार देता है और अदिति की पहनाई हुई रिंग खुद अद्वैत को लग जाती है और उसमें से खून निकलने लगता है। अद्वैत गुस्से से बाहर निकलता है और अपने पहले बटन को खोलता है। पायलट को डर लग रहा था। अद्वैत गुस्से से कहता है, इतनी हिम्मत तुम्हारी, हमारे हुक्म के खिलाफ गए। ये सुन पायलट बोला, माफ कीजिएगा हुकुम साहब, पर हम आपको ये बताने आ रहे थे कि मौसम कुछ घंटों में खराब हो रहा है, हमें अभी चलना होगा वरना बारिश होने की आशंका है। ये सुन अद्वैत मुट्ठी को कस लेता है और कहता है, तुम्हारा फोन कहाँ था, फोन नहीं कर सकते थे। पायलट नीचे नजर करके कहता है, जल्दबाजी में फोन चॉपर में ही रह गया सर। अद्वैत गुस्से से कहता है, इडियट, दूसरे गार्ड से फोन लेकर फोन नहीं कर सकते थे। अद्वैत का गुस्सा फटता देख अदिति परेशान हो जाती है और वो अपने माथे पर घूंघट ले लेती है और थोड़ा सा खिड़की में आकर कहती है, हुकुम साहब। अदिति की प्यारी आवाज सुनकर अद्वैत अपनी आंखें बंद कर लेता है और गहरी सांस लेकर कहता है, आज तुम बच गए, वरना आज अपनी नौकरी से तुम हाथ गवा बैठते। आइंदा भूकंप और बाढ़ भी क्यों ना जाए, खबरदार हमारे मना करने पे कोई भी आए तो। पायलट थर-थर कांपने लगता है। वो हामी से हिलाता है। अद्वैत गुस्से से चॉपर में आकर बैठ जाता है और एक तक सामने देखता है। अदिति ने अपने मुंह तक घूंघट ले लिया था। उसे शर्म आ रही थी, शायद पायलट क्या सोच रहा होगा ये सोचकर। हालांकि पायलट ने आंख उठाकर भी ऊपर नहीं देखा था क्योंकि अद्वैत की पीठ उसकी तरफ थी। उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था, पर अदिति के मन में संकोच था। चॉपर शुरू हो जाता है। अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं अदिति के फूलंदेव खोलकर बैठे हुए थे और गुस्से से लाल हो चुके थे। अदिति धीरे से अपनी आंखें खोलकर आसपास देखती है। उसके लिए सब कुछ नया एहसास था। अदिति चाहे कितनी भी पैसे वाली क्यों ना हो, पर वो प्लेन, हेलीकॉप्टर, जेट में नहीं बैठी थी क्योंकि अदिति राजस्थान से ज्यादा बाहर घूमने को गई ही नहीं थी। अगर कहीं घूमने जाते भी थे तो उसके पास कई गाड़ियां थी। वो लोग पूरे इंडिया में उससे ही घूमा करते थे। तभी अद्वैत का ध्यान अदिति पर जाता है। वो खुश होकर नीचे जमीन पर देख रही थी। उनका चित्तौड़गढ़ कितना खूबसूरत दिख रहा था। हर घर में रोशनी जल रही थी। अद्वैत एक तक अदिति को देख रहा था। नेट के दुपट्टे में अदिति की वो नटखट आंखें दिख रही थी। मुस्कुराते हुए गुलाबी होठ हिल रहे थे। अद्वैत को ये एहसास नहीं होता कि वो अदिति को पूरे 2 घंटे से घूरता रहा है और अदिति इतनी देर तक बाहर के नजारे देखने में बिजी थी और उसकी नजर एक बार भी अपने हुकुम साहब पर यानी अपने फूलंदेव पर बिल्कुल नहीं गई थी। एक खुले मैदान में चॉपर लैंड होता है। पायलट तुरंत वहां से उतरकर चला जाता है। अदिति आसपास देखती है। उसे ऊपर से सब एक जैसा दिख रहा था जिस कारण अदिति को पता ही नहीं चला कि वो कहां थे। अदिति अद्वैत की ओर देखती है और कहती है, हम कहाँ हैं हुकुम साहब। ये सुन अद्वैत अदिति के पल्लू को उसके माथे से अलग करता है और उसे देखने लगता है। अदिति अपनी नजरें चुराने लगती है और आसपास देखती है और धीरे से कहती है, हुकुम साहब आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, हमारे चेहरे पर कुछ लगा है क्या। अद्वैत नाम इसे हिलाता है और दरवाजा खोल अदिति का हाथ पकड़ उसे नीचे उतारता है। अदिति बाहर आकर सामने देखती है। वो एक महल के पीछे के हिस्से में खड़े थे। सामने बहुत बड़ा महल था जिसे देख के अदिति के होश ही उड़ चुके थे। तभी एक क्लासिक यानी विंटेज कार वहां पर आती है। अदिति ये देखकर मुस्कुराती है। अद्वैत अपने एक हाथ को पीछे ले जाकर एक हाथ अदिति की तरफ बढ़ाता है। अदिति को आज किसी महारानी की तरह फील हो रहा था। वो अद्वैत के हाथ में अपना हाथ रखती है। अद्वैत उसे गाड़ी में बिठाता है और खुद उसके बगल में आकर बैठ जाता है और ड्राइवर कार को शुरू करता है। आसपास काफी गार्ड्स थे जिन्होंने रॉयल यूनिफॉर्म पहना हुआ था। अदिति और अद्वैत महल के आगे के हिस्से में आते हैं। महल को लाइटिंग और मशाल से रोशन किया गया था। अद्वैत रॉप से उतरकर अदिति को अपना हाथ देता है। अदिति अद्वैत को एक नजर देखकर उसके हाथों में अपना हाथ रखती है। दोनों एक साथ अंदर आते हैं। तभी वहाँ सेवक और सेविका आगे आकर झुककर दोनों को खम्मा गढ़ी कहते हैं। अदिति भी उन्हें खम्मा गढ़ी कहती है और पूरे महल को देखती है। ये महल तो अदिति अभी जिस हवेली में रह रही थी उससे भी बड़ा था। सेवक और सेविकाएं वहाँ से चले जाते हैं। अदिति नीचे ही लॉबी से होकर महल को देखने लगती है। अदिति जैसे ही आगे चलती पीछे से उसे कोई बाहों में भर लेता है। अदिति की आंखें बंद हो जाती है। अद्वैत उसके कान में धीरे से कहता है, इस हवेली में हमारा बचपन गुजरा है और हमारा सपना था हमारे जीवन की नई शुरुआत इसी घर से हो और हमारे बच्चे भी इसी घर में बड़े हों। अद्वैत के मुंह से बच्चों की बात सुनकर अदिति शर्मा जाती है और वो कसकर अद्वैत का हाथ पकड़ लेती है। ये देख अद्वैत के होठों पर मुस्कान आ जाती है। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तभी उनके पास एक सेविका आती है और सर झुकाकर कहती है, कुंवर साहब आपका कमरा आपने जैसे कहा है रेडी कर दिया गया है और अगर आप खाना कमरे में खाना चाहेंगे तो हम टेबल पर खाना लगा देते हैं। ये सुन अद्वैत बोला, खाना कमरे में भिजवा दो। कहकर अद्वैत इशारे से उन्हें जाने को कहता है। अदिति जैसे ही महल देखने आगे बढ़ती है तभी अद्वैत उसका हाथ पकड़ लेता है। अदिति अद्वैत को देखती है। अद्वैत कहता है, हम 2 दिन यही रुकने वाले हैं, कल सुबह पूरा महल देख लेना, कोई रुकावट नहीं है, चलो अब कमरे में चलते हैं। ये बोल अद्वैत आगे जाने लगता है। अदिति का दिल धक धक कर रहा था। वो धीरे से कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं हुकुम साहब। ये सुन अद्वैत रुक जाता है और अदिति को पीछे मुड़कर देखता है। अदिति अद्वैत को एक तक देख रही थी। तभी अद्वैत कस के उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। तभी अदिति की लट्टू को वो पीछे करके कहता है, हमारे जीवन की नई शुरुआत करने, कुछ पल में पूरी जिंदगी यादगार बनाने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये सुन अदिति शर्मा जाती है और वो कसकर अपने लहंगे को पकड़ने लगती है। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। वहीं अद्वैत एक तक उसके हाव भाव को देख रहा था। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 67। अद्वैत अदिति का हाथ पकड़ उसे आगे आगे अपने साथ ही ऊपर ले जाता है और धीरे से दरवाजा खोलता है। अद्वैत दरवाजा खोल अदिति को आगे जाने को कहता है। अदिति अपना पल्लू संभालकर आगे आती है और कमरे को देख हैरान हो जाती है। ये कमरा किसी राजा महाराजा की तरह लग रहा था। सिर्फ फर्क ये था कि कमरे में सिर्फ आधुनिक चीजें आ चुकी थी। सबसे पहले कमरे के अंदर एंट्री थी। कमरे की एंट्री देख के अदिति के होठों पर मुस्कान आ जाती है। दोनों कमरे के अंदर आते हैं। अदिति गोल घूमकर एक एक चीज को बड़े प्यार से देखती है। वहीं अद्वैत अदिति के चेहरे को देख रहा था बड़े ही ध्यान से। अदिति धीरे धीरे अपने कदमों के साथ कमरे को एक्सप्लोर कर रही थी। वो वहाँ बगल में बने खूबसूरत दरवाजे को खोलती है। अदिति सामने का नजारा देख हैरान हो जाती है। अदिति की नजरें शर्म से झुक जाती है। वहीं अद्वैत रॉब से सोफे पर बैठता है। वो भी इस वक्त किसी राजा की तरह दिख रहा था। जयपुरी सूट, गहरी काली आंखें, बालों को जेल से सेट किया हुआ और मूंछों को ऊपर किया हुआ और गाल पर दाढ़ी के घने बाल। वहीं अदिति वॉशरूम में गुलाब के फूलों की सजावट देखकर शर्मा रही थी। तभी नॉक होता है। दोनों मुड़कर दरवाजे के पास देखते हैं। एक मेड ट्रॉली लेकर आती है और वही टेबल पर खाना दोनों को सर्व करने लगती है। अदिति आगे आकर कहती है, अब आप रहने दीजिए भाई साहब, हम कर लेंगे सर्व। सेविका बोली, नहीं कुंवर रानी साहब, हमारे होते हुए आपको काम हम नहीं करने देंगे। ये कहकर वो काम करने लगती है। तभी अदिति कुछ बोलने को होती है। तभी एक रौबदार आवाज उसके कानों में सुनाई देती है, आपको सुनाई नहीं दिया हमारी हुक्म रानी साहब, क्या हुक्म दे रही हैं?
अद्वैत की भारी आवाज सुन सेविका वहां से सिर झुकाकर चली जाती है। कमरे का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। अदिति धीरे से अद्वैत के बगल में बैठ जाती है। वहीं अद्वैत अदिति को देखता है। अदिति अद्वैत के प्लेट में खाने को सर्व कर रही थी। अद्वैत अदिति के हाथों को देख रहा था और अपना खाना भी अपनी प्लेट में जैसे ही सर्व करने को बुझाती है, अद्वैत उसके हाथों को पकड़ के कहता है, कहते हैं झूठा खाना खाने से प्यार और बढ़ जाता है, तो हम एक ही थाली से एक दूसरे को खिलाएं। अदिति मुस्कुराकर हल्का सा हाँ में सिर हिलाती है और एक निवाला अद्वैत की ओर बढ़ाती है और अद्वैत निवाले के साथ अदिति की उंगली को भी अपने होठों में दबा रहा था। अदिति के मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है, जिसे सुनकर अद्वैत को अजीब लग रहा था। अद्वैत भी अदिति को खिलाता है। अदिति निवाला खाती है। उसकी नजरें अद्वैत पर थी। दोनों प्यार से एक दूसरे को खाना खिला रहे थे और देखते देखते उनका खाना खत्म हो जाता है। अदिति अपना हाथ टिश्यू से साफ कर रही है और प्लेट और सब बाउल ट्रॉली में रख देती है। अदिति जैसे ही किचन में ये सब कुछ रखने को जाती है, तभी अद्वैत कहता है, इसे बाहर रख दो, मेरा कर ले जाएगी। अदिति हाँ में सिर हिलाकर ट्रॉली कमरे के बाहर रख देती है और दरवाजे को बंद करती है। तभी कमरे में डिम लाइट जल जाती है। अदिति दरवाजे के पास लगी हुई थी। उसने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा था। उसे सिर्फ कम रोशनी का आभास हुआ तो वो देखने लगती है और अदिति के हाथ कांपने लग जाते हैं। अद्वैत अदिति के पीछे आकर उसकी कमर में अपने दोनों हाथों को डाल देता है। अदिति की आंखें बंद हो जाती है। अद्वैत अदिति को कसकर अपने मजबूत हाथों से पकड़ता है। तभी अदिति धीरे से कहती है, हुकुम साहब ये आप क्या कर रहे हैं? अदिति कुछ कहती इससे पहले अद्वैत उसके कानों के पास आकर कहता है, हम जो बोल रहे हैं तुम्हें सिर्फ उसे सुनना है। कहकर अदिति को वहां से ले जाकर सोफे पर बिठा देता है और खुद उसके सामने देखकर कहता है, हम तुमसे कुछ कहना चाहेंगे। अद्वैत की बात सुन अदिति का दिल धक धक कर रहा था। अद्वैत अदिति के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और अदिति की आंखों में देखते हुए कहता है, अद्वैत प्रताप सिंह पूरे होशो हवाश में मारी मरमन से एक सवाल करने जा रहा है, उसका जवाब सही देना है। अदिति का दिल बुलेट ट्रेन की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। अद्वैत उसकी आंखों में देखते हुए अपने एक हाथ को अदिति के गाल पर रखकर कहता है, आखिर क्यों आपके हुकुम साहब को आपको देखते ही उनकी आंखों में नशा छाने लगता है? आखिर क्यों आपके पायल की छन-छन से मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है? आखिर क्यों आपकी खुशबू, आपके पाजे की आवाज से हमें नींद आती है? आखिर क्यों हम आपको एक मिनट ना देखें तो हमें चैन ही नहीं मिलता? आखिर क्यों हमें आपको हमेशा बाहों में लेने का मन करता है? क्यों? कहकर अद्वैत अदिति के बेहद पास आकर कहता है, आखिर क्यों इन रसीले होठों का जाम पीने का मन हमेशा करता है? आखिर क्यों इन शरारती आंखों में डूब जाने को मन करता है? आखिर क्यों आपका पास होना हमारे दिल को सीने में से निकालने जैसा होता है? क्यों हुक्मरानी साहब, क्यों? आखिर क्यों हमारे दिल पर कब्जा कर लिया है आपने? अद्वैत इतने सारे सवाल करता है कि अदिति की आंखें बड़ी हो जाती है। क्या उसके हुक्म साहब उससे प्यार करते हैं? वो यही सब सोच रही थी। वहीं अद्वैत अदिति को पीछे से माथे से पकड़ के उसे बेहद करीब करके एक दूसरे की नाक को छूकर कहता है, हमें जवाब दीजिए मारी अर्धांगिनी। वहीं अदिति गहरी सांस लेती है। उसे खुद इस सवाल का जवाब नहीं मालूम था, फिर भी वो अपनी नजरें नीचे करके हिम्मत करके कहती है, क्या आपको प्यार हो गया है? अद्वैत अदिति के हाथ को पकड़कर अपने सीने पर रख सवालिया नजरों से कहता है, क्या प्यार ऐसा होता है? हमें यहाँ कुछ कुछ हो रहा है जो पहले कभी नहीं होता था। ये धड़कनें भी अब तुम्हारी वजह से चल रही हैं। क्या इसे ही प्यार कहते हैं? अदिति की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अद्वैत के सीने में चल रही तेज धड़कन को सुन पा रही थी। उसका और अद्वैत का चेहरा बहुत करीब था। वहीं अद्वैत जोर से अदिति का हाथ अपने सीने में दबाए जा रहा था और एक हाथ उसके अदिति के सिर के पीछे लगाया हुआ था। अदिति बेचैन हो रही थी। उसके लिए ये सब एहसास नए थे। उसे बहुत शर्म भी आ रही थी। वहीं अद्वैत अभी भी अदिति के सामने देख रहा था। तभी अदिति बोली, शायद आपकी जिंदगी में पहले मतलब हम पहली लड़की होंगे जो आपके इतने करीब है, इसलिए आपको ये सब हो रहा है ना? तभी अद्वैत नाम से हिलाकर कहता है, हमारी कंपनी में 200 से ज्यादा सिर्फ एक ब्रांच की लड़कियां काम करती हैं। पार्टी में भी कुछ लड़कियां ऑफर कर चुकी हैं, इसीलिए ये एहसास अलग है। कहकर अदिति को देखता है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 68। अद्वैत के सवाल को सुन अदिति कंफ्यूज हो चुकी थी। आखिर वो अपने हुक्म को क्या जवाब दे? वो हिम्मत करके कहती है, अब आपको प्यार तो नहीं हुआ है ना हुक्म? ये सुन अद्वैत उल्टा अदिति के बेहद करीब होकर उसके चेहरे से नाक को छूते हुए कहता है, क्या इसे ही प्यार कहते हैं? ये सुन अदिति अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आंखों को झपकाते हुए कहती है और अदिति को देखने लगती है। क्या अब वो अपने हुक्म के दिल की बात खुद बताएगी? अद्वैत उसके चेहरे से थोड़ा दूर जाते हुए कहता है, जवाब दो ना मलाई कुल्फी। अदिति अद्वैत को देखकर कहती है, शायद आपको अट्रैक्शन हो सकता है हमारा, आप कभी किसी लड़की के साथ एक ही कमरे में रहे नहीं है। कहकर अपनी सांसों को काबू करने की वो कोशिश करती है। अद्वैत अदिति के बहुत करीब था। अद्वैत अदिति की ओर झुका। अद्वैत अदिति के होठों को देखकर कहता है, हमारे ऑफिस में 200 से ज्यादा लड़कियां हैं और कई बिजनेस पार्टनर्स हैं जो हमें डेट के लिए भी ऑफर कर चुकी हैं, पर ये एहसास हमें कभी नहीं हुआ जो एहसास मुझे तुमसे हो रहा है और बहुत कुछ मन करता है। तुमसे दूर होने के बाद भी मेरा दिल मानो सीने से बाहर आ जाता है। तुम्हें खोने के डर से ही मेरा बदन कांप जाता है। ये सुन अदिति अद्वैत को देखकर कहती है, हम आपसे कहीं दूर चले जाए तो? ये सुन अद्वैत सोफे पर अपने दोनों हाथ रख अदिति के बिल्कुल करीब आकर हल्का गुस्से से कहता है, जला दूंगा सब कुछ। कहकर अदिति को देखता है। अदिति की आंखें बड़ी हो जाती है और अपने हुक्म को देख वो कहती है, नहीं नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे। अद्वैत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो अपनी उंगली अदिति के चिन के नीचे रख के कहता है, यही अच्छा होगा हम दोनों के लिए, वरना हमसे दूर जाने की कोशिश की तो जला दूंगा तुम्हें। ये सुन अदिति अद्वैत को देखती है। उसके हाथों को पकड़ अद्वैत से अलग हो जाती है। अद्वैत उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ अपने शर्ट के पास रख के कहता है, और खुद को भी साथ में जला देंगे, साथ में हर एक चीज जलेगी और हमारी शिद्दत को तुम और सब लोग जान जाएंगे। ये सुन अदिति हैरानी से कहती है, इतना प्रेम करते हैं हमसे? ये सुन अद्वैत अदिति के हाथों को अपने सीने पर रखकर कहता है, यकीन नहीं तो इसे फाड़ के दिखाऊं जैसे हनुमान जी के दिल में सिया राम थे, मेरे दिल में तुम्हारा चेहरा होगा। अदिति एक टक अद्वैत को देख रही थी। उसे शर्म आ रही थी, साथ में वो खुश भी हो रही थी। कभी वो हंसती तो कभी शर्मा जाती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। वो जल्दी से अपने हुक्म के सीने से लग जाती है। अद्वैत के होठों पर मुस्कान आ जाती है। अदिति अपने दोनों हाथ अद्वैत के गर्दन में डालती है। अद्वैत अदिति को अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है और उसके कान के पास जाकर कहता है, हमने तो हमारे दिल की बात कह दी, अब तुम क्या सोचती हो बताओगी तुम्हारे हुक्म सा के बारे में? अदिति अद्वैत के ब्लेजर को अपनी मुट्ठी में भर लेती है और अद्वैत के गर्दन में अपना सिर छुपाने लगती है। अद्वैत धीरे से उसके माथे से पल्लू को नीचे रखता है। अदिति वहां से खड़ी हो जाती है और अद्वैत से हाथ छुड़ाकर दूर जाने को होती है। वो रुक जाती है। अदिति आगे नहीं जा पा रही थी। वो धीरे से मुड़कर नीचे देखती है। अद्वैत ने अपनी मुट्ठी में अदिति का लहंगा पकड़ लिया है। अदिति तुरंत अपनी नजरें फेरकर आगे देखती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। अदिति के हाथ अपने सीने पर थे। उसके बाल खुल चुके थे। अद्वैत खड़ा होता है और धीरे धीरे अदिति के दुपट्टे को पकड़कर अपनी ओर खींचता है। उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लेता है और अदिति की दोनों बाहें कस के पकड़ के उसके बालों में अपना सिर डालकर कहता है, मारी मरवण अपने हुक्म सा को जवाब नहीं देगी। अदिति का दिल जोरों से धक धक धड़क रहा था। उसे बहुत खुशी हो रही थी। उसके हुक्म सा उससे प्यार करते हैं। अदिति अपनी आंखें बंद करके कहती है, हमने तो आपको पहले से ही कह दिया है हुक्म, जब पहली बार आपका नाम सुने थे तब से हमारे दिल में कुछ कुछ होने लगा था। शायद उसी वक्त से हम आपसे प्यार करने लगे थे।
इसीलिए तो हम आपसे शादी करना चाहते थे। हम आपके नाम के साथ ही जी लेते, फिर भले ही आपने हमें आपका नाम ना दिया हो। अदिति की बात सुन अद्वैत अदिति को दीवार से लगाकर उसके मुंह पर हाथ रख के कहता है, श्श, उन बातों को याद मत दिलाओ। उस वक्त हमारी मति भ्रष्ट हो चुकी थी। हम किसी से शादी नहीं करना चाहते थे, पर हमें नहीं पता था कि हम जिस इंसान को अपनी जिंदगी में आने से रोक रहे थे, आज वही इंसान हमारी जिंदगी का एक अहम इंसान बन चुका है और इस इंसान के साथ हम सारी हदें पार करना चाहते हैं। क्या तुम्हारे हुक्म अपनी मलाई कुल्फी को शिद्दत से खा सकते हैं? अद्वैत की बात सुनकर अदिति अपना चेहरा फेरकर नीचे देखकर शर्माने लगती है। अद्वैत एक तक उसके चेहरे को देख रहा था। अदिति की चुप्पी को अद्वैत हाँ समझ रहा था। वो अदिति के चेहरे को चिन से पकड़कर अपनी तरफ करता है। उसके होंठ उसकी आंखों को देखकर कहता है, तुम्हारे लिए चेंजिंग रूम में कुछ कपड़े रखे हैं, क्या अपने हुक्म के लिए तैयार हो सकती हो? कहकर वो अदिति को देखता है। अदिति बिना अद्वैत को देखे वहां से भाग जाती है और अद्वैत के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो बालकनी में आ जाता है और चांद को आसमान में देखने लगता है। अद्वैत अपने दोनों हाथों को जेब में रखे ऊपर की ओर ही देख रहा था। चांद की चांदनी में रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। वहीं अदिति वार्डरोब के पास आकर उसे खोलती है। अपने लिए इतने सारे कपड़े देखकर वो हैरान हो जाती है। वहाँ बहुत सारी नाइटी रखी हुई थी और कुछ नाइटी काफी सेक्सी थे, जिसे देख अदिति को शर्म आने लगी थी। वो अपने कपड़ों को पकड़ लेती है। अद्वैत बाहर आसमान को देख रहा था। उसे नशा करने का मन कर रहा था, अपनी मरवण के बदन का नशा करना चाहता था। तभी उसे कमरे की लाइट डिम होती हुई नजर आती है। वो अपनी मूंछों को ताव देते हुए बेचैन होकर कमरे की ओर आता है और बेड पर बैठी अपनी अर्धांगिनी को अपने सामने इस हालत में देखकर अद्वैत का मन डोलने लग जाता है। उसके होठों पर लंबी सी मुस्कान आ जाती है। अदिति रेड कलर की राजस्थानी ड्रेस में माथे पर घूंघट लेकर पैरों को घुटने से मोड़कर घूंघट को पकड़ के कहती है, हाथों में लाल चूड़ियां, पैरों में बड़ी सी पायल, गले में गहने, माथे में मांग टीका के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अद्वैत धीरे धीरे आगे आते हुए अपने जयपुरी पोशाक के कुर्ते के बटन खोलने लगता है। वहीं अदिति के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वो वहां से भाग जाना चाहती थी। अद्वैत अपने कुर्ते को निकालता है और बेड पर आकर अदिति के पास आकर बैठ जाता है। अदिति की पलकें झुकी हुई होती है। अद्वैत अदिति को ऊपर से नीचे तक देखता है और धीरे से अदिति के पैरों को अपने हाथों पर रखता है। अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है। अद्वैत धीरे से अदिति के पैरों को सहलाने लगता है और धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर ले जाकर अदिति के घूंघट तक जाता है। अदिति का बदन कांप रहा था। अद्वैत को शर्टलेस देखकर उसका दिल पिघल रहा था। अद्वैत अपने दोनों हाथों से अदिति का घूंघट ऊपर करता है। अदिति अपनी नजर झुका लेती है। अद्वैत उसे देखते हुए कहता है, तुम अद्वैत प्रताप सिंह की हुक्म रानी सा के रूप में आज खरी उतरी हो। तुम दुनिया की इतनी खूबसूरत स्त्री हो कि तुमने अपने भरताल के सामने अपने कपड़ों की मर्यादा को चुना। हम देखना चाहते थे तुम क्या चुनती हो, वैसी वाली नाइटी कि हमारा ये पोशाक। अदिति के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो हिम्मत करके अद्वैत के सामने देखती है। अद्वैत पास आता है और अदिति के माथे पर पीछे अपना हाथ रख के अपने होठों को उसके बिल्कुल करीब ले आता है। अदिति अपने लहंगे को कसकर पकड़ लेती है। अद्वैत अदिति के होठों पर अपने होठ रख देता है। अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है। अद्वैत उसे बड़े ही पैशन के साथ चूम रहा था। वहीं अदिति कसकर अपने लहंगे को पकड़े जा रही थी। अद्वैत का एक हाथ अदिति के माथे पर था और दूसरा हाथ अदिति की कमर को पकड़े जा रहा था। धीरे धीरे वो एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि वे एक दूसरे की सांसों की खुशबू भी महसूस कर रहे थे। उनके जिस्म एक दूसरे में समाने लगे थे। आज पहली बार अदिति और अद्वैत पूरी तरह से एक दूसरे के हो पाए थे। उनके बीच की सारी दूरियां मिट चुकी थी। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 69। अदिति बहुत ज्यादा थक चुकी थी। उसकी आंखों के कोनों में से आंसू सूख चुके थे। वहीं हुकुम सा हाँफ रहे थे। वो अदिति के ऊपर ही थे। उनकी सोने की चैन जो गले में थी वो अदिति के होठ से छू रही थी। अदिति अपने होठों से अपने हुकुम को थकी हुई नजरों से देखते हुए उस चैन को मुंह में ले रही थी। वहीं अद्वैत बस एक टक अदिति को देख रहा था। उसकी सांसें भी तेज हो चुकी थी। अद्वैत धीरे से उसके सीने के पास अपना सिर रख लेता है। अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है और अद्वैत को कसकर पकड़ लेती है। दोनों पसीने से लथपथ हो चुके थे। अदिति गहरी गहरी सांसें ले रही थी जो अद्वैत को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। वो अपने बालों को अद्वैत के चेहरे पर घुमा रही थी। वहीं अद्वैत धीरे धीरे अदिति के पेट के पास जाकर उसे चूमने लगता है। वहीं वो अदिति के नाभि को हल्के से नीचे दबाने लगता है। अदिति को आराम मिलता है। वो अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करने लगती है। तभी अद्वैत ऊपर आकर कहता है, हमें शावर भी तो लेना है, हम ऐसे ही नहीं सो सकते ना, चलो। अदिति ये सुनकर नाम में सिर हिलाती है और वो कहती है, हम थक चुके हैं, अब हमारे पास हिम्मत नहीं है। तभी अद्वैत कहता है, हम मदद करते हैं ना। ये सुन अदिति की आंखें खुल जाती है और वो फटाक से कहती है, नहीं नहीं, हम खुद फ्रेश होकर आ जाएंगे, आप नीचे से हमारे कपड़े दे दीजिए बस। अद्वैत नाम में सिर हिलाता है। अदिति भी शर्म से नाम में सिर हिलाती है। अद्वैत अपने ऊपर से ब्लैंकेट जैसे ही हटाने वाला होता है, अदिति अद्वैत के गर्दन पर हाथ रख के उसे अपने ऊपर लेटा देती है और कहती है, हमें कहीं नहीं जाना, हमें नींद आ रही है। कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अद्वैत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो बगल में लेट जाता है। अदिति अपनी आंखें खोल अद्वैत को ढूंढती है। अद्वैत सीधा लेटा था और सीलिंग को देखने लगता है और अपना चेहरा घुमाकर अदिति को देखता है। अदिति जल्दी से अद्वैत के पास आ जाती है और उसके सीने से लगकर आंखें बंद कर लेती है। अद्वैत के एक हाथ पर अदिति ने अपना सिर रखा हुआ था। दोनों धीरे धीरे खुद को गले से लगाते हुए सो जाते हैं। सुबह 8 बजे अद्वैत सामने सोफे पर बैठा हुआ था और उसने नीचे लोअर पहनी हुई थी। अद्वैत जुनून से सामने बेड पर लेटी अदिति को एक तक बिना पल के झपकाए देख रहा था। अद्वैत किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। उसके हाथों में इंपॉर्टेंट सिगरेट थी जो कि फॉरेन से उसी के लिए स्पेशल आती थी। अद्वैत को जितना नशा सिगरेट का नहीं हो रहा था, उतना नशा अदिति की मात्र खुशबू से हो रहा था। तभी अदिति कसमसाती है और अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले ऊपर सीलिंग को देखती है। अदिति के होठों पर मुस्कान थी। वो लेटे हुए ही अंगड़ाई ले रही थी। तभी उसकी आंखें बंद हो जाती है और उसे अपने पैरों के पास दर्द होने लगता है। वो जल्दी से अपने बगल में देखती है कि उसके बगल में कोई नहीं था। अदिति ये देखकर डर जाती है और जल्दी से उठकर आसपास देखती है। सामने अद्वैत को सोफे पर बैठा देख अदिति को चैन की सांस मिलती है। वहीं अद्वैत अपने कश को छोड़ता है। उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। अदिति अद्वैत को सवालिया नजरों से देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अद्वैत मुस्कुरा क्यों रहा है। वहीं अद्वैत अब सिगरेट को बुझाकर एस्ट्रे में डाल देता है और अदिति को देखने लगता है। वहीं अदिति पहले अपने चेहरे को अपने हाथों को छूती है। उसका चेहरा ठीक था। तभी उसका ध्यान अपने गर्दन से नीचे जाता है। अदिति के उठने से उसके ऊपर का ब्लैंकेट गिर चुका था और अदिति के गर्दन के नीचे से कमर तक का हिस्सा अद्वैत को पूरी तरह से दिख रहा था। अदिति जल्दी से ब्लैंकेट को अपने ऊपर कर लेती है और खुद ही अंदर सिमटने लगती है। अद्वैत हंसकर सिर नाम में हिलाता है। वो खड़ा होता है और अदिति के पास आ जाता है। अदिति पूरे ब्लैंकेट को अपने सिर पर ले लेती है। अद्वैत उसके सिर से ब्लैंकेट को नीचे खींचकर उसके पास बैठ जाता है। अदिति अद्वैत से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथों को रख लेती है। अद्वैत मुस्कुराता है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर एक हाथ में लेता है और उसके ऊपर झुक जाता है। अदिति गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। उसकी सांसें तो सिर्फ हुकुम सा के पास आने से ही ऊपर नीचे हो रही थी। अद्वैत अदिति के गाल पर चूमकर उसके गाल को अपने एक हाथ से सहलाते हुए कहता है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है हमारी हुकुम रानी सा को। अदिति हाँ में सिर हिलाना चाहती थी। उसे वाकई में कभी भी अपनी बॉडी में ऐसा पेन महसूस नहीं हुआ था जो उसे आज हो रहा है। अद्वैत उसके माथे को चूम लेता है। अदिति की आंखें बंद हो जाती है। अद्वैत उसे देख के कहता है,
रेडी हो जाओ, हम थोड़ी देर में एक अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर अदिति और ज़्यादा शर्मा जाती है। वो सिर हिलाती है और कहती है, नहीं हम ठीक है, थोड़ा गर्म पानी से शावर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये सुन अद्वैत अदिति से कहता है, तुम सच कह रही हो? अदिति हाँ में सिर हिलाती है। अद्वैत अदिति के दोनों हाथों को छोड़ देता है। अदिति जल्दी से सीधे बैठकर ब्लैंकेट अपने ऊपर अच्छे से ले लेती है। अद्वैत अदिति के करीब होकर उसकी नाक से नाक छूकर कहता है, अब हमने तुम्हारे हर एक हिस्से को महसूस कर लिया है, हमसे ये सब छुपाने की अब जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारा ही तो है। कहकर एक तिरछी मुस्कान के साथ वो हंसता है। वहीं अदिति शर्मा कर नीचे देखने लगती है। अद्वैत बेड के साइड में से एक बैग निकालता है, उसमें से एक बॉक्स निकालकर अदिति को देता है। अदिति उस बॉक्स को सवालिया नजरों से देखती है। अद्वैत थोड़ा नीचे की ओर जाकर अदिति का ब्लैंकेट पैरों से ऊपर कर लेता है। अदिति अपने पैरों को जैसे ही अद्वैत के हाथ से हटाने को होती है, तभी अद्वैत उसके पैरों को छूते हुए कहता है, हमने आपको कल बहुत रुलाया ना, उसका कंपनसेशन हमें माफ कर दीजिए। हम दर्द नहीं देना चाहते थे, पर तुमको अपना बनाने से रोक भी नहीं सकते थे। और अदिति के सामने देख वो दीवानगी से कहता है, अब तुम पूरी तरह से हमारी हो चुकी हो। तुम्हारा मन, तन, आंसू, तुम्हारी हंसी, भावना, सब पर सिर्फ और सिर्फ अद्वैत प्रताप का हक है। ध्यान रखना, तुम्हारी इन आंखों और पैरों ने मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित किया है। अब तुम अद्वैत प्रताप सिंह से दूर नहीं जा सकती, और जाने की कोशिश भी की तो हम दोनों को खत्म कर देंगे। कहकर अदिति के पैरों को वो चूमने लगता है। अदिति की आंखें बड़ी हो जाती है। वो अद्वैत को देखती है। अद्वैत का इस तरह से उसका पैरों को चूमना उसे सही नहीं लग रहा था। वो एक पतिव्रता स्त्री थी। अदिति अपने पैरों को अद्वैत के पैर से छुड़ाकर कहती है, हुकुम साहब प्लीज हमारे पैरों को मत छूइए। कहकर वो खुद के पैर को से दूर करती है। अद्वैत तिरछा मुस्कुराकर अपने हाथ अदिति के थाई से ऊपर ले जाकर पेट पर लेट कर कहता है, हाँ तो कहाँ छूना है? कहकर अदिति को देखता है। अदिति सकपका जाती है और वो बॉक्स को खोलती है। अदिति हैरान हो जाती है। बॉक्स के अंदर प्लैटिनम डायमंड की एक सुंदर सी पायल थी, जिसे देख अदिति हैरान हो चुकी थी। इतना महंगा तोहफा, वो भी सिर्फ अदिति के एक आंसू के बदले। अदिति बॉक्स को बंद करके कहती है, आप सच में एक व्यापारी हैं, आपको किसको क्या देना है क्या नहीं है सब कुछ पता होता है। कहकर अदिति मुस्कुराती है। वो अद्वैत को इशारे से अपने पास बुलाती है। अद्वैत थोड़ा सा पास आता है। अदिति अपने ब्लैंकेट को पकड़कर अद्वैत के सीने से लग जाती है। अद्वैत मुस्कुराता है अदिति की हरकतों पर। वो भी अदिति को एक हाथ से उसके कमर पर हाथ रखकर गले से लगा लेता है और अदिति की पीठ को रब करने लगता है। दोनों की आंखें बंद थी। अद्वैत जिम चला जाता है और अदिति वॉशरूम जाकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। उसने आज साड़ी पहनी थी, क्योंकि अद्वैत ने उसे साड़ी पहनने को कहा था। अदिति खुद को मिरर में देख रही थी, तभी उसे शीशे में अपने हुकुम सा दिखाई दे रहे थे, जो बड़े ही रौब से अपने बदन के पसीने पोंछते हुए आ रहे थे और वॉशरूम के अंदर चले जाते हैं। अदिति तो अद्वैत को देखते ही रह गई थी। कितने हैंडसम थे उसके हुकुम सा। वो कमरे में बेडशीट को ठीक करने लगती है, तभी उसका ध्यान बेडशीट पर जाता है। उसके चेहरे पर परेशानी आ जाती है और उसे बहुत शर्म भी आ रही थी। तभी अद्वैत नहाकर अपने बाल सुखाते हुए कमरे में आता है। उसका बदन अभी भी भीगा हुआ था। उसने एक तौलिया पहना हुआ था। अदिति एक नजर देख नीचे देखने लगती है। अद्वैत शीशे में खुद को देखता है और अपने बाल पोंछते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आराम करो, फिर साथ में ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। अदिति परेशान हो जाती है। उसकी आंखों में नमी आ जाती है और वो कहती है, वो हुकुम साहब। अद्वैत पीछे मुड़कर अदिति को देखता है, जो कि परेशान थी, और उसके पास आकर उसे कमर से पकड़कर परेशानी से कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? कहीं तकलीफ हो रही है क्या? डॉक्टर के पास चले, बोलो। ये सुन अदिति नाम से हिलाती है और बेड पर देखने को कहती है और अद्वैत की तरफ देखती है। अद्वैत बेड पर देखता है। अद्वैत के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो अदिति के माथे को चूम लेता है और कहता है, हमारी हवेली में भी रोज बेडशीट चेंज होती है और वो बेडशीट दूसरी बार रिपीट नहीं होती, यहाँ भी चेंज हो जाएगी, डोंट वरी। कहकर सोफे पर अदिति को बिठाता है। अदिति हाँ में सिर हिलाती है। अद्वैत वहां से कपड़े पहनने के लिए चला जाता है। क्या होता है आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 70। अद्वैत अदिति के माथे को चूम लेता है। अदिति की आंखें बंद हो जाती है। तभी अद्वैत का ध्यान अदिति पर जाता है। अद्वैत ध्यान से अदिति को देखता है। अदिति आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पता नहीं क्यों, क्या उसके प्रेम का जादू था या फिर जयपुर के पानी का कमाल था या फिर जयपुर की हवा अदिति को हसीन दिखा रही थी। अद्वैत खुद को रोक नहीं पाता। वो अदिति को छोड़ देता है और कहता है, सुनो, हमें वार्डरोब में से हमारे कपड़े निकाल कर देना। अदिति ये सुन मुड़ जाती है और कहती है, जी अभी लेकर आई। और वो ये कहकर चेंजिंग रूम में चली जाती है और अद्वैत के लिए ब्लैक कलर की शर्ट और पैंट लेकर आती है। अद्वैत उन कपड़ों को लेकर चेंजिंग रूम में जाता है और पहनकर वापस आता है। अदिति वही शर्ट के बटन खोलकर बेड पर जैसे ही रखने को होती है, तभी अद्वैत कमरे में आता है और अदिति के पास आकर अदिति की कमर को कसकर पकड़ के सिलेक्टिव होकर और अदिति के गले के नीचे देखते हुए कहता है, क्या तुम हमें शर्ट पहनाने में मदद कर सकती हो? जिस तरह से तुम्हारे हाथ हमारी स्किन पर महसूस होते हैं, हमें वो बहुत पसंद है। अद्वैत की बात सुन अदिति मुस्कुराती है। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि अद्वैत ने उसे अपने बदन से लगाया हुआ था और उसका एक हाथ अदिति की पीठ पर था, जो कि उसकी पीठ को सहला रहा था। अदिति अपने हाथ में पकड़ी हुई शर्ट को अद्वैत को पहनाती है और धीरे धीरे उसके बटन बंद करने लगती है। अदिति की उंगलियां बार बार उसके सीने से टच हो रही थी। वहीं अद्वैत एक तक उसकी कमर के पीछे से अपने हाथों से मसले जा रहा था। अदिति का दिल धक धक कर रहा था। वो गहरी गहरी सांसें लेकर जैसे तैसे अद्वैत के शर्ट के बटन को बंद करती है। अद्वैत के होंठ पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो अपनी पैंट के बटन खोलता है। ये देख अदिति की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो अपनी आंखों पर उंगली रख लेती है। वहीं अद्वैत उसके कान के पास आकर कहता है, क्या हुआ हुकुमरानी साको, क्यों अपनी आंखों को बंद कर रही हो? जरा अपने घड़ी को देखो, कैसे लग रहे हैं वो? अदिति पीछे घूम जाती है। उसकी पीठ अब तक अद्वैत की तरफ थी। अद्वैत तिरछा मुस्कुराकर अपने शर्ट को अच्छे से पैंट के अंदर इन कर लेता है और अपने पैंट के बटन को बंद कर लेता है। अद्वैत मिरर के सामने आकर अपने बालों को सेट करने लगता है और मिरर में देखते हुए कहता है, हो गया हमारा, तुम अब हमें देख सकती हो। कहकर वो बाल बनाने लगता है। अदिति धीरे से अपने हाथ नीचे करके पीछे मुड़कर अपनी एक आंख को पहले खोलती है और सामने अद्वैत को देखती है, जो अच्छे तरीके से तैयार हो चुके थे। उसके बाल अच्छी तरह से सेट हो चुके थे और वो वॉच पहन रहे थे। अदिति एक तक अद्वैत को निहारने लगती है। अद्वैत पीछे मुड़कर अपने हाथों की स्लीव को फोल्ड करने लगता है और अदिति के सामने देखता है। अदिति अपने दोनों उंगली उलझा के नीचे देखते हुए कहती है, हम कैसे लग रहे हैं? अदिति का सवाल सुन अद्वैत एक तक अदिति को देखने लगता है। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ जाती है। वो अदिति को गौर से देखते हुए कहता है, अच्छी लग रही हो। अद्वैत के मुंह से ये सुनकर अदिति का मुंह बन जाता है। वो शिकायती लहजे में कहती है, हम सिर्फ अच्छे लग रहे हैं बस। अद्वैत दूसरे हाथों की स्लीव फोल्ड करते हुए कहता है, कुछ और भी कहना था? अदिति हाँ में सिर हिलाकर उम्मीद से देखती है। अद्वैत खुद पर परफ्यूम डालता है और मिरर में अदिति को देखता है और कहता है, हमें तारीफ करना नहीं आता, जितना आता था वो हमने कह दिया। कहकर वो अदिति को शीशे से देखता है। वहीं अदिति रूठते हुए कहती है, नहीं चाहिए हमें कोई आपकी तारीफ। कहकर अद्वैत की तरफ आती है और वहां से अपना पर्स उठा लेती है। अद्वैत ये देख तिरछा मुस्कुराता है और अदिति को पकड़कर ड्रेसिंग टेबल पर बिठा के उसके गालों पर अपने दोनों हाथ को रखकर उसे इंटेंस नजरों से देखते हुए कहता है, हमारी की हुई तारीफ तुम्हें सुनाई नहीं देगी, बल्कि टेस्ट करना चाहोगी? कहकर अदिति के होठों पर वो अपने होठ रख देता है। अदिति हैरान हो जाती है।
ये कैसी तारीफ थी? अगर तारीफ नहीं आती तो सीख लेते, अदिति सिखा देती। पर तारीफ को टेस्ट कौन कराता है? अदिति के मन में बहुत सारे सवाल थे। वहीं उसके हुक्म साथ दुनिया से अनजान अदिति को किस कर रहे थे। अदिति के हाथ अद्वैत के बालों में घूम रहे थे, वहीं अद्वैत के हाथ अदिति की साड़ी की पिन को खोल रहे थे। वहीं अदिति ने तो अपनी आंखें शर्म से बंद की हुई थी। अद्वैत जल्दी से अदिति की साड़ी का पल्लू उसका पिन खोलकर उसे आजाद कर देता है और नीचे गिरा देता है। अदिति गहरी सांसें ले रही थी। अद्वैत उसके होंठ को छोड़कर अदिति के गर्दन पर चूमने लगता है, साथ साथ अदिति के पेट पर अपना हाथ घुमाने लगता है। वहीं अदिति बार बार अद्वैत को पुकार रही थी, हुकुम साहब रुकिए, हुकुम साहब। पर अपने मुंह से अदिति का नाम मधुशी भरी आवाज में सुनकर अद्वैत और भी ज्यादा अपना कंट्रोल खो रहा था। वो दिन में ही शुरू हो जाता अगर अदिति उसे ना रोकती। तो अदिति धीरे से अद्वैत के गले में अपनी बाहें डालकर कहती है, हुकुम साहब हमें शर्म आ रही है, प्लीज, जो भी है प्लीज, सब रात में करेंगे। कहकर अदिति की आवाज बीच में कांप रही थी। अद्वैत रुक जाता है और अदिति को देखता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है और देखता है वो भी गहरी सांसें ले रही थी। अद्वैत अदिति के गले को और गले के नीचे के हिस्से यानी पेट तक देखता है, जो सांस लेने की वजह से ऊपर से नीचे हो रही थी। अद्वैत उसके निचले होंठ को एक बार काट लेता है और गहरी सांस लेकर कहता है, तुम नीचे जाओ, हमारे हैं। अदिति हाँ में सिर हिलाती है और अपने ब्लाउज के बटन को बंद करती है, जो कि खुल चुके थे। उसे वाकई में बहुत शर्म आ रही थी। वो अपने पल्लू को पकड़ चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। वहीं अद्वैत ड्रॉर में रखा हुआ एक बॉक्स और लाइटर लेता है और बालकनी में चला जाता है। अदिति चेंजिंग रूम में आकर अपने सीने पर हाथ रख गहरी सांसें लेती है। उसके होठों पर गहरी मुस्कान आ जाती है और शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता है। वहीं अद्वैत बड़े से बॉक्स में से सिगरेट निकालता है और उसे लाइटर से जलाकर पीने लगता है। अद्वैत खुद को शांत कर रहा था और सामने जंगल की ओर देख रहा था। अद्वैत लंबे लंबे कश ले रहा था और कश को बहुत ही शिद्दत से छोड़ रहा था और अपनी दीवानगी भरी आवाज में कहता है, तुम्हारी सूरत के सिवाय हमें कुछ याद नहीं। हम गुलाम है तेरे खूबसूरत चेहरे के, सिवाय तेरे हम पर किसी का हक नहीं। अगर तुम हुस्न रखती हो तो दीवानगी हम भी रखते हैं। ऊपर आसमान को देखता है। वहीं अदिति नीचे खाने के टेबल के पास चेयर पर बैठी थी। वो बार बार ऊपर कमरे में देख रही थी। वो नीचे आ चुकी थी और बेचैन हो रही थी। वो अद्वैत का शर्म के मारे सामना नहीं कर सकती थी और उसके बिना रह भी नहीं सकती थी। वो चेयर से खड़ी होकर कमरे की ओर जाने लगती है। तभी अद्वैत रॉब से चलते हुए नीचे आता है और अदिति के सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 71। हुकुम साहब बालकनी से बाहर निकलकर कमरे में आते हैं और कमरे से बाहर निकलकर रॉब से सीढ़ियां उतरकर अदिति के सामने आ जाते हैं, जो बेचैन होकर उसके सामने आ चुकी थी। अदिति अपने साड़ी की पल्लू को सिर पर लेती है और कहती है, हम आपका इंतजार कर रहे थे, चले। अदिति की बात सुनकर अद्वैत अदिति के माथे से पल्लू नीचे उतार देता है और कहता है, अपने हुक्म के सामने ये पर्दा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे बीच पर्दा रहने जैसा कुछ भी नहीं बचा है। ये सुन अदिति के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो दोनों टेबल के पास जाकर चेयर पर बैठते हैं। अदिति दोनों को नाश्ता परोसती है और अद्वैत से कहती है, आप हमें आपका फोन देंगे? मुझे मासा से बात करनी है। हमारा फोन तो घर पर ही रह गया है, हमें मालूम नहीं था आप हमें दूसरे शहर लेकर आ रहे हैं, वरना हम साथ लेकर आते। अद्वैत सिर हाँ में हिलाता है और अपना फोन अदिति को देता है। अदिति पहले नाश्ता करती है। अद्वैत भी नाश्ता करता है और दोनों बाहर के लिए निकल जाते हैं। अद्वैत और अदिति दोनों गाड़ी में बैठे थे। उनकी गाड़ी वहां से निकल जाती है। सफेद कलर की रेंज रोवर जिसमें बोनेट पर शेर का गोल्डन कलर का स्टैचू था। अदिति बाहर देख रही थी। उसके हाथ में अद्वैत का फोन अभी भी था। वो फोन करना भूल चुकी थी। वहीं अद्वैत लैपटॉप लेकर आया था। जब तक वो लोग कहीं जाते तब तक वो कुछ काम करने लगा था। वहीं अदिति बाहर जयपुर के नजारे देख रही थी। तभी उनकी गाड़ी एक जगह आकर रुकती है। अदिति बाहर देख रही थी। बाहर ड्राइवर आकर सबसे पहले अद्वैत के साइड का दरवाजा खोलता है और फिर अदिति के साइड का दरवाजा खोलता है। अभी सुबह के 10:30 हुए थे। हल्की हल्की धूप निकली हुई थी। अदिति बाहर का नजारा देख खुश हो जाती है और भागकर उस दिशा में जाती है और चारों ओर देखने लगती है। जल महल, जयपुर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक खूबसूरत महल जो पानी के अंदर समाया है। अदिति सामने का नजारा देख बहुत खुश हो जाती है। अद्वैत आगे आता है। उनके पास एक आदमी आता है जो नौका में बैठा अदिति अद्वैत को जल महल के नजदीक ले जाने वाला था। अद्वैत अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अदिति अपना एक हाथ आगे बढ़ाती है और आगे चल देती है। अदिति के पर्स में अद्वैत का फोन था। अद्वैत पहले नौका में उतर जाता है। वहीं अदिति डर रही थी। वो नाम में सिर हिलाती है। अद्वैत उसे शांत रहने को कहता है। तभी अदिति की आंखों के सामने अपनी शादी की वो शाम याद आती है जब अद्वैत की हवेली के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब था और वो लोग बोट में बैठकर हवेली के पीछे के रास्ते से होकर आए थे। अदिति वो मंजर याद करके मुस्कुराती है। अद्वैत का एक पैर नौका के ऊपर था और एक हाथ अदिति के आगे और एक हाथ से अदिति की पीठ को वो होल्ड किए हुए था। अद्वैत को भी वो दिन याद आ जाता है। उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो अदिति को अपनी बाहों में खींच लेता है। अदिति सीधा अद्वैत की बाहों में आ जाती है। अद्वैत अच्छे से अदिति को बिठाता है। अदिति को पानी से बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो बस एक बार अपने बचपन में वाटर पार्क में गई थी और पैर फिसलने के कारण पानी में डूब गई थी। वहीं से उसे गहरे पानी को देख डर लगता था और यहाँ तो बहुत गहरा पानी था जिसे देखकर अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते। वो अद्वैत का हाथ कसकर पकड़ लेती है। अद्वैत के साथ उनके साथ एक गार्ड और दो आदमी भी थे जो कि अद्वैत अदिति को गाइड कर रहे थे और दूसरा नौका चला रहा था। अदिति सामने देखती है। सब कुछ कितना सुंदर था। वो खुद पर गर्व करती है कि वो एक राजपूत है और उनके पूर्वज इन सब ऐतिहासिक इमारतों को छोड़कर गए हैं। धीरे धीरे उनकी नाव जल महल के दरवाजे तक पहुंच जाती है। अदिति करीब से जल महल को देखती है। अदिति ये नजारा देख बहुत खुश थी। वहीं अद्वैत भी बचपन में कई बार यहाँ आया था। ये महल उनके पूर्वजों का ही था जो उन्हें विरासत में मिली थी। इस महल की रचना प्रताप सिंह, मधो सिंह और जय सिंह के द्वारा हुई थी और सबसे बड़ा भाग प्रताप सिंह का था। अद्वैत के बाबा साहब ने ये महल सरकार को दे दिया था, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक जगह थी जिन्हें वो बंटवारा करके बिगाड़ना नहीं चाहते थे। पर अद्वैत के परिवार को यहाँ आने की पूरी छूट थी। उनका परिवार जब भी चाहे यहाँ आ सकता था। अद्वैत और अदिति दोनों पुल पर चढ़ जाते हैं। अदिति जल्दी से अद्वैत का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, हुकुम साहब कितना खूबसूरत महल है, हमें बहुत पसंद आया। अदिति की बात सुन अद्वैत अदिति की ओर देखता है और कहता है, तुम्हें पसंद आया क्या? तो इसे खरीद ले। अदिति ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। उसे नहीं पता था कि ये अद्वैत के पूर्वजों का ही महल है। वो नाम में सिर हिलाती है और आसपास देखती है। आसपास बहुत गहरा पानी था। पानी में कछुए और मछली घूम रहे थे जो अदिति को साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अदिति के हर सेकंड के साथ बदलते होश देख अद्वैत के होंठ पर मुस्कान आ जाती है। वो अदिति का हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है। दोनों अंदर आते हैं। पूरा महल खाली था। वहाँ दीवार पर हर जगह बारीक काम किया हुआ था और बहुत ही सुंदर तरीके से कारीगरी दिखाई दे रही थी। दीवार के हर हिस्से पर यानी वॉल पर सुंदर बारीक काम किया हुआ था। कुछ जगह राजा का इतिहास दिखाया गया था कि राजा इस महल में कैसे रहा करते थे। एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें राजा पानी में थे और उनके साथ कई दासियां पानी में थी। शायद वो दृश्य होली का था। ये सब लोग पानी में होली मना रहे थे। अदिति ये दृश्य देखकर हैरान हो जाती है। वहीं अद्वैत का गार्ड पीछे चल रहा था और जो आदमी गाइड कर रहा था वो काफी आगे था। बीच में अद्वैत अदिति के साथ में चल रहे थे। अद्वैत हल्का सा अदिति के कान के पास आकर कहता है, अगर तुम चाहो तो हम भी ऐसे ही पानी में होली खेल सकते हैं। होली के दिन आएंगे इस महल में।
कहकर वो तिरछा मुस्कुराता है। अदिति ये सुनकर नाम में सिर हिलाती है। अद्वैत हंस देता है। अदिति और अद्वैत दोनों चलते हुए छत पर आते हैं। अदिति छत का नजारा देखकर कहती है, हुकुम साहब कितना सुंदर काम किया है यहाँ। हम जयपुर वाली हवेली की लॉबी में ऐसा काम करवा सकते हैं क्या? देखिए ना, ये गोल्ड वर्क कितना खूबसूरत है। कहकर सामने भाई साहब से कहती है, भाई साहब ये ज्यादातर वर्क गोल्ड में क्यों है? दूसरे रंग का प्रयोग क्यों नहीं किया गया है? अदिति का सवाल सुन वो गाइड कहता है, भाभी साहब यही तो इस महल की खासियत है। इस महल को जगमगाने के लिए किसी भी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। चांद की रोशनी और दिए की ज्योति से ही अपने आप ये पूरा महल जगमगाता है और अपनी रोशनी अपने आप ही देता है। अदिति ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई आइडिया ही नहीं आया कैसे होता होगा। क्या आपके पास रात की कोई तस्वीर है? वो गाइड हाँ में सिर हिलाता है और अपने फोन में एक तस्वीर दिखाता है। अदिति ये देख उसकी आंखों में चमक आ जाती है। तभी अदिति कहती है, हुकुम साहब हमें समझ नहीं आया, ये महल आखिर पानी के ऊपर कैसे बना? ये सुन अद्वैत गाइड को अब आगे जाने को कहता है। दोनों छत पर आ जाते हैं। छत को गार्डन की तरह सजा दिया गया था। पूरा एरिया पौधों से खिल उठा था। घूमते घूमते 5 बज चुके थे। अद्वैत और अदिति वहीं बैठे थे। अदिति का सवाल सुन अद्वैत कहता है, जल महल जो मानसरोवर के बीचों बीच बनाया गया है, इस महल का पुनर्निर्माण जय सिंह महाराज ने किया था। इस महल के निर्माण के वक्त अश्वमेध यज्ञ किया गया था। माना जाता है ये महल राजा महारानी और पूजा से पहले पंडित के स्नान करने के लिए बनाया गया था। इस महल के 3 से 4 माले यानी फ्लोर पानी के अंदर है। इस महल में आने के लिए सबको नौका से ही आना था। और एक बात, ये महल हमारे पूर्वजों का है। ये सुन अदिति की आंखें बड़ी हो जाती है। वो आसपास शाम के सुनहरे पल को देखती है। कितना सुंदर महल है। सच में पानी के अंदर था, लेकिन उससे ज्यादा उसे डर लग रहा था। तभी अद्वैत बोला, इसकी खूबसूरती बिगड़ न जाए इस कारण हमारे बाबा सानी से सरकार को देना ही सही समझा। सरकार से लेने से पहले प्रस्ताव पर हमारे घर आई थी। बाबा साहब और दादा साहब ने सोच समझ कर ही दे दिया। इस महल की खूबसूरती को कायम रखने के लिए एक नियम बनाया गया है। इस महल में कोई भी नहीं आ सकता। जो भी इस महल में आना चाहेगा उसे परमिशन और डोनेशन देने की जरूरत होगी। और ये सभी लोगों की सुरक्षा के लिए ही है। अब हजारों लोग अगर पानी के बीच इस महल को देखने आएंगे तो सोचो, बच्चे बूढ़े सब होंगे। अगर कोई कहीं पानी में गिर गया तो इसीलिए हम जहाँ नौका में बैठे वहाँ दूर से ही इसे देखकर हमें जाना होता है। पर फिरंगी लोग स्पेशल डोनेशन देकर इस महल को देखने आते हैं। अदिति हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। तभी अद्वैत कहता है, क्या आज रात यही रुकना है सरोवर के बीचों बीच, महल के छत में, चांदनी रात में ठंडी ठंडी हवाओं के बीच? अदिति ये सुनकर एक पल के लिए डर जाती है। पूरी रात वो भी पानी के बीचों बीच, सिर्फ अद्वैत और अदिति। अदिति का डर देखकर अद्वैत कहता है, डोंट वरी, हमारे दूसरे गार्ड्स भी निचली मंजिल पर पहरा देंगे। ये सुन अदिति थोड़ा सोच में पड़ जाती है और हाँ में सिर हिलाती है। अद्वैत अदिति को प्यार से देखता है और वहाँ के गाइड के पास चला जाता है और आज रात के रुकने के लिए सारे इंतजाम करने के लिए उस गाइड को कहता है। शाम हो चुकी थी। हर जगह अंधेरा छाने लगा था। करीब शाम के 7:30 बज चुके थे। अदिति वहीं बैठी थी। उसके हुकुम साहब का फोन उसके पास ही था। वहीं उसके हुकुम साहब गाइड से बात कर रहे थे। अदिति उसकी ओर ही देख रही थी। तभी उसके हुकुम साहब का फोन बज उठता है। अदिति चौंक जाती है और फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखती है जिसमें डॉक्टर लिखा हुआ था। अदिति मन में कहती है, डॉक्टर वो क्यों फोन कर रहे हैं? हमें हुकुम साहब को बताना होगा। कहकर अदिति खड़ी होकर थोड़ा आगे जाती है और नीचे की ओर देखते हुए 2 बार हुकुम साहब को पुकारती है, पर अद्वैत तक उसकी आवाज नहीं जाती। अदिति बार बार फोन बजते हुए देखकर अपने मन में कहती है, किसी क्लाइंट और बिजनेस पार्टनर का फोन होता तो हम नहीं उठाते, पर डॉक्टर का फोन बार बार बज रहा है। क्या करें, उठा ले क्या पता कोई जरूरी बात हुई तो? कहकर अदिति फोन उठाकर जैसे ही हेलो बोलने को होती है, सामने से डॉक्टर बोल पड़ते हैं, कुंवर साहब हमने आपसे जो आखिर में कहा था वो सब हो गया क्या? आपके और कुंवर रानी साहब के रिश्ते में गहरा रिश्ता बना? ये सब सुनकर अदिति की आंखें बड़ी हो जाती है। वो बिना कोई जवाब दिए फोन काट देती है और अपनी फूलती हुई सांसें लेकर कहती है, मतलब क्या है डॉक्टर का रिश्ता? कैसा रिश्ता? कल रात को जो कुछ भी हुआ वो सब हुकुम साहब ने हमारे साथ हमारे हेल्थ के कारण किया। क्या हुकुम साहब हमसे प्यार नहीं करते? कहते हुए अदिति की सांसें उखड़ने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 72। अदिति रो रही थी। उसके दिल में दर्द होने लगा था। वो वहीं बैठ जाती है। रात हो चुकी थी। 8 बज रहे थे। पूरा महल रोशनी से जगमगा उठा था। अदिति को महल की खूबसूरती देख बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी, मानो उसकी दुनिया ही पलट चुकी हो। तभी अद्वैत वहां आता है। अद्वैत अदिति के सामने आकर कहता है, सारी अरेंजमेंट हो चुकी है। हम पहले के राजा महाराजा की तरह खाना खाएंगे और हमारे यहाँ लॉबी में गद्दे बिछा देंगे और साथ में कूलर भी लगवा देंगे। वैसे तो यहाँ का आदमी कह रहा है कि रात को ठंडी हवा चलती है, पर मौसम का कोई भरोसा नहीं। क्यों मरवट? अदिति इस वक्त अद्वैत से पीठ करके खड़ी थी। दोनों पर गोल्डन रोशनी पड़ रही थी और चांद की रोशनी अलग से दोनों के ऊपर पड़ रही थी। तभी अदिति मुड़ती है। अद्वैत हैरान हो जाता है। अदिति की आंखों में इतने सारे आंसू देख वो आगे आकर कहता है और जैसे उसके गालों पर हाथ रखकर उसे पूछने को होता है कि क्या हुआ, अदिति अपने आप एक कदम पीछे हो जाती है, जिसे देख अद्वैत और हैरान हो जाता है। अद्वैत हाथ पीठ पर पीछे रख के कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अदिति कुछ नहीं कहती, बस नाराजगी से अपनी नजरें फेर लेती है। अद्वैत बेचैन हो जाता है। तभी अपना फोन अदिति के हाथों में से नजर आता है। उसे ये समझते देर नहीं लगती कि जरूर ये सब इस फोन के कारण ही हुआ है। अद्वैत को गुस्सा आता है और अदिति के हाथ से फोन लेकर गुस्से से वो पानी में फेंक देता है और गुस्से से कहता है, जानते हैं सब कुछ इसके कारण हुआ है, अब बताएं किससे क्या बात हुई है और क्यों हमसे दूर जा रही है? अदिति कुछ नहीं कहती और अपने आंसू पोंछने लगती है। तभी अद्वैत उसकी बाहों को पकड़कर कहता है, बताओ हमें क्या हुआ है? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? हमारा दिल दुख रहा है, बताओ। कहते हुए अद्वैत की आवाज थोड़ी और भारी और तेज हो जाती है। अदिति जेब जाती है और अद्वैत की आंखों को देखते हुए कहती है, हम दोनों के बीच कल रात को जो कुछ भी हुआ वो सब आपने इसलिए किया क्योंकि हमारे पीरियड्स रेगुलर है। हाँ। अदिति की बात सुनकर अद्वैत उसे हैरानी से देखता है। क्या उसकी मरमर को अपने हुकुम साहब की आंखों में प्रेम, तड़प और दीवानगी नहीं दिखती है? क्या वो अपने हुकुम साहब का प्यार महसूस नहीं कर सकती है? अद्वैत अदिति का हाथ छोड़ देता है। अदिति अद्वैत के हाथों को देखती है। अद्वैत 2 कदम पीछे चला जाता है और एक हाथ अपने बेड के पास रखता है और वो एक हाथ अपने माथे पर रख लेता है और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अदिति के मन में ऐसी बातें कहां से आई। वो अदिति को गुस्से से लाल आंखों से देखते हुए कहता है, डॉक्टर अविनाश का फोन आया था, तुमसे उन्होंने कुछ कहा? अदिति अद्वैत की आंखों में आंखें डालकर कहती है, जी बिल्कुल, उन्होंने सब कुछ बताया है कि आप दोनों की क्या बात हुई थी हमारे कैबिन से बाहर जाने के बाद। आखिर क्यों किया आपने हुकुम साहब? अगर आपको हमारी सेहत के लिए रिश्ता बनाना था तो हमसे कह देते, हम तो शादी के दिन से ही आपके हो चुके थे। हम आपकी सारी बातें मानते, पर आपने ये कहकर रिश्ता क्यों आगे बढ़ाया कि आप हमसे प्यार करते हैं? ये कहकर अदिति की सांसें उखड़ने लगती है। अद्वैत कुछ भी बोलता तभी वहां पर एक गार्ड आता है और कहता है, कुंवर साहब खाना लगवा दिया है। अद्वैत बिना देखे अपने हाथों को ऊपर करके इशारे से उसे जाने को कहता है। गार्ड वहां से चला जाता है। अद्वैत एक नजर अदिति को देखकर कहता है, हम आपके एक एक सवाल का जवाब देंगे,
पर हमें खाने को इंतजार करना पसंद नहीं है। अदिति जैसे ही बोलने को होती है कि उसे भूख नहीं, अद्वैत एक उंगली दिखाता है और कहता है चुपचाप चलिए और हमारे साथ खाना खाइए। हम ऐसे इंसान नहीं है कि जो तुम नहीं खाओगी तो हम भी नहीं खाएंगे। हम जो कह रहे हैं वही करना है, समझी तुम? अदिति मुंह बिगाड़ के अद्वैत को देखती है। अद्वैत अपने दोनों हाथ पीछे करके कहता है चलो अब। अदिति आगे चली जाती है। अद्वैत भी उसके पीछे चल देता है। अदिति अपने आंसुओं को पोंछती है और दोनों नीचे आ जाते हैं। गार्ड ने पीतल की थाली में राजस्थानी खाना परोस दिया था। अदिति और अद्वैत दोनों जमीन पर बैठ जाते हैं। एक लकड़ी के बाजट पर थाली रखी हुई थी, उसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ बना के रखे हुए थे। अदिति और अद्वैत दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करते हैं और फिर खाना शुरू करते हैं। दोनों सामने सामने ही बैठे हुए थे, पर दोनों का ध्यान खाने पर था। अद्वैत ने अदिति को हुक्म दे दिया था खाने में जितना भी उसे खाना हो खाए। अद्वैत और अदिति खाने लगते हैं। बाहर गार्ड चौकीदारी कर रहे थे। तभी अद्वैत अपनी थाली में गुलाब जामुन को देखता है, फिर अदिति को देखता है जिसका चेहरा उतरा हुआ था और नीचे देख के वो खा रही थी। अद्वैत अपने हाथों से गुलाब जामुन को उठाता है, अदिति की तरफ करता है। अदिति हैरानी से अद्वैत को देखती है और आसपास देखती है। सबकी पीठ उनकी तरफ ही थी। अदिति को वो दिन याद आता है जब अद्वैत ने शादी के बाद खिलाने से मना कर दिया था। अदिति थोड़ा सा मुंह खोलती है और गुलाब जामुन का थोड़ा सा बाइट लेती है। अद्वैत आधे गुलाब जामुन को अपनी थाली में रख देता है और अपना खाना खाने लगता है। अदिति इतनी नाराज थी कि वो अद्वैत को नहीं खिलाती। अद्वैत खाते वक्त कई बार अदिति के सामने देखता है, पर मजाल है कि अदिति एक बार भी उसके सामने देखे। अद्वैत को गुस्सा आता है। उसका खाना हो चुका था। वो वहीं हाथों को पोंछकर अदिति के लिए इंतजार करता है। अदिति का भी खाना हो चुका था। वो भी अपने हाथों को पोंछकर खड़ी हो जाती है और जल्दी से बिना कुछ बोले ऊपर चली जाती है। अदिति ऊपर चली जाती है जहाँ की बहुत ही मुलायम गद्दे बिछाए हुए थे। बड़ा सा कूलर लगाया हुआ था जो कि जनरेटर से ऑन होता था। अदिति छत के गार्डन एरिया में आकर खड़ी हो जाती है। अद्वैत नीचे गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि चाहे बाढ़ भी क्यों ना जाए कोई भी ऊपर नहीं आएगा। ये बात सुनकर सारे गार्ड्स हाँ में सिर हिलाते हैं। अद्वैत रॉप से चलते हुए ऊपर आता है और अपनी हुक्मरानी सा को देखता है जो कि पीठ करके खड़ी हुई थी। अद्वैत तेजी से उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है। अद्वैत उसके बेहद करीब होकर खड़ा हो जाता है। अपनी सर्द आवाज में तब वो कहता है हमारी तरफ देखो। अदिति की आंखें बंद ही रहती है, वो बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। वहीं अद्वैत उसकी पीठ को देखने लगता है। वो गुस्से से अदिति की पीठ को ही घूर रहा था। अद्वैत अदिति की बाहों को पकड़कर उसे अपनी तरफ करता है और गुस्से से उसे देखकर कहता है क्या कह रही थी तुम? हमने कल रात को जो कुछ भी किया, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमने तुम्हारी तंदुरुस्ती के लिए किया। क्या तुम्हें हमारी आंखों में मोहब्बत नहीं दिखाई दी? क्या तुम्हें हमारी आंखों में दीवानगी नहीं दिखती? क्या हमें हमारे प्यार को साबित करना होगा? अदिति ये सुनकर अद्वैत के सामने देखती है और कहती है तो डॉक्टर ने ये क्यों कहा कि आप रिश्ते में आगे बढ़े? आपके मन में ये बात पहले क्यों नहीं आई? डॉक्टर के कहने के बाद क्यों आई? अद्वैत के चेहरे की नसें फूलने लगी थी। वो अदिति के दोनों गाल पकड़कर कहता है तुम्हें पता है हमारे आगे कोई इतनी आर्ग्यू करता है तो हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हम सामने वाले का मुंह तोड़ देते हैं कि वो अपना मुंह तक चला ना सके, ऐसी हालत कर देते हैं। पर हमारे आगे बोलने का, ऊंची आवाज में बात करने का हक सिर्फ और सिर्फ हमने हमारी हुक्मरानी सा को दिया है। आखिर क्यों? क्योंकि तुम हमारी पत्नी हो, इसीलिए। तुम्हें हमारी सोच पता थी। हम पत्नी की सेवा करने में और नखरे उठाने में और इतना ऊंचा सुनने वालों में से नहीं थे। हम पत्नी के गुलाम नहीं है। इस अदिति अद्वैत प्रताप सिंह के गुलाम है जो हमारे दिल में बसी है, पर उन्हें तो हमारे प्यार पर भरोसा ही नहीं है। कहकर अद्वैत दो कदम पीछे हो जाता है। नहीं आता हमें बाकी मर्दों और लड़कों की तरह घुटने पर बैठकर प्यार जताना, गिफ्ट देना, गुलाब लाना, उन्हें रोमांटिक डिनर पर ले जाना, ये सब हमें नहीं आता। हमें जितना आता था हमने कोशिश कर ली, पर मिसेस अदिति प्रताप सिंह को ये सब मजाक लगा। आपको लगा ये सब हमने डॉक्टर के कहने पर किया है? वो डॉक्टर कौन होता है हमें हुक्म देने वाला? हम सिर्फ एक ही इंसान की हुकूमत पर चलने वालों में से हैं, वो है सिर्फ हमारी हुक्मरानी सा। और तुम्हें अभी भी हम पर विश्वास नहीं है तो ठीक है, हम हमारा प्यार साबित करके दिखाएंगे। कहकर वो 2-3 कदम पीछे हो जाते हैं। अदिति को कुछ भी समझ नहीं आता। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसे जोर से आवाज आती है। अदिति की आंखें बड़ी हो जाती है। वहीं नीचे के फ्लोर पर खड़े गार्ड्स कांप रहे थे। वो सब भी वहीं पानी के अंदर देखने लगते हैं। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 73। अदिति सुन्न हो चुकी थी क्योंकि अद्वैत पानी में कूद चुका था। अदिति जल्दी से भागते हुए अपनी साड़ी संभालकर नीचे के पहले फ्लोर पर भागती है और भागते हुए बाहर की ओर जाने लगती है। सारे गार्ड्स भी अदिति के पीछे पीछे जाने लगते हैं। अदिति छत से इस जगह पर आ जाती है। इस वक्त उस जगह बहुत अंधेरा था। अदिति की सांसें थमी हुई थी। वो चिल्लाते हुए कहती है कोई टॉर्च ऑन करे और देखिए उस ओर कुएं सा कहां है। कहकर वो चिल्लाने लगती है हुकुम सा प्लीज बाहर आइए, अब कहां है बताइए ना, हुकुम सा। कहकर अदिति पानी में एक बार पैर रखती है, पर उसके कदम पीछे हो जाते हैं। एक तो घना अंधेरा था, उस तरफ से और पानी देखते हुए वो डर जाती है। गार्ड्स के फोन के फ्लैश ऑन थे। एक गार्ड अपना फोन दूसरे गार्ड को देकर कहता है हम जाकर देखते हैं कुंवर सा कहां है। कहकर गार्ड जैसे ही कूदने वाला होता है, अदिति रोक कर कहती है नहीं प्लीज आप अपनी जान दांव पर मत लगाइए, हम जाते हैं। कहकर जैसे ही अदिति अपनी आंखें बंद करके कूदने को होती है, तभी दोनों गार्ड्स आगे आकर अपना हाथ अदिति के आगे करके कहते हैं नहीं कुंवर रानी सा, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। कहकर दोनों गार्ड कूद जाते हैं। बाकी के दोनों गार्ड आकर अदिति को पीछे हटने को कहते हैं और अदिति के आगे आकर अपना दोनों हाथ आगे कर लेते हैं जिससे अदिति उनके हाथ को क्रॉस करके ना जा सके, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि अपनी कुंवर रानी सा को छूने की, क्योंकि एक प्रजा कभी भी अपनी रानी को छू नहीं सकते थे और ना ही देख सकते थे। इस तरह से रिवाज था अदिति और गार्ड के बीच। अदिति की आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों गार्ड अंदर डुबकी लगा के देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, पर अंधेरा होने के कारण किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाकी दो गार्ड्स अदिति के आगे आकर खड़े थे। अदिति गुस्से से बोली आप दोनों हटिए भाई साहब, हमें जाना है उनके पास, 10 मिनट से ज्यादा टाइम हो गया है, वो अभी तक बाहर नहीं आया, हमें जाने दीजिए। कहकर अदिति आगे आने की बहुत कोशिश करती है। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। गार्ड्स उनकी हालत देखकर उनका दुख समझ सकते थे। वो बहुत मजबूर थे। दोनों क्या करते? अगर हुकुम साहब बाहर आए और अदिति को कुछ भी हुआ तो वो गार्ड्स को ही डुबा कर मौत के घाट उतार देंगे। दोनों गार्ड हाथ जोड़ लेते हैं और अदिति की आगे आने की जिद को रोकते हैं, पर अदिति कहाँ रुकने वाली थी? वो तड़प रही थी। वो अपने आंसू को पोंछकर बार-बार पानी में देख रही थी और चिल्ला रही थी हुकुम साहब प्लीज बाहर आइए वरना हम कूद जाएंगे और हमें तैरना भी नहीं आता, आपको पता है हुकुम साहब। अदिति गुस्से से चिल्लाते हुए बोली ये आपके हुक्मरानी साहब का हुक्म है, अभी बाहर आइए। कहकर अदिति दूसरी तरफ आकर जैसे ही आगे आने को होती है, दोनों गार्ड्स आगे आकर कहते हैं नहीं कुंवर रानी साहब नहीं जा सकती। गार्ड्स मर्यादा में उन्हें मना कर रहे थे। वहीं अदिति आगे आकर गुस्से से कहती है आप दोनों हमारी बात को मना कर रहे हैं, हटिए हमें जाने दीजिए। हम आपका मान रखकर आपको भाई साहब बोल रहे हैं, क्या आप अपनी भाई साहब की एक भी बात मान नहीं सकते? हमें जाने दीजिए, हमारे हुक्म हमारी घड़ी की जान खतरे में है। वो दोनों गार्ड्स नीचे देखने लगते हैं, पर उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि क्या बोलना है। अदिति गुस्से से उन्हें देखती है और सिर्फ एक नजर देखती है और गार्ड्स अपने आप ही पीछे हो जाते हैं। अदिति आगे आकर जैसे ही अपने पैर आगे बढ़ाती है, अद्वैत पानी से बाहर आता है और अपने बालों को ठीक करता है। उसके पीछे उसके गार्ड्स भी पानी में तैर रहे थे। अदिति की जान में जान आती है। वो एक टक अद्वैत को देखती है और वहीं अद्वैत भी अदिति को देख रहा है जिसका रो रोकर बुरा हाल हो चुका था। अदिति के होठों पर मुस्कान आ जाती है और बेजान सी वो नीचे बैठ जाती है और वो एक टक अपने हुकुम सा को देखती है। अदिति ने नीचे आते वक्त अपने सिर पर पल्लू ले लिया था। अद्वैत बड़े ही रौब से बाहर आता है और अपनी दाढ़ी को मसलता है। अद्वैत के साथ साथ दोनों गार्ड्स बाहर आते हैं और चारों सिर झुकाकर वहां से चले जाते हैं। अदिति एक टक नीचे देख रही थी। वो धीरे धीरे कांपते हाथों से अपना एक हाथ अद्वैत के पैर पर रखती है। उसकी आंखों से एक बूंद अद्वैत के जूते पर गिरती है। अद्वैत उसके आगे खड़े थे और अदिति उसके पैरों के पास बैठी हुई थी। अदिति धीरे से कहती है हमें माफ कर दीजिए,
हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें हमें किसी तीसरे की बात सुनकर आप जैसे इंसान पर उंगली नहीं उठानी चाहिए थी। कहकर वो ऊपर देखती है। अद्वैत नीचे एक घुटने पर बैठकर अदिति का हाथ अपने जूते से लेते हुए अपने होठों पर रख उसे चूम लेता है और उनकी आंखों में देख दीवानगी से कहता है, ये हाथ हमारे पैरों पर नहीं हमारे लबों पर अच्छे लगते हैं। कहकर अद्वैत खड़ा होकर अदिति को खड़ा करता है और अदिति को एक नजर देख वहां से अपनी जेब में हाथ डालकर जाने लगता है। अद्वैत के बालों से, कपड़ों से, यानी सभी जगह से पानी गिर रहे थे। अदिति आगे बढ़कर जल्दी से उसकी बाहों को पकड़ लेती है और अपने हुक्म सा से कहती है, भगवान के वास्ते तन मैंने माफ कर दिया हुक्म सा। अद्वैत के कदम रुक जाते हैं। वो मुड़कर अदिति को देखता है जो कि कांप रही थी। भीगा अद्वैत था और डर के और अद्वैत को खोने के विचार से अदिति खुद कांप रही थी। वो आगे आती है और अपने हुक्म के आगे आकर अद्वैत के चेहरे को अपने साड़ी के पल्लू से पोंछने लगती है। अद्वैत की आंखें बंद हो जाती है। अदिति अद्वैत के बालों में अपना पल्लू ले जाकर उसके बालों को पोंछने लगती है। अद्वैत अदिति को अपने हाथों से पकड़ लेता है। अद्वैत के सामने अदिति उसके कंधे से थोड़ी ऊपर थी। अद्वैत एक टक अदिति के चेहरे को देखता है जो कि रोने की वजह से लाल हो चुका था और अभी भी उसकी आंखों में आंसू थे। अद्वैत अदिति को उठाता है और उसे वहां से अपनी बाहों में लेकर छत पर ले चलता है। अदिति इन सबसे हैरान हो जाती है। उसका पल्लू उसके हाथ में ही रह जाता है। अदिति एक तक अद्वैत को देख रही थी। तभी वहां हॉल में चारों ओर गार्ड्स सिर झुकाकर खड़े हुए थे। अदिति शर्मा जाती है और अद्वैत के सीने में अपना चेहरा घुमा लेती है। दोनों छत पर थे। वहां पहले से ही बैग रखा हुआ था। अद्वैत अदिति को गद्दों के पास उतारकर नीचे बैठ जाता है। अदिति नीचे उतरकर बैठ जाती है। उसकी काफी हद तक साड़ी भीग चुकी थी अद्वैत के पास होने के कारण। वहीं अद्वैत वहां से बैग लेकर चला जाता है और वहीं पीछे अपने कपड़े उतारने लगता है। अदिति उसकी ओर पीट करके बैठी थी। वहीं अद्वैत अपने शर्ट को निकालने लगता है और अपने बेल्ट को निकालकर पैंट के बटन खोलने लगता है। अदिति को अद्वैत के बेल्ट के खुलने की आवाज आती है। उसके दिल और उसके शरीर में कुछ होने लगता है। वो धीरे से मुड़कर अद्वैत को देखती है जिसने अपनी शर्ट निकाल दी थी। वहीं अद्वैत की पीठ अदिति की तरफ थी। अदिति अद्वैत की पीठ को देखती है। उसकी पीठ चांद की चांदनी में चमक रही थी। कूलर की ठंडी हवाएं उसे कांपने पर मजबूर कर रही थी। तभी अद्वैत धीरे से अपने चेहरे को पीछे की तरफ मोड़ता है। अदिति ये देखकर जिप जाती है और जल्दी से अपना पल्लू अपने माथे पर लेकर उसे अपने होठों पर चबाने लगती है। अद्वैत के होठों पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो अपने पैंट के बटन खोलता है और लोअर बैग में से निकालकर पहनने लगता है। अद्वैत अपने कपड़े उसी बैग में डालता है और वहां से शर्टलेस अदिति के पास आता है जहां एक नाइट लैंप जल रही थी। उसके सिर के पास बड़ा सा कूलर था और अदिति मुलायम गद्दे पर बैठे चांद को आसमान में देख रही थी। तभी उसके बगल में उसके हुक्म से आ जाते हैं। अदिति की आंखें बंद हो जाती है। उसकी धड़कन तेज तेज चलने लगती है। उसे अभी तक ये मालूम नहीं था कि उसके हुक्म ने उसे माफ किया है कि नहीं। अद्वैत उसके बगल में लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अदिति को इससे अपने सीने में दर्द होता है। वो धीरे से अपने हाथ उसके चेहरे के पास लेकर जाती है पर तभी अद्वैत अपनी आंखें अचानक से खोलता है। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि एफएम। एपिसोड 74। चांद की चांदनी अद्वैत और अदिति पर पड़ रही थी। दोनों उस रोशनी से चमक रहे थे। वहीं जल महल की रोशनी की वजह से पानी में उसका प्रतिबिंब बहुत खूबसूरत लग रहा था। अद्वैत ने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई थी। अदिति अद्वैत को देखती है जिसके बाल अभी भी गीले थे। उसका बदन भी हल्का हल्का सूखा हुआ था। अदिति धीरे से अपने पल्लू से पिन निकालती है और पल्लू को खोलकर उसी पल्लू से अदिति अद्वैत के गले पर पानी की बूंदों को पोंछने लगती है। अद्वैत अपनी आंखें खोलकर सामने अदिति को देखता है जो कि उसकी वही झुकी हुई थी। अदिति के झुकने के कारण अदिति के गले के नीचे का हिस्सा उसे हल्का सा दिख रहा था। अदिति अद्वैत की आंखों में देखते हुए उसकी गर्दन को हल्के हल्के मसलने लगती है। वहीं अद्वैत कुछ रिएक्ट नहीं करता। उसे ऐसा देखकर लग रहा था कि अदिति आसमान से उतरी एक अप्सरा है जो उसके तप को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पर अद्वैत भी हठी था यानी जिद्दी इंसान था। वो जल्दी से पिघलने वालों में से नहीं था। अदिति धीरे धीरे उसके सीने में अपना पल्लू ले जाकर पहुंचती है। अद्वैत की आंखें बंद हो जाती है और एक गहरी सांस लेता है। अदिति धीरे से उसकी एक एक बाजू को पोंछने लगती है। अद्वैत अपने दोनों हाथों की मुट्ठी कसकर बंद करके उसे अपने सिर के पीछे रखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। अदिति उसके ऊपर थोड़ा और झुककर उसके बालों को पोंछने लगती है। इस वक्त अदिति की गर्दन अद्वैत के होंठ और नाक के पास थी जो जरा सी उसे छू रही थी जिससे अद्वैत अपना कंट्रोल खो रहा था। अदिति की महक उसके तन बदन में घुल रही थी। अदिति धीरे धीरे थोड़ा और नीचे आती है और अपने आंचल को अच्छे से सेट करके अद्वैत के चेहरे पर अपनी उंगली घुमाने लगती है। अद्वैत को अपने चेहरे पर बहुत ही सुकून मिल रहा था। अदिति अद्वैत की मूंछों को ऊपर करके कहती है, माफ कर दीजिए हुकुम साहब, आप तो बड़े निर्दयी हैं। अपनी नाजुक सी धर्मपत्नी के साथ ऐसा कोई करता है? आप चाहे तो हमें सजा दे दीजिए पर अपनी मरमन से ऐसे नाराज मत रहिए। अद्वैत अपनी आंखें खोलकर अदिति को एक तक देखने लगता है। वहीं अदिति लज्जा से अपना चेहरा नीचे करके दूसरी ओर लेट जाती है और दूसरी तरफ देखने लगती है। वहीं अद्वैत भी अदिति को देखता है। कितनी चालाक है ये, पहले क्यूट क्यूट हरकतें करके माफी मांगती है और जब उसके हुक्म का तब टूटने लगता है तो अपने कदम पीछे ले लेती है। अदिति खुद को बाहों में भरने लगती है क्योंकि उसे कूलर की ठंडी हवा से ठंड लगने लगी थी। रात के 11 बजने को आए थे। अद्वैत के गार्ड काफी देर तक नीचे के ही माले में थे। अद्वैत अदिति की तरफ मुड़ता है और अपनी कोहनी पिलो पर रखकर उसके चेहरे को अपनी हथेली में थामता है। अद्वैत अदिति को कांपते हुए देखता है। उसकी साड़ी भीग चुकी थी। अद्वैत अदिति के गाल पर हाथ रखता है और उसके सिर को अपनी ओर करता है। अदिति अद्वैत की आंखों में नमी और उम्मीद से देखती है। अद्वैत अदिति के गाल को रब करता है। अदिति गहरी सांसें लेती है। अद्वैत धीरे से उसके कान के पास जाकर कहता है, अभी भी हमारे प्रेम पर सवाल है या फिर वापस से नीचे कूदें? ये सुन अदिति हैरान हो जाती है और वो जल्दी से अद्वैत का हाथ पकड़कर नाम में सिर हिलाती है और कहती है, नहीं, आपको पता है हमें कितनी तकलीफ हो रही थी? ऐसे कभी कोई करता है क्या? हमें डांट देते या हमें कोई सजा दे देते, हमें कमरे में बंद कर देते, पर इस तरह से खुद को सजा देने की क्या जरूरत थी? वो तो ठाकुर जी की कृपा है कि आपको कहीं चोट नहीं लगी, वरना कहकर वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। अद्वैत अदिति के गले के पास कॉलर बोन पर हाथ रखता है और अदिति को शांत रहने का इशारा करता है।